यह कहानी एक हाई स्कूल लड़की जी से शुरू होती है जो अपने नए स्कूल के गेट के सामने खड़ी है। जैसे ही वह स्कूल के अंदर कदम रखती है उसकी नजर वहाँ के स्टूडेंट्स पर पड़ती है। सब बहुत अमीर, स्टाइलिश और रईस लग रहे होते हैं। स्कूल की भव्यता और लग्जरी देखकर जी का मन खुश हो जाता है। उसके दिल में एक उम्मीद जागती है कि यह स्कूल उसके जीवन की एक नई शुरुआत होगी। वह खुद से वादा करती है कि इस बार वह किसी झगड़े में नहीं पड़ेगी और शांति से रहेगी। थोड़ी ही देर में हमें पता चलता है कि जी ने अपना पुराना स्कूल इसलिए छोड़ा था क्योंकि वहाँ वह अक्सर झगड़ों में फंस जाती थी और उसे मुसीबत खड़ी करने वाली लड़की माना जाता था। जी स्कूल में घूमते घूमते रिसेप्शन तक पहुंचती है और सेक्शन ई का रास्ता पूछती है क्योंकि उसी क्लास में उसका एडमिशन हुआ है। इंतजार करते समय उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो उसे नफरत भरी नजरों से घूर रही होती है। जी को अजीब लगता है लेकिन वह ज्यादा सोचकर अपना मन खराब नहीं करती। रिसेप्शनिस्ट के बताए रास्ते पर चलते हुए जब जी सेक्शन ई पहुंचती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने एक पुरानी, जर्जर और गंदी सी इमारत होती है जो पूरे स्कूल की शान से बिल्कुल उलट होती है। वह खुद को समझाती है कि बाहर से बुरा दिखना जरूरी नहीं कि अंदर भी बुरा हो, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाती है वहाँ की गंदगी और अव्यवस्था देखकर उसका दिल टूट सा जाता है। आगे बढ़ते हुए उसकी मुलाकात कुछ लड़कों से होती है। वह उनसे पूछती है कि क्या यही सेक्शन ही है। उनमें से एक लड़का केफिर बेरुखी से कहता है कि वह गलत जगह आ गई। जी बताती है कि रिसेप्शनिस्ट ने उसे यहीं भेजा है, लेकिन केफिर बदतमीजी से उसे वहां से चले जाने को कह देता है। जी को गुस्सा आता है। मन ही मन वह सोचती है कि काश वह अपने हाथ में पकड़ी लॉलीपॉप उसके मुंह में ठूंस देती, लेकिन वह खुद पर काबू पाती है और वहां से चली जाती है। वह एक दूसरी इमारत में जाती है जो साफ सुथरी और अच्छी लगती है। वहां वह एक क्लास में जाकर चुपचाप बैठ जाती है। तभी रॉकी जो उस क्लास की प्रेसिडेंट होती है उससे मिलती है और दोस्ताना अंदाज में अपना परिचय देती है। जब रॉकी जी के कागजात देखती है तो उसे पता चलता है कि जी इस क्लास की नहीं बल्कि सेक्शन ई की स्टूडेंट है। वह जी को सही रास्ता बता देती है। तभी जी को समझ आता है कि केफिर ने जानबूझकर उसे गलत रास्ता बताया था। गुस्से और चिढ़ के साथ वह फिर से सेक्शन ई लौटती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि उस सेक्शन में सिर्फ एक ही क्लास है और वह पूरी तरह लड़कों से भरी हुई है। फिर भी जी खुद को मजबूत रखती है। वह टीचर और पूरी क्लास के सामने अपना परिचय देती है। क्लास लीडर होने के नाते केफिर को उसका स्वागत करना चाहिए था, लेकिन वह उसका मजाक उड़ाता है। पूरी क्लास हंसने लगती है। जी चुप नहीं रहती, वह भी तुरंत जवाब देती है और केफिर की ही खिल्ली उड़ा देती है। यहीं से जी के लिए मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। क्लास के लड़के उसे हर तरह से परेशान करने लगते हैं। वह जहां भी बैठने की कोशिश करती है कोई न कोई उसे रोक देता है। जब आखिरकार वह एक सीट पर बैठ पाती है तो लड़के उस पर कागज के गोले फेंकने लगते हैं और जोर जोर से हंसते हैं। जी गुस्से में चिल्लाकर उन्हें रोकने को कहती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। पूरी क्लास उसके लिए एक नरक बन जाती है। छुट्टी होते ही वह वहां से बेहद परेशान और टूटे हुए दिल के साथ बाहर निकल जाती है। कैंटीन में उसकी मुलाकात फिर से रॉकी से होती है जो कुछ लड़कियों के साथ बैठी होती है। रॉकी उससे पूछती है कि सेक्शन ए में उसका पहला दिन कैसा रहा। जी सच छुपा लेती है और झूठ बोल देती है कि सबने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया। लड़कियां उसकी बात पर यकीन नहीं करती क्योंकि वे जानती हैं कि सेक्शन ई के स्टूडेंट बदनाम और झगड़ालू हैं। तभी आइरिस नाम का एक लड़का ताना मारते हुए कहता है कि सेक्शन ई जी के लिए एकदम सही जगह है। इससे साफ हो जाता है कि जी और आइरिस एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लेकिन जी चुप रहती है। वह कोई जवाब नहीं देती, न बहस करती है, बस चुपचाप वहां से उठती है और वापस सेक्शन ई की तरफ चली जाती है। सेक्शन ई पहुंचकर जी किसी साफ जगह की तलाश करती है ताकि शांति से अपना खाना खा सके। जैसे ही उसे एक ठीक सी जगह मिलती है और वह अपना खाना निकालती है, बाकी लड़के तुरंत उसका खाना छीन लेते हैं। उसी दौरान फेलिक्स नाम का एक लड़का उसके पास आता है और अपने साथियों के बर्ताव के लिए माफी मांगता है। वह जी को चेतावनी देता है कि आगे से उनके सामने खाना मत निकालना क्योंकि सेक्शन ई के किसी भी स्टूडेंट को कैंटीन में जाने या वहां से खाना खरीदने की इजाजत नहीं है। यह सुनकर जी हैरान रह जाती है। वह सोचती है कि यह कैसा अजीब नियम है। इसी झटके में वह अपने बैग से और खाना निकाल लेती है, लेकिन फेलिक्स तुरंत वह भी छीन लेता है और फिर से उसे अपनी चेतावनी याद दिलाकर वहां से चला जाता है। जी खुद को बेहद बेबस और अपमानित महसूस करती है। थोड़ी देर बाद क्लास में एक फीमेल टीचर आती है, लेकिन जैसे ही वह क्लासरूम की हालत देखती है पढ़ाना शुरू करने से मना कर देती है। वह गुस्से में कहती है कि अगर अगली बार भी क्लास इसी हालत में मिली तो वह पूरे साल इस क्लास को नहीं पढ़ाएंगे। इतना कहकर वह चली जाती है। जी के अंदर कुछ जाग उठता है। वह चाहती है कि हालात सुधरे। वह अपने सहपाठियों से क्लास साफ करने के लिए कहती है, लेकिन जो होता है वह उसकी उम्मीद से भी ज्यादा बुरा होता है। सारे लड़के क्लास से बाहर निकल जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। उसे अकेला अंदर छोड़ जी उनसे मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन वे बाहर खड़े होकर खिड़की से उसे देखकर हंसते रहते हैं। कोई रास्ता न देखकर गुस्से और आंसुओं को दबाते हुए जी अकेले ही पूरी क्लास साफ करती है। उसका दिल टूट चुका होता है, लेकिन वह हार नहीं मानती। दिन के अंत में वह घर लौटी है। वहाँ पता चलता है कि वह अपने चाचा की पत्नी आंटी जी के साथ रहती है। आंटी उससे उसके पहले दिन के बारे में पूछती है। जी सब कुछ छुपा लेती है और मुस्कुराकर कहती है कि उसका दिन बहुत अच्छा था। आंटी उसे याद दिलाती है कि उसने वादा किया था कि वह किसी से झगड़ा नहीं करेगी। जी उन्हें भरोसा दिलाती है कि वह अपना वादा नहीं भूली है, चाहे उसके साथ कुछ भी क्यों ना हो। अगले दिन स्कूल में जी उस समय चौंक जाती है जब केफिर उसे एक कागज पकड़ाता है। उस पर खाने पीने की चीजों की लिस्ट होती है। वह उसे आदेश देता है कि वह यह सब कैंटीन से लाकर दे। जी साफ मना कर देती है और कहती है कि वह उनकी नौकर नहीं है। केफिर ठंडे और घमंडी अंदाज में कहता है कि उसे इस क्लास में जी की मौजूदगी पसंद नहीं है। अगर उसे यहाँ रहना है तो उसे उसके आदेश मानने होंगे। यह सुनते ही जी का सब्र टूट जाता है। वह गुस्से में साफ शब्दों में कहती है कि वह उसका कोई हुक्म नहीं मानेगी। वह यहाँ तक कह देती है कि पहली बार देखते ही उसका मन उसे घूंसा मारने का हुआ था। केफिर को उसका यह रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह उससे लड़ने ही वाला होता है कि तभी टीचर क्लास में आ जाती हैं और मामला वहीं रुक जाता है। लंच के समय यूरी नाम का एक लड़का आता है। सारे लड़के उसके पास दौड़ पड़ते हैं क्योंकि वह उनके लिए बहुत सारा खाना लाया होता है, लेकिन जैसे ही यूरी की नजर जी पर पड़ती है उसका चेहरा सखर्त हो जाता है। वह साफ तौर पर परेशान दिखता है। फेलिक्स उसे बताता है कि जी उनकी क्लास की नई स्टूडेंट है। यूरी गुस्से से जी को घूरता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। जी उसकी इस अजीब प्रतिक्रिया से उलझन में पड़ जाती है। वह फेलिक्स से उसके बारे में पूछती है। फेलिक्स बताता है कि यूरी जापान में अपने परिवार से मिलकर लौटा है और वह केफिर का बहुत करीबी दोस्त है। उधर यूरी जाकर केफिर से जी के बारे में बात करता है और साफ कह देता है कि उसे सेक्शन ई में किसी लड़की का होना पसंद नहीं। केफिर बताता है कि वह पहले ही उसे डराकर भगाने की कोशिश कर चुका है। जी डरी नहीं और डटी रही। इस पर यूरी कहता है कि जब तक वह खुद तंग आकर स्कूल छोड़ न दे तब तक उसे परेशान करते रहना चाहिए। केफिर इस बात से सहमत हो जाता है। अगली सुबह जी नाश्ता करके स्कूल के लिए निकलती है। रास्ते में उसकी मुलाकात उसके बड़े कजिन एंजेलो से होती है। एंजेलो उससे स्कूल के हालचाल पूछता है। जी फिर से मुस्कुराकर कह देती है कि सब ठीक है। फिर वह उससे सेक्शन ई के बारे में पूछती है क्योंकि एंजेलो भी कभी इसी स्कूल में पढ़ चुका था। एंजेलो उसे सच बताता है। वह कहता है
है कि सेक्शन ए खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो झगड़ालू या परेशानी खड़ी करने वाले होते हैं। एक बार किसी स्टूडेंट को वहां भेज दिया जाए तो वह वहीं रहता है जब तक स्कूल खत्म न हो जाए, लेकिन फिर वह एक उम्मीद की बात भी बताता है। अगर सेक्शन ई की कोई लड़की अच्छा व्यवहार रखे, किसी से झगड़ा न करे और पढ़ाई में अच्छे नंबर लाए तो उसे वहां से दूसरे सेक्शन में ट्रांसफर होने का मौका मिल सकता है। यह सुनकर जी के दिल में उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी जल उठती है। वह सोचती है कि शायद वह इस जगह से निकल सकती है। रास्ते में आगे बढ़ते हुए जी एक लड़के को देखती है जो 4 लड़कों से अकेले लड़ रहा होता है और उन्हें आसानी से हरा देता है। जैसे ही उसकी नजर जी पर पड़ती है, वह मुस्कुराकर उसे बुलाता है और अपना परिचय देता है। वह बताता है कि वह उसी की क्लास का स्टूडेंट है और पूछता है कि क्या वे दोनों साथ में स्कूल चल सकते हैं। जी मान जाती है। रास्ते में उसे पता चलता है कि उसका नाम साई है। जिज्ञासा में जी उससे पूछती है कि सेक्शन ई के स्टूडेंट्स को कैंटीन में जाने से क्यों रोका गया है। साई कहता है कि वह उसे सब बताएगा, लेकिन एक शर्त पर जी को उसके लिए खाना खरीदना होगा। जी सहमत हो जाती है। साई फिर उसे एक पुरानी कहानी सुनाता है। सेक्शन ई में पहले एला नाम की एक लड़की थी और वह केफिर से बहुत प्यार करती थी। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे, लेकिन एला के स्कूल प्रशासन में अच्छे संपर्क थे, इसलिए वह किसी तरह दूसरे सेक्शन में ट्रांसफर हो गई। ट्रांसफर के बाद एला का व्यवहार केफिर के प्रति अचानक बदल गया। एक दिन केफिर ने उसे कैंटीन में किसी और लड़के को किस करते हुए देख लिया। गुस्से और दर्द में पागल होकर केफिर ने उस लड़के से लड़ाई कर ली और इतना बवाल मचाया कि पूरी कैंटीन तबाह हो गई। इसके बाद स्कूल ने सजा के तौर पर केफिर और पूरे सेक्शन ई को कैंटीन से हमेशा के लिए बैन कर दिया। यह कहानी सुनकर जी को केफिर के गुस्से की वजह थोड़ी सी समझ आने लगती है। दिन यूं ही बीतता है, लेकिन आखिरी पीरियड के बाद जी के साथ कुछ बेहद शर्मनाक होता है। जब वह उठने की कोशिश करती है तो उसे एहसास होता है कि उसके कपड़े डेस्क से चिपकाए गए हैं। यह शरारत केफिर और यूरी की होती है। पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगती है और सब उसे वहीं छोड़कर बाहर चले जाते हैं। बेइज्जती और बेबसी में जी साई और फिलिक्स को आवाज देती है और याद दिलाती है कि वह हमेशा उनके लिए खाना लाती है। वे उसे ऐसे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। शर्मिंदा होकर साई और फिलिक्स वापस आते हैं और उसे छुड़ाने में मदद करते हैं, लेकिन इस कोशिश में उसके कपड़े फट जाते हैं। साई बिना सोचे समझे अपनी जैकेट उसे दे देता है ताकि वह खुद को ढक सके। गुस्से से भरी जी सीधे केफिर को ढूंढने निकलती है। वह उसे यूरी और बाकी लड़कों के साथ खड़ा पाती है। वह साई की जैकेट केफिर के मुंह पर फेंक देती है और सबके सामने साफ टिक कह देती है, आज के बाद मैं तुम्हारी किसी भी हरकत पर चुप नहीं रहूंगी। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। घर लौटते समय साई फिर से उसका साथ देता है और अपने बैग से एक और जैकेट निकालकर उसे देता है। जी उसका धन्यवाद करती है और घर के अंदर चली जाती है। उधर साई जब घर लौट रहा होता है तो वही लड़के जिन्हें उसने सुबह पीटा था, बदला लेने के लिए उस पर फिर से हमला करने लौट आते हैं। घर पर डिनर के दौरान एक बड़ा खुलासा होता है। वहाँ आइरिस भी मौजूद होता है और पता चलता है कि वह दरअसल जी का छोटा कजिन है, लेकिन उसके चेहरे से साफ झलकता है कि उसे जी का इस घर में होना बिल्कुल पसंद नहीं है। एंजेलो यह सब देख लेता है और गुस्से में आ जाता है जब उसे पता चलता है कि आइरिस जी को स्कूल कार से नहीं छोड़ता। वह आइरिस को सख्त लहजे में आदेश देता है कि अब से वह रोज जी को स्कूल छोड़ेगा और उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेगा। अगली सुबह मजबूरी में आइरिस एंजेलो की बात मानता है और जी को स्कूल छोड़ता है। क्लास में पहुंचते ही केफिर फिर वही पुरानी हरकत करता है। वह खाने की लिस्ट और पैसे जी को थमा देता है। उम्मीद करता है कि वह उनके लिए खाना लाएगी। इस बार जी पूरी तरह भड़क जाती है। वह साफ कहती है कि वह उसकी नौकर नहीं है और न ही उस पर उसकी कोई जिम्मेदारी है। वह बताती है कि वह खाना सिर्फ अपने दोस्तों के लिए लाएगी, उसके लिए नहीं। फिर भी जी कैंटीन जाती है और पूरा खाना वही खरीद लाती है जो केफिर ने लिखा था। जब वह वापस आती है तो पूरी क्लास खुश हो जाती है, यहाँ तक कि केफिर भी। फिलिक्स उसे अपने साथ बैठकर खाने के लिए बुलाता है। यह सुनकर जी का दिल भर आता है। उसे पहली बार लगता है कि शायद वह यहाँ अकेली नहीं है, लेकिन यूरी ये सब देखकर जल भुन जाता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। बाद में क्लास में टीचर स्टूडेंट्स का लेवल चेक करने के लिए सवाल पूछती है। कोई भी लड़का जवाब नहीं देता, सबको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होता। फिर टीचर जी का पूरा नाम लेती है। तभी सबको पता चलता है कि जी का सरनेम वही है जो आइरिस का है। फिर तुरंत पूछता है कि आइरिस उसके क्या लगता है। जी आराम से जवाब देती है, वह मेरा कजिन है। इतना सुनते ही क्लास का माहौल बदल जाता है। हर चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगता है। यह साफ कि क्लास के लड़कों और आइरिस के बीच कोई पुरानी दुश्मनी या बड़ा झगड़ा रहा है, जिसके बारे में जी को कुछ भी नहीं पता। क्लास के बाद जी जब लड़कों से बात करने की कोशिश करती है तो सब उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। उधर केफिर और यूरी मिलकर इंटरनेट पर जी के बारे में खोज शुरू करते हैं। उन्हें पता चलता है कि वह जिस पुराने स्कूल से आई है वहाँ वह एक खतरनाक झगड़ालू स्टूडेंट मानी जाती थी। वे यह भी जान लेते हैं कि जी ने अपने पुराने स्कूल में पेंसिल से एक लड़के पर हमला किया था और उसकी वजह से कई स्टूडेंट्स को गंभीर चोटें आई थी। इसी बीच उनका एक सहपाठी अंदर आता है और दावा करता है कि उसके पास जी के परिवार से जुड़ी जानकारी है। वह बताता है कि जी के पिता काफी समय से लापता है, किसी को नहीं पता कि वे जिंदा हैं या नहीं और कहाँ हैं। वह यह भी खुलासा करता है कि जी की मां ने बचपन में ही उसे छोड़ दिया था, किसी और आदमी से शादी कर ली और अपनी अलग जिंदगी बसा ली। जी इतने सालों तक अपनी दादी के साथ रहती आई, लेकिन इस स्कूल में ट्रांसफर होने के बाद वह अपने चाचा के घर रहने लगी। यह सब सुनकर यूरी और केफिर के मन में शक पैदा हो जाता है। उन्हें लगने लगता है कि आइरिस ने जानबूझकर जी को उनके सेक्शन में भेजा है ताकि वह उनकी जासूसी करे और सारी बातें जाकर आइरिस को बताए। क्लासरूम की सफाई का समय आता है। हमेशा की तरह सारे लड़के निकल जाते हैं और जी को अकेले ही सफाई करने के लिए छोड़ देते हैं। केफिर उसे और परेशान करने के लिए कूड़ेदान उलट देता है और सारा कचरा फर्श पर फैला देता है। अब जी का सब्र टूट जाता है। वह भी पलटकर कागजों के ढेर जमीन पर फेंक देती है और साफ शब्दों में कहती है कि अगर तुम मदद नहीं करोगे तो मैं भी कुछ साफ नहीं करूंगी। मामला बिगड़ता देख यूरी बीच में आ जाता है। उसे पता होता है कि केफिर का गुस्सा बहुत तेज है और वह जी पर हाथ उठा सकता है। यूरी उसे समझाता है कि बेवजह का झगड़ा और मुसीबत ठीक नहीं। आखिरकार केफिर शांत होता है और यूरी की बात मानकर जी के साथ मिलकर क्लास साफ करता है। अगले दिन जी आइरिस की कार में स्कूल जा रही होती है। तभी उसे सड़क पर साई चलता हुआ दिखाई देता है। वह तुरंत आइरिस से गाड़ी रोकने को कहती है और बोलती है कि वह आज अपने क्लासमेट के साथ स्कूल जाना चाहती है। साई के साथ चलते हुए जी उससे पूछती है कि वह कल स्कूल क्यों नहीं आया था। साई बताता है कि जिन लड़कों को उसने पहले पीटा था उनके दोस्तों से उसकी फिर लड़ाई हो गई थी। इस बार लड़ाई काफी ज्यादा खतरनाक थी और उसे गंभीर चोट लग गई थी। इसी वजह से उसे कुछ दिन घर पर आराम करना पड़ा। जी उसे क्लास में हुई सारी बातें बता देती है। कैसे लड़कों को यह पता चलते ही कि वह आइरिस की कजिन है उनका व्यवहार बदल गया। वह डरते हुए उससे पूछती है कि कहीं वह भी बाकी लड़कों की तरह उससे दूरी तो नहीं बनाएगा। साई उसे भरोसा दिलाता है कि वह कभी उससे मुंह नहीं मोड़ेगा और उसे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर जी के दिल को थोड़ा सुकून मिलता है। बाद में उसी दिन साई जी को स्कूल की एक इमारत के पीछे ले जाता है और कहता है कि वह उसे क्लास प्रेसिडेंट के चुनाव दिखाएगा,
लेकिन वहाँ पहुंचकर जी हैरान रह जाती है। वहाँ कोई चुनाव नहीं होता। सेक्शन ई में प्रेसिडेंट बनने का फैसला लड़ाई से होता है। मौजूदा क्लास प्रेसिडेंट केफिर और डेविड नाम का एक स्टूडेंट आमने सामने खड़े होते हैं, जिसने केफिर को चुनौती दी होती है। नियम साफ होता है, जो यह लड़ाई जीतेगा वही नया क्लास प्रेसिडेंट बनेगा। लड़ाई शुरू होते ही माहौल खतरनाक हो जाता है। केफिर और डेविड बेहद बेरहमी से एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। घूंसे, लातें, गिरना उठना, सब कुछ बहुत बेरहमी से होता है। काफी देर तक चलने वाली इस हिंसक लड़ाई के बाद आखिरकार केफिर जीत जाता है। सेक्शन ई के स्टूडेंट खुशी से झूम उठते हैं। वे केफिर को कंधों पर उठा लेते हैं, नारे लगाते हैं और जीत का जश्न मनाते हुए उसे वहां से ले जाते हैं। लेकिन जी वहां से नहीं जाती। वह जीत हार से अलग इंसानियत चुनती है। वह घायल पड़े डेविड के पास जाती है और उसे सहारा देकर घर पहुंचाती है। अगले दिन क्लास में जी, साई और डेविड के लिए खाना लेकर आती है। यह देखकर लड़कों को अच्छा, धीरे धीरे साफ हो जाता है कि जी अब क्लास के ज्यादातर लड़कों से अच्छे रिश्ते बना रही है और बदले में वे भी उसके साथ ठीक व्यवहार करने लगे हैं। लेकिन यह सब केफिर और यूरी को पसंद नहीं आता। वे नहीं चाहते कि जी सेक्शन ई में खुद को सुरक्षित या आरामदायक महसूस करे। इसी बीच एक लड़का आकर बताता है कि अगला पीरियड स्पोर्ट्स क्लास का है और सबको तैयार होकर स्पोर्ट्स क्लास जाना है। उधर आयरिस अपने दोस्त के साथ बैठा होता है। दोस्त उसे बताता है कि सेक्शन ई के स्टूडेंट भी स्पोर्ट्स क्लास जा रहे हैं। इसी दौरान एला वहां आती है और आयरिस से मिलती है। दोनों के बीच का रिश्ता साफ साफ प्यार वाला लगता है। आयरिस यह कहकर स्पोर्ट्स क्लास जाने का फैसला करता है कि वह अपनी कजन जी को देखना चाहता है कि कहीं उसे कोई परेशान तो नहीं कर रहा। लेकिन स्पोर्ट्स क्लास पहुंचते ही वह जानबूझकर एला के बहुत करीब खड़ा हो जाता है ताकि केफिर को जलाया जा सके। यह सब जानबूझकर करता है और उसका प्लान काम कर जाता है। केफिर यह सीन देखकर आग बबूला हो जाता है। गुस्से में वह आयरिस को सबक सिखाना चाहता है, लेकिन सीधे उससे भिड़ने की बजाय वह अपना गुस्सा जी पर निकालने का फैसला करता है। वह बहाना बनाता है कि वह जी को बॉल पकड़ना सिखा रहा है, लेकिन अचानक वह पूरी ताकत से बॉल उसके चेहरे पर फेंक देता है। बॉल सीधे जी के चेहरे पर लगती है। वह जमीन पर गिर जाती है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। पूरा स्पोर्ट्स क्लास सन्न रह जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि यह क्या हो गया। उसी पल केफिर को एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह जी के पास जाकर माफी मांगना चाहता है, लेकिन तभी वह देखता है कि आयरिस पहले ही दौड़कर जी के पास पहुंच चुका है और उसकी हालत देख रहा है। यह देखकर केफिर रुक जाता है। कुछ समय बाद जी को घर पर बिस्तर में लेटे हुए दिखाया जाता है। उसने चोट की वजह से 2 दिन की छुट्टी ली होती है। उसकी आंटी उसके कमरे में नाश्ता लेकर आती है। जी टूटे हुए मन से कहती है कि वह यह स्कूल छोड़ना चाहती है। वह मान लेती है कि वह अब और यह सब सह नहीं पा रही, खासतौर पर तब जब उसने वादा किया था कि वह किसी से झगड़ा नहीं करेगी। आंटी उसे प्यार से समझाती है। वह कहती है कि चुपचाप सहना जरूरी नहीं होता, बिना हद पार किए खुद के लिए खड़ा होना भी गलत नहीं है। कुछ देर बाद जी दवाई लेने बाहर जाती है। तभी अचानक उसके सामने उसके कुछ क्लासमेट आ जाते हैं। वे उसे जबरदस्ती पकड़कर कहीं ले जाने की कोशिश करते हैं। जी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और अचानक वह केफिर की बाहों में जा गिरती है। वह पहले से ही उसके पीछे खड़ा होता है। केफिर उसे बताता है कि वे लड़के उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, वे बस उसे उसके पास लाने आए थे। दोनों एक कैफे में बैठते हैं। जी सीधे उससे पूछती है कि वह उससे आखिर चाहता क्या है। केफिर जवाब देने की बजाय धीरे धीरे उसकी चोट पर पट्टी बांधता है। फिर वह उसके लिए आइसक्रीम ऑर्डर करता है। जी तंज में पूछती है क्या यह सब इसलिए है ताकि वह उसका गुनाह भूल जाए। केफिर ईमानदारी से कहता है कि उसे माफी मांगना नहीं आता, लेकिन उसे पता है कि हर लड़की को आइसक्रीम पसंद होती है। जी उसकी इस हरकत को स्वीकार नहीं करती और वहां से चली जाती है। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वह रुकती है, पीछे मुड़ती है, आइसक्रीम उठाती है और फिर आगे बढ़ जाती है। अगले दिन स्कूल में जी बाथरूम में जाती है। थोड़ी देर बाद कुछ लड़कियां भी वहां आ जाती हैं। वे स्पोर्ट्स क्लास में हुई घटना पर बातें करने लगती हैं। उन्हीं में से फ्रेया नाम की लड़की एला के बारे में बुरा बोलने लगती है। वह उसे भरोसे के लायक न मानते हुए कहती है कि पहले वह केफिर के साथ थी और फिर उसे छोड़कर आयरिस के साथ चली गई। बातों के बीच फ्रेया नोटिस करती है कि उनकी क्लासमेट मीका चुपचाप खड़ी है और कुछ नहीं बोल रही। जब फ्रेया उससे पूछती है कि वह इतनी चुप क्यों है, तो मीका हिम्मत करके कह देती है कि उसके हिसाब से एला इतनी बुरी लड़की नहीं है जितना फ्रेया उसे बता रही है। यह सुनते ही फ्रेया को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वह तुरंत बात बदल देती है और जी पर आ जाती है। वह ताने मारते हुए कहती है कि उसे समझ नहीं आता कि लड़के जी पर इतना ध्यान क्यों देते हैं, खासकर तब जब जी दिखने में भी कोई खास सुंदर नहीं। ये सब जी सुन चुकी होती है। फ्रेया की बातें उसके दिल में आग लगा देती हैं। गुस्से से भरी जी बाथरूम से बाहर निकलती है, सीधे फ्रेया के सामने खड़ी होती है, बिना एक शब्द बोले, और उसके चेहरे पर पानी फेंक देती है। फिर वह दौड़ती हुई सेक्शन ई की ओर चली जाती है। फ्रेया और उसकी सहेलियां तुरंत उसका पीछा करती हैं और सेक्शन ई के सामने उसे पकड़ लेती हैं। इसी दौरान सेक्शन ई के सारे लड़के भी बाहर आ जाते हैं। फ्रेया के कुछ लड़के दोस्त भी पहुंच जाते हैं। दूरी पर एला और आयरिस भी खड़े होकर यह तमाशा देखते रहते हैं, बेइज्जती से तिलमिलाए। फ्रेया चिल्लाकर कहती है कि उस पर पानी फेंकने की हिम्मत की है और उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। तभी आयरिस बीच में बोलता है और कहता है कि जी उसकी कजिन है। यह सुनकर जी को लगता है कि अब वह सुरक्षित है। वह आत्मविश्वास से फ्रेया के सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन तभी आयरिस आगे कहता है अगर जी गलत है तो वह उसका साथ नहीं देगा। यह सुनकर जी को गहरा झटका लगता है। अब फ्रेया घमंड से मुस्कुराती है और जी को स्कूल का छुपा हुआ सिस्टम समझाने लगती है। वह बताती है कि स्कूल में स्टूडेंट्स को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी सबसे ऊपर की कैटेगरी, इसमें फ्रेया, एला और उसके जैसी एलीट लड़कियां आती हैं। फ्रेया बताती है कि आयरिस इस कैटेगरी का लीडर है। इन स्टूडेंट्स को राजा रानी की तरह ट्रीट किया जाता है। कैटेगरी बी, इनसे थोड़ी नीचे वाले स्टूडेंट जो कैटेगरी ए की छोटी मोटी सेवा करते हैं। कैटेगरी सी, सबसे दोस्ताना स्टूडेंट जो सबके साथ अच्छे रहते हैं। फ्रेया बताती है कि रॉकी इसी ग्रुप में आती है। कैटेगरी डी, सिर्फ लड़के। ये कैटेगरी ए के गुंडे एनफोर्सर होते हैं। जो कोई कैटेगरी ए का अपमान करे ये उसे सजा देते हैं। कैटेगरी ई सबसे नीचे। फ्रेया ठंडे लहजे में कहती है कि जी पहले से ही इसी कैटेगरी में आती है जहाँ किसी को किसी की परवाह नहीं होती। इतना सब बताने के बाद फ्रेया जी को एक मौका देती है। अगर जी घुटनों पर बैठकर उसके जूते को चूम ले तो वह उसे माफ कर देगी। जी साफ मना कर देती है। इसके बजाय वह सबके सामने सच बोल देती है। वह बताती है कि उसने बाथरूम में फ्रेया को एला के बारे में बुरा बोलते हुए सुना था, यहाँ तक कि उसे बदनाम और घटिया कहा था। फ्रेया घबरा जाती है क्योंकि उसे पता है कि आयरिस एला के अपमान को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। डर के मारे फ्रेया झूठ बोलती है और कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। फिर वह चालाकी से सारा दोष मीका पर डाल देती है। फ्रेया की सारी सहेलियां भी उसका साथ देती हैं और मीका के खिलाफ झूठी गवाही दे देती हैं। मीका सदमे में आ जाती है। वह रोते हुए आयरिस को समझाने की कोशिश करती है कि उसने एला के खिलाफ कुछ नहीं कहा, लेकिन आयरिस उसकी एक नहीं सुनता। वह कैटेगरी डी के लड़कों को आदेश देता है कि मीका को सजा दी जाए। लड़के मीका को पकड़ लेते हैं और सबके सामने मारने ही वाले होते हैं। तभी एलेक्स जो कैटेगरी ई का लड़का है बीच में कूद पड़ता है। वह अकेले ही कैटेगरी डी के लड़कों से लड़ता है और मीका को बचा लेता है। ये खुलासा होता है कि एलेक्स मीका का एक्स बॉयफ्रेंड है। अब माहौल पूरी तरह
विस्फोटक हो जाता है। आइरिस जिद करता है कि मीका को सजा मिलनी चाहिए, जबकि केफिर इसका विरोध करता है। गुस्से में आइरिस केफिर पर हमला कर देता है और देखते ही देखते पूरा स्कूल एक भयानक लड़ाई में बदल जाता है। बाद में यूरी और केफिर बैठकर बात करते हैं। यूरी मानता है कि जी को क्लास से निकालने की उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। अब तो लड़के उसके साथ हमदर्दी दिखाने लगे हैं। केफिर हल्की मुस्कान के साथ कहता है उसके पास अब एक नया प्लान है। वह कहता है कि वह जी को अपने प्यार में फंसाएगा, उसे भावनात्मक रूप से जोड़ देगा और फिर अचानक उसे छोड़ देगा। इससे दो फायदे होंगे, जी टूट जाएगी और खुद ही चली जाएगी, और आइरिस भी अपनी कजिन को दुखी देकर आग बबूला हो जाएगा। यूरी को यह प्लान पसंद आ जाता है। उसी समय साई घबराया हुआ दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि जी स्पोर्ट्स क्लास में कैटेगरी डी के लड़कों से लड़ रही है। केफिर तुरंत स्पोर्ट्स क्लास की ओर भागता है। वह ठीक समय पर पहुंचता है और देखता है कि जी जमीन पर गिरी है और एक लड़का उस पर वार करने ही वाला है। केफिर बिना सोचे उस लड़के को पकड़ता है और बुरी तरह पीट देता है। फिर जी और केफिर कंधे से कंधा मिलाकर बाकी 3 लड़कों से लड़ते हैं और उन्हें हरा देते हैं। लड़ाई खत्म होते ही दोनों थककर जमीन पर गिर पड़ते हैं। जी केफिर को धन्यवाद देती है कि उसने उसकी जान बचाई। तभी यूरी आता है और जी को उठाकर इन्फर्मरी ले जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वह उसे चेतावनी देता है स्कूल इस लड़ाई की जांच करेगा। अगर केफिर का नाम आया तो उसे स्कूल से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। जी सिर हिलाकर वादा करती है कि वह केफिर का नाम नहीं लेगी। अगले दिन जोरदार बारिश होने लगती है, जिस वजह से स्कूल को जल्दी छुट्टी दे दी जाती है। जी आइरिस को फोन करके बुलाती है कि वह उसे लेने आ जाए, लेकिन जब वह बारिश में स्कूल के बाहर खड़ी होकर उसका इंतजार करती है, आइरिस नहीं आता। ठंडी बारिश में भीगती हुई अकेली खड़ी जी का दिल टूटने लगता है। उसी समय यूरी उसे देख लेता है और उसे घर छोड़ने की पेशकश करता है। मजबूरी में जी उसकी कार में बैठ जाती है। रास्ते में यूरी देखता है कि जी ठंड से कांप रही है, तो वह अपनी जैकेट उसे दे देता है। यह एक छोटा सा लेकिन सुकून देने वाला पल होता है। थोड़ी देर बाद जी को पता चलता है कि यूरी उसे अपने घर ले जा रहा है। वह बताता है कि रास्ते में पानी भर गया है, इसलिए उसके घर जाना मुमकिन नहीं। मौसम ठीक होने तक वह यूरी के घर रुक सकती है। जी थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मान जाती है। यूरी का घर देखकर जी हैरान रह जाती है, बहुत बड़ा और बेहद आलीशान। यूरी उसे एक कमरा देता है और कहता है कि वह गीले कपड़े बदल ले, उसके कपड़े धुलने तक वह उसके कपड़े पहन सकती है। वह बाहर चला जाता है ताकि जी को कोई असहजता न हो। बाद में दोनों आराम से बैठकर बात करते हैं। जी जब उसके परिवार के बारे में पूछती है तो यूरी बताता है कि उसके माता पिता जापान में रहते हैं और बिजनेस संभालते हैं। वह इस बड़े से घर में सिर्फ अपने दादा के साथ रहता है। फिर यूरी जी को अपने दादा से मिलवाता है। दादा हैरान होते हैं क्योंकि यह पहली बार है जब यूरी किसी लड़की को घर लाया। जी की सादगी, शालीनता और विनम्रता उन्हें बहुत पसंद आती है। अगले दिन स्कूल में जी यूरी को धन्यवाद देती है और मजाक में उससे बातें करती हुई क्लास की ओर जाती है। यह देखकर केफिर चौंक जाता है क्योंकि उसने पहली बार यूरी को किसी लड़की के साथ इतने खुश और खुले अंदाज में देखा होता है। वह यूरी से अकेले में पूछता है कि कल रात क्या हुआ था। यूरी सब कुछ बता देता है और केफिर को भरोसा दिलाता है कि उनकी योजना में कोई बदलाव नहीं आया है। थोड़ी देर बाद केफिर और जी को प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाया जाता है। वहाँ सेक्शन 80 के लड़के झूठा आरोप लगाते हैं कि केफिर और जी ने उन पर बिना वजह हमला किया। जी तुरंत केफिर का बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे महसूस होता है कि प्रिंसिपल उस पर भरोसा नहीं कर रहे क्योंकि केफिर का पुराना रिकॉर्ड खराब रहा है। जब प्रिंसिपल सारा दोष केफिर पर डाल देते हैं तो जी को यूरी की बात याद आती है कि अगर केफिर फिर से फंसा तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। केफिर को बचाने के लिए जी खुद आगे बढ़कर कह देती है कि सारी गलती उसी की थी। प्रिंसिपल उसकी बात समझ जाते हैं और उसे चेतावनी देते हैं कि ऐसा करने पर वह खुद भी निकाली जा सकती है। फिर भी जी जिद पर अड़ी रहती है कि केफिर निर्दोष है। तब प्रिंसिपल उसके गार्जियन को बुलाने का फैसला करते हैं। ऑफिस से बाहर आने के बाद केफिर जी को धन्यवाद देता है। कुछ देर बाद एंजेलो आता है और जी को डांटता है। उसे याद दिलाता है कि उसने वादा किया था कि वह किसी मुसीबत में नहीं पड़ेगी। जी शर्मिंदा होकर माफी मांगती है और दोबारा ऐसा न करने का वादा करती है। उसी रात केफिर यूरी के घर अपने दोस्तों के साथ होता है। वहाँ वह अपनी खतरनाक योजना सबको बताता है कि वह जी को अपने प्यार में फंसाएगा, उसका दिल जीत लेगा और फिर अचानक उसे तोड़ देगा ताकि वह खुद ही क्लास छोड़ दे। यह सब सुनकर यूरी अंदर से खुश नहीं होता, लेकिन वह चुप रहता है। अगले दिन स्कूल में जी को कूड़ेदान के पीछे से किसी के हिलने डुलने की आवाज सुनाई देती है। जब वह पास जाती है तो देखकर हैरान रह जाती है कि वहाँ मीका छुपी हुई है। मीका बहुत डरी हुई होती है क्योंकि आइरिस ने कैटेगरी डी के लड़कों को उसे पकड़ने और सजा देने का आदेश दिया। यह मानकर कि वही एला के खिलाफ बुरा बोल रही थी। डर के मारे मीका लगातार भाग रही होती है और छुपती फिर रही होती है। जी को उस पर दया आती है और वह पूछती है कि क्या किसी ने उसकी मदद की। मीका बताती है कि सिर्फ एला ही उसकी मदद कर सकती थी, लेकिन आज वह स्कूल में मौजूद नहीं। जी मीका को बाथरूम ले जाती है, उसे साफ सुथरा करती है और फिर उसे सेक्शन ई में ले जाने का फैसला करती है ताकि वह सुरक्षित रह सके। लेकिन वहाँ पहुंचते ही केफिर मीका को देखकर चिढ़ जाता है और उसे बाहर निकालने की बात करता है। इस पर जी गुस्से में केफिर पर चिल्लाती है और उसे याद दिलाती है कि एक बार उसने खुद जी की मदद की थी, इसलिए आज मीका को भी मदद चाहिए। यही मौका देखकर केफिर अपनी योजना शुरू करता है और जानबूझकर रोमांटिक अंदाज में जी से कहता है कि वह उसके लिए कुछ भी कर सकता है। दूर खड़ा यूरी ये सब देखकर जलन महसूस करता है, जबकि जी घबरा जाती है और समझ नहीं पाती कि क्या जवाब दे। स्कूल की छुट्टी के बाद जी मीका को घर तक छोड़ने जाती है ताकि रास्ते में कोई उस पर हमला न करे। चलते चलते जी मीका से एलेक्स के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछती है। मीका उदास होकर बताती है कि वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन एला ने मीका को बताया कि उसने एलेक्स को किसी दूसरी लड़की के साथ देखा है। मीका ने पहले यकीन नहीं किया, लेकिन बाद में उसने खुद कैंटीन में एलेक्स को किसी और लड़की के करीब देखा और उसका दिल टूट गया। उसी दिन से उसने एलेक्स से सारे रिश्ते तोड़ दिए। मीका बताती है कि तब से एलेक्स बार बार माफी मांग रहा है और दूसरा मौका चाहता है, लेकिन वह उसे माफ नहीं कर पाई। वह जी से पूछती है कि क्या एलेक्स को दूसरा मौका मिलना चाहिए। जी एलेक्स के चेहरे पर पछतावा देखकर मीका से कहती है कि फैसला सोच समझकर करना। उसी रात जी आइरिस से मिलकर मीका के साथ किए गए उसके व्यवहार पर सवाल उठाती है और कहती है कि मीका ने एला के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं कहा। तभी एला वहाँ आ जाती है और यह सब सुनकर परेशान हो जाती है। आइरिस उसे मनाने की कोशिश करता है। अगले दिन एला जी को धन्यवाद देती है कि उसने मीका का साथ दिया। वह बताती है कि उसने आइरिस से बात कर ली है और अब वह मीका को परेशान नहीं करेगा, लेकिन एला जी से यह भी कहती है कि एलेक्स को मीका से दूर रखे क्योंकि उसे डर है कि वह फिर से मीका को चोट पहुंचा सकता है। जी साफ मना कर देती है और कहती है कि मीका और एलेक्स के रिश्ते में दखल देना किसी का हक नहीं, यह फैसला सिर्फ उन्हीं दोनों को करना चाहिए। कुछ समय बाद सेक्शन ए का एक लड़का सबके सामने मीका को फूल देकर अपने प्यार का इजहार करता है। वह कहता है कि वह उसे बहुत समय से पसंद करता है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। जी मीका से सोच समझकर जवाब देने को कहती है, लेकिन एला बीच में रोक देती है। उसी पल एलेक्स सबके सामने आगे आकर मीका से माफी मांगता है और अकेले में
बात करने का मौका मांगता है। यह सब देखकर जी का दिल पिघल जाता है। दूर खड़े केफिर और यूरी दोनों जी को ध्यान से देख रहे होते हैं। मीका एलेक्स को एक और मौका देने के लिए तैयार हो जाती है। पूरा सेक्शन ई खुशी से झूम उठता है। बाद में जी और केफिर दूर से देखते हैं कि एलेक्स खुशी से चिल्ला रहा है क्योंकि मीका ने उसे दोबारा अपनाने का इशारा दिया है। इसी मौके का फायदा उठाकर केफिर जी से कहता है कि वह भी उसके साथ ऐसा ही एक खूबसूरत पल चाहता है। जी घबरा जाती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। बाथरूम में जाकर जी देखती है कि दरवाजे पर बहुत कुछ लिखा हुआ है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह तुरंत अपनी योजना पर काम करती है। वह डेविड और सी के पास जाकर बताती है कि उसने बाथरूम में अपना फोन रखा था और एक वीडियो रिकॉर्ड हो गया है। उस वीडियो में फ्रेया एला के बारे में बुरा बोलती दिखती है, जो जी के लिए पक्का सबूत बन जाता है। घर जाकर जी वह वीडियो आयरिस को दिखाती है और उससे कहती है कि वह फ्रेया को सजा दे, लेकिन जी तब टूट जाती है जब आयरिस इनकार कर देता है। वह कहता है कि उसे पता है जी सिर्फ बदला लेना चाहती है और वह इसमें उसका साथ नहीं देगा। यह कहकर आयरिस वहां से चला जाता है। जी अकेली रह जाती है, निराश, टूटी हुई और गुस्से से भरी, क्योंकि उसकी पूरी योजना नाकाम हो चुकी होती है। अगली सुबह जी साइकिल से स्कूल जा रही होती है। तभी एक कार में बैठा एक लड़का उससे रास्ता पूछता है। जी उसे सही दिशा बता देती है। लड़का धन्यवाद कहकर चला जाता है। तभी यूरी वहां पहुंचता है और उस लड़के के बारे में पूछता है। जी उसे बताती है कि वह बस रास्ता भटक गया था और मदद मांग रहा था। दोनों साथ साथ स्कूल चले जाते हैं। स्कूल पहुंचते ही मीका जी के पास आती है और उसका दिल से धन्यवाद करती है कि उसने उसे सही फैसला लेने में मदद की। वह जी को एक चिट्ठी देती है और कहती है कि इसे एलेक्स तक पहुंचा दे। जी तुरंत वह चिट्ठी एलेक्स को दे देती है। एलेक्स अपनी क्लास में बैठा सबके सामने घबराते हुए चिट्ठी खोलता है। सभी की नजरें उसी पर टिकी होती हैं। तभी अचानक वह खुशी से चिल्ला उठता है। मीका ने उसे दोबारा अपनाने के लिए हाँ कह दी होती है। खुशी से झूमता हुआ एलेक्स जी को गले लगा लेता है और कहता है कि यह सब उसकी वजह से हुआ है। जी मुस्कुराकर उसे कहती है कि देर मत करो, अभी जाकर मीका से मिलो। दूर खड़े केफिर और यूरी ये सब देखते हैं और सब कुछ अपने हिसाब से होता देख खुश होते हैं। पीई क्लास के दौरान सेक्शन ए और सेक्शन ई के बच्चे एक साथ स्पोर्ट्स क्लास में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। दौड़ में जी सबको पीछे छोड़ देती है। वह सबसे तेज निकलती है, लेकिन केफिर जानबूझकर उसका पैर अड़ा देता है ताकि वह गिर जाए और वह जीत जाए। गिरने के बाद जी भी चुप नहीं रहती, वह उसी तरह केफिर का पैर अड़ा देती है। सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि सब जानते हैं कि केफिर का गुस्सा बहुत तेज है और वह जी को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन जो होता है वह सबको चौंका देता है। केफिर गुस्सा करने के बजाय मजाकिया अंदाज में जी के पीछे दौड़ने लगता है, यह कहते हुए कि वह उसे सजा देगा। जी पूरी ताकत से भागती है, लेकिन केफिर उसे पकड़ लेता है। छीना झपटी के दौरान गलती से केफिर उसके होंठों को छू लेता है। पूरा जिम सन्न रह जाता है। तुरंत आयरिस बीच में कूद पड़ता है और कहता है कि वह जी को केफिर से बचा रहा है, लेकिन केफिर उसे रोक देता है और कहता है कि यह तो बस मजाक था और जी को कोई दिक्कत नहीं है। आयरिस गुस्से में जी का हाथ पकड़कर उसे खींचने लगता है, लेकिन केफिर उसका दूसरा हाथ पकड़ लेता है। दोनों उसे अपनी अपनी तरफ खींचते हैं। तभी केफिर जोर से जी को अपनी ओर खींचता है और सबके सामने उसे जानबूझकर किस कर लेता है। बाद में क्लास में केफिर अपने चेहरे पर आइस पैक लगाए बैठा होता है। पता चलता है कि जी ने उसे किस करने के बाद जोर से मुक्का मार दिया था। अगले दिन स्कूल में जी एक कपल को पास पास खड़ा देखती है। वह अचानक खोसी जाती है और केफिर के साथ हुए कल के पल याद करने लगती है। उसके मन में उलझन होती है, क्या केफिर के दिल में सच में उसके लिए कुछ है? होश में आते ही वह खुद के सिर पर हल्का सा मारती है, जैसे उन ख्यालों को झटकना चाहती हो। साई उसे देख लेता है और पूछता है कि क्या वह ठीक है। जी कहती है कि वह ठीक है, लेकिन बोलते बोलते उसे कमजोरी महसूस होने लगती है। वह बाथरूम जाकर चेहरा धोने चली जाती है। बाथरूम में रॉकी आती है और तुरंत नोटिस करती है कि जी को बुखार जैसा लग रहा है। वह पूछती है कि क्या वह इन्फर्मरी गई है या दवा ली है। जी मना कर देती है और कहती है कि आज उसका एक जरूरी एग्जाम है, इसलिए वह कहीं नहीं जा सकती। तभी रॉकी कहती है कि वह काफी समय से जी से बात करना चाहती थी, खासकर फ्रेया वाली घटना के बाद। जी मानती है कि वह अब भी उस बात से परेशान है। रॉकी उसे चेतावनी देती है कि फ्रेया उसे आसानी से छोड़ने वाली नहीं, वह किसी भी तरह बदला लेने की कोशिश करेगी। रॉकी बताती है कि फ्रेया ने उसके साथ भी यही किया था। उसने सी की जिंदगी में इतनी परेशानी खड़ी कर दी थी कि उसे सेक्शन ई में ट्रांसफर होना पड़ा। सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि आयरिस को पता था कि फ्रेया गलत है, फिर भी वह उसे सजा नहीं दे सका क्योंकि वह एला के पीछे पीछे छुपकर फ्रेया के साथ रिश्ते में था। यह बात सुनकर जी पूरी तरह हैरान रह जाती है। रॉकी इसकी पुष्टि करती है और बताती है कि उसने एक पार्टी में दोनों को काफी नजदीक आते देखा था। वह यह भी समझाती है कि फ्रेया हमेशा आयरिस को धमकाती रहती है कि अगर उसने कुछ कहा तो वह उसका रिश्ता एला के सामने उजागर कर देगी। इसी डर की वजह से फ्रेया स्कूल में जो चाहे करती है और कभी किसी सजा का सामना नहीं करती। इसके बाद जी रॉकी से साई के साथ उसके पुराने रिश्ते के बारे में पूछती है। रॉकी बताती है कि वह और साई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब फ्रेया को यह पता चला तो वह जलन से भर गई क्योंकि वह खुद भी साई को पसंद करती थी। उसी दिन से फ्रेया ने रॉकी से दुश्मनी ठान ली और उसे हर तरह से परेशान करने लगी। जब साई ने रॉकी का बचाव करने की कोशिश की तो फ्रेया ने उसे चोरी के झूठे आरोप में फंसा दिया। उसकी बदनामी हो गई और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे सेक्शन ई में ट्रांसफर कर दिया। यह सब जानकर जी बेहद परेशान मन से अपनी क्लास में लौटती है। इस बीच उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है। वह इतनी कमजोर हो जाती है कि सिर तक सीधा नहीं रख पाती। वह यूरी और केफिर के बीच बैठी होती है और किसी तरह खुद को जागते रखने की कोशिश कर रही होती है। टीचर आते हैं और एग्जाम पेपर बांटते हैं, लेकिन जी इतनी थकी हुई होती है कि ध्यान ही नहीं लगा पाती। कुछ ही देर में वह अपनी डेस्क पर ही सो जाती है। कुछ समय बाद उसके क्लासमेट्स उसे जगाते हैं। जैसे ही वह आंखें खोलती है घबरा जाती है। उसे एहसास होता है कि वह पूरा एग्जाम सोते सोते निकाल चुकी है और एक भी सवाल नहीं लिखा। वह डर से कांप उठती है। उसे लगता है कि अब वह फेल हो जाएगी और अपने परिवार के सामने शर्मिंदा होगी। अगले दिन जी नोटिस बोर्ड के सामने खड़ी होती है जहां एग्जाम के रिजल्ट लगे होते हैं। जैसे ही उसकी नजर अपने नंबरों पर पड़ती है वह सन्न रह जाती है। उसे बहुत अच्छे नंबर मिले होते हैं। वह खुद से पूछती है कि कहीं यह उसकी बीमारी की वजह से हो रहा कोई वहम तो नहीं। वह केफिर की तरफ देखती है और उसे हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखते हुए पाती है। तभी उसे सच्चाई समझ आती है। केफिर ने उसे एग्जाम के दौरान संघर्ष करते देखा था और चुपके से उसका पेपर भर दिया था। जी तब और भी ज्यादा हैरान रह जाती है जब वह देखती है कि केफिर और यूरी दोनों के ही नंबर बेहद शानदार आए। वह समझ ही नहीं पाती कि इतने होशियार स्टूडेंट सेक्शन ई में कैसे हो सकते हैं। अगले दिन जी क्लासरूम में आती है और देखती है कि साई अकेला बैठा हुआ है। वह उससे कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है और खाने के लिए कुछ चाहिए। फिर वह अपने लॉकर से आटा और एक अंडा निकालता है और जी से पैनकेक बनाने को कहता है। जी कहती है कि इसके लिए किचन के बर्तन चाहिए होंगे, लेकिन एसएआई उसे चौंकाते हुए बताता है कि क्लासरूम में ही खाना बनाने के बर्तन रखे हुए हैं। जी बर्तन निकालती है और पैनकेक बनाना शुरू कर देती है। उसके आसपास क्लासमेट्स इकट्ठा हो जाते हैं। सभी खुश और एक्साइटेड
होते हैं। तभी यूरी और केफिर आते हैं और जी को खाना बनाते देख चौंक जाते हैं। केफिर मजाक में कहता है कि जो भी उसका बॉयफ्रेंड बनेगा वह बहुत ही खुशकिस्मत होगा और काश वह खुद होता। उसकी बात सुनकर जी शर्मा जाती है और ध्यान भटक जाने की वजह से पैनकेक जल जाता है। वह गुस्से में केफिर पर चिल्लाती है कि उसी की वजह से उसका ध्यान भटका। केफिर क्लास से बाहर चला जाता है। इसके बाद यूरी आगे बढ़ता है और जी की मदद करता है। ब्रेक के दौरान साई अकेला बैठा होता है और उसकी गोद में एक हैंडबैग रखा होता है। जी उसे देखकर पूछती है कि ये बैग किसका है। साई बताता है कि ये मेल्डा नाम की लड़की का है जो वॉशरूम जाते वक्त अपना बैग उसके पास छोड़ गई थी। लेकिन जब मेल्डा वापस आती है तो वह साई को अपना बैग पकड़े देखकर गुस्सा हो जाती है। वह अपने एक लड़के दोस्त को बुलाती है, साई की ओर इशारा करती है और उस पर बैग से पैसे चुराने का आरोप लगा देती है। साई खुद को बेगुनाह बताता है लेकिन वह लड़का उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता और झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी जी बीच में आ जाती है। वह उस लड़के को पीछे धकेलती है और मेल्डा से कहती है कि उसी ने अपना बैग खुद एसआई को संभाल कर रखने के लिए दिया था। लेकिन मेल्डा इस बात से साफ इनकार कर देती है और जोर देकर कहती है कि एसआई झूठ बोल रहा है। धीरे धीरे वहाँ भीड़ जमा हो जाती है। साई बार बार खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता, खासकर सेक्शन ई के स्टूडेंट क्योंकि साई पर पहले से ही चोरी के आरोप लग चुके होते हैं। फ्रेया बोलने की कोशिश करती है लेकिन जी तुरंत उसे रोक देती है और कहती है कि इस मामले में बोलने का उसे कोई हक नहीं है। फिर जी सबके सामने फ्रेया की सच्चाई उजागर कर देती है और बताती है कि वह पहले भी कई बार साई पर झूठे चोरी के आरोप लगा चुकी है। तभी सेक्शन ए का एक स्टूडेंट आगे आता है और मिल्डा से पूछता है कि उसके कितने पैसे गायब हुए हैं। जैसे ही मिल्डा रकम बताती है वह लड़का अपनी जेब से बिल्कुल उतनी ही रकम निकालता है और उसे थमा देता है। फिर वह सबके सामने एसआई की तरफ मुड़कर तंज कसते हुए उसे बधाई देता है और कहता है कि जब उसका परिवार इतना अमीर है तो उसे चोरी करने की जरूरत ही क्या है। यह सब देखकर जी का खून खौल उठता है। साई के साथ हो रहे इस खुले अन्याय को वह सहन नहीं कर पाती। गुस्से में वह सेक्शन ए के स्टूडेंट से लड़ने को तैयार हो जाती है क्योंकि वह जानती है कि एसआई को फंसाया जा रहा है। लेकिन यूरी उसे पकड़कर क्लासरूम की ओर ले जाता है और समझाता है कि लड़ाई शुरू करने से पहले साई से सच जान लेना चाहिए। जी साई के सामने खड़ी होकर उसे सीधे पूछती है कि क्या उसने सच में पैसे चुराए थे। साई पूरे भरोसे के साथ कहता है कि उसने कुछ नहीं किया और उसे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। जी और उसके क्लासमेट्स उसकी बात पर भरोसा करते हैं और उसके लिए दुख महसूस करते हैं। इधर घर पर आयरिस एला के साथ होता है। वह उससे कहता है कि उसे पता है कि एसआई को फंसाने वाली वही थी और पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। एला बताती है कि वह जी से नाराज थी और उसे चोट पहुंचाना चाहती थी, इसलिए उसने साई को इस तरह फंसाया। वह अभी जी से नाराज रहती है क्योंकि उसी की वजह से मीका दोबारा एलेक्स के करीब आई और इससे मीका बदल गई और एला से दूर हो गई। इसके अलावा उसे यह भी बुरा लगता है कि सेक्शन ई के सारे लड़के जी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं जबकि पहले वे उसी के करीब हुआ करते थे। आयरिस उसे दिलासा देता है और कहता है कि वह बाकी सबको भूल जाए और सिर्फ उसी पर ध्यान दे। वह वादा करता है कि जो कुछ उसने खोया है उसकी भरपाई वह खुद करेगा। अगले दिन जी केफिर से बात करती है और उससे पैसे मांगती है। वह चाहती है कि साई को जिस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा उसे किसी तरह खत्म किया जाए। केफिर उसे ऐसा न करने की सलाह देता है लेकिन जी जिद करती है। आखिरकार केफिर उसे पैसे दे देता है। जी सीधे उस स्टूडेंट के पास जाती है जिसने मेल्डा को पैसे दिए थे और उसके मुंह पर पैसे फेंक देती है। वह जोर से कहती है कि एसआई कोई चोर नहीं है। फिर सबके सामने ऊंची आवाज में ऐलान कर देती है कि पैसे उसी ने मेल्डा के बैग से चुराए थे। तभी आयरिस वहां आता है और जी से कहता है कि वह समझता है कि वह साई को बचाने की कोशिश कर रही है लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह खुद पर इल्जाम ले लेगी। फ्रेया इस मौके का फायदा उठाती है और जी की इस बात को रिकॉर्ड कर लेती है और वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देती है। जब जी क्लासरूम लौटती है तो देखती है कि उसके सारे क्लासमेट्स परेशान हैं। जब वे उसे वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो चोरी कबूल करती नजर आ रही होती है तो वह हैरान रह जाती है। साई को बहुत गिल्ट महसूस होता है कि उसकी वजह से जी मुसीबत में पड़ गई, लेकिन जी उसे समझाती है कि अगर उसकी बेगुनाही साबित हो जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। साई भावुक हो जाता है, आगे बढ़कर उसे धन्यवाद देता है और गले लगा लेता है। यूरी, केफिर और बाकी क्लासमेट्स जी के इस साहस से खुश होते हैं। इसके बाद केफिर अपने हैकर दोस्त एडी से कांटेक्ट करता है और उसे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से वह वीडियो डिलीट करने को कहता है। अगले दिन वीडियो देखने के बाद एंजेलो जी को डांटता है। तभी जी को यह जानकर हैरानी होती है कि एंजेलो के पास केफिर का नंबर है और वह उसे कॉल करके पूरी बात पूछ रहा है। केफिर उसे समझाता है कि जी ने यह सब एसआई की इज्जत बचाने के लिए किया था और अब वह वीडियो पूरी तरह हटा दिया गया है। एंजेलो शांत हो जाता है लेकिन जी को चेतावनी देता है कि आगे से वह ऐसा कदम दोबारा न उठाए। कुछ देर बाद जी की दादी अपने भाई की पत्नी के साथ आती हैं जो जी को पसंद नहीं करती। वह दादी को इंटरनेट पर डाले गए उस वीडियो के बारे में बताती है लेकिन दादी इस बात पर भरोसा करने से साफ इनकार कर देती है। खुद को बेबस और घुटा हुआ महसूस करते हुए जी कहती है कि उसे थोड़ी ताजी हवा चाहिए और वह बाहर टहलने निकल जाती है। चलते चलते वह एक रेस्टोरेंट के पास रुकती है जहाँ उसकी मुलाकात सेक्शन ए की लड़कियों से हो जाती है। जैसे ही वे उसे देखती हैं तुरंत वेटर को बुलाती हैं और कहती हैं कि जी एक चोर है और उसकी मौजूदगी से उन्हें असहज महसूस हो रहा है। वेटर जी के पास आता है और उससे रेस्टोरेंट छोड़ने को कहता है। उसी पर यूरी रेस्टोरेंट में एंटर होता है और पूरा मामला देख लेता है। वह बिना देर किए आगे बढ़ता है और वेटर से कहता है कि आज का पूरा रेस्टोरेंट बिल वह खुद चुकाएगा लेकिन बदले में उन लड़कियों को बाहर निकाल दिया जाए। जी यह सुनकर सन्न रह जाती है, खासकर तब जब उसे पता चलता है कि यह रेस्टोरेंट यूरी के परिवार का है। यूरी के रुतबे से वेटर डर जाता है और जैसा उसने कहा था वैसे ही सेक्शन ए की लड़कियों को बाहर निकाल देता है। इसके बाद यूरी जी के साथ बैठकर उसे लंच कराता है। जी उसके इस व्यवहार के लिए शुक्रिया अदा करती है और हालात के इस मोड़ से खुश महसूस कर। लेकिन तभी केफिर अपनी कार से वहां पहुंचता है। जैसे ही वह जी को यूरी के साथ हंसते बोलते देखता है उसका चेहरा सखत हो जाता है। साफर हो जाता है कि यह लव ट्रायंगल अब शुरू होने वाला है। यूरी जी को अपनी जिंदगी की कहानी और अपने परिवार के बारे में बताता है। जवाब में वह भी अपना अतीत साझा करता है और बताता है कि उसकी एक छोटी बहन है और वह जापान में अपने माता पिता के साथ रहता है। यूरी बार बार चुपके से जी को देखता रहता है। जब वह खाना खा रही होती है, जब जी उसकी नजर पकड़ लेती है तो वह बात टालने की कोशिश करता है। वह उससे पूछता है कि क्या वह एसआई की मदद करती है। जी बताती है कि एसआई उसके लिए भाई जैसा है। यह सुनकर यूरी को राहत मिलती है। फिर वह पूछता है कि क्या वह कभी किसी रिलेशनशिप में रही है। जी बताती है कि वह 2 रिलेशनशिप में रह चुकी है। पहला लड़का बहुत बुरा निकला इसलिए उसने रिलेशनशिप तोड़ दिया। दूसरा लड़का गंभीर बीमारी की वजह से कोमा में चला गया और वहीं उनका रिलेशनशिप भी टूट गया। यूरी मन ही मन सोचता है शायद मुझे उससे प्यार होने लगा है लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये फिर मुझसे नाराज हो जाएगा। वह बाहर खड़ा है, किसी भी वक्त अंदर घुसकर मुझे मेरे लाल बाल पकड़कर घसीट सकता है। ये फिर गुस्से में अपने दोस्तों को कॉल करता है और उनसे मिलने चला जाता है। उधर जी ओरिस यूरी से पूछती है कि क्या वह
कभी प्यार में पड़ा है? यूरी बताता है कि उसे एक तरफा प्यार हुआ था। जी हंसते हुए चिढ़ाती है, क्या स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की से? यूरी मुस्कुराकर कहता है कि वह अब उस तब से आगे बढ़ चुका है। जी मजाक में कहती है कि वह उसके पीछे खड़ा है। यूरी घबरा जाता है, लेकिन फिर दोनों उसकी शरारत पर हंस पड़ते हैं। जी बताती है कि उसे जाना होगा क्योंकि उसकी साइकिल बाहर खड़ी है। यूरी पूरा दिन उसके साथ बिताने और बाद में उसे घर छोड़ने का ऑफर देता है और वह मान जाती है। इधर केफिर बेहद खराब मूड में होता है और किसी से भी झगड़ने को तैयार रहता है। हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनका जीनियस हैकर भी स्कूल के सिस्टम में घुस नहीं पाया और न ही कैमरे हैक कर सका, ताकि यह पता चल सके कि पैसे किसने चुराए। अब उन्हें लगने लगता है कि सीएन उतना बड़ा हैकर है ही नहीं, बल्कि बच्चों के सामने भी हार गया है। कोई स्कूल के कैमरे चेक करने का सुझाव देता है, लेकिन केफिर उसे डांटते हुए कहता है, क्या तुम बेवकूफ हो? हम सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से हैं। पकड़े गए तो सीधा पिटाई होगी। वह प्लान रद्द कर देता है और दूसरे प्लान पर आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है, जो अब भी रहस्य बना है। तभी कोई यूरी का नाम लेता है और केफिर भड़क उठता है, क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ? गुस्से में वह सबको सजा देने के लिए उनके साथ बास्केटबॉल खेलने का फैसला करता है। उधर यूरी पूरी तरह अलग अंदाज में जी को उसकी साइकिल से घर छोड़ने की पेशकश करता है। जी थोड़ी चिढ़ जाती है क्योंकि वह सोच रही थी कि वह उसे कार से छोड़ेगा। साइकिल पर बैठते ही वह गिरने के डर से घबरा जाती है और यूरी के पेट पर हाथ रख देती है। यूरी हंसते हुए कहता है कि हाथ हटा ले, उसे गुदगुदी हो रही है। वह हाथ उसके कंधों पर रखती है, लेकिन साइकिल का संतुलन बिगड़ जाता है और वह गिर जाती है, जिससे उसे चोट लग जाती है। यूरी को कुछ नहीं होता। यूरी तुरंत अपना रुमाल निकालता है, उसकी टांग पर बांधता है, उसे खड़ा करता है और साइकिल पर बैठा देता है। खुद पैदल चलते हुए उसका सहारा बनता है। जब वे उसके घर पहुंचते हैं तो वह उसे थकी हुई बताकर गोद में उठाकर अंदर ले जाता है। तभी उसकी दादी घर पहुंच जाती हैं और दोनों को देख लेती हैं। दादी यूरी को डांटते हुए कहती हैं, बेटा इसे नीचे रखो, पड़ोसियों के सामने हमें शर्मिंदा मत करो। यूरी जिद करता है कि वह उसकी मदद करेगा। दादी उसे अंदर बुलाकर सोफे पर बैठने को कहती है। यूरी फर्स्ट एड बॉक्स लाता है और खुद उसकी चोट पर पट्टी करने लगता है। दर्द की वजह से जी दादी से चिपक जाती है, लेकिन यूरी का नरम स्पर्श इतना सुकून देता है कि उसे दर्द का एहसास तक नहीं होता। दादी सब कुछ ध्यान से देख रही होती है और मुस्कुराकर कहती हैं, तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो, क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड हो? जी जल्दी से मना कर देती है, लेकिन दादी जिद करती हैं कि दोनों बिल्कुल कपल जैसे लगते हैं। यह सुनकर यूरी शर्मा जाता है, उसका चेहरा उसके लाल बालों जितना लाल हो जाता है। जी समझाने की कोशिश करती है कि वे सिर्फ क्लासमेट्स हैं, लेकिन दादी जिद करती हैं कि यूरी पूरा दिन उन्हीं के साथ बिताए। आइरिस को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वह यूरी को बाहर निकालने की कोशिश करता है, मगर दादी टस से मस नहीं होती और उसे डिनर तक रुकने का ऑर्डर दे देती है। जब आइरिस फिर से विरोध करता है तो दादी उसके कान पकड़ लेती हैं और सख्त लहजे में चेतावनी देती हैं कि शराफत से पेश आए और कोई बखेड़ा न खड़ा करे। वहां खड़े सभी लोग सहम जाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि दादी से उलझना ठीक नहीं। डिनर के दौरान दादी यूरी से उसके परिवार के बारे में सवाल जवाब करती है। जब उन्हें पता चलता है कि उसका परिवार जापान में रहता है और वहीं का है, तो वह काफी खुश हो जाती है। वह यूरी से कुछ जापानी शब्द बोलने को कहती है, जैसे अपनी समझदारी दिखाना चाहती है। यह जानकर कि यूरी एक अमीर परिवार से है, उनकी खुशी और बढ़ जाती है। उधर आइरिस अब भी उसे पसंद नहीं करता और जी से कहता है कि खाने के बाद उसे बाहर निकाल दे, लेकिन जी उसकी बात को अनसुना कर देती है और उसे वहीं छोड़ देती है, जैसे वह कुछ बोल ही न रहा। इसी बीच यूरी जी की प्लेट से मटर उठा लेता है क्योंकि उसे मटर बहुत पसंद है। जवाब में जी उसकी प्लेट से आलू उठा लेती है। बिना कुछ कहे दोनों के बीच एक अजीब सी समझ बन जाती है। दादी ये सब चुपचाप देख रही होती हैं और फिर मुस्कुराकर कहती हैं, जी तुम्हें वो खाना बनाना सीखना चाहिए जो यूरी को पसंद है। तुम दोनों तो ऐसे लगते हो जैसे शादी करने वाले हो। मुझे साफ महसूस हो रहा है कि तुम्हारे बीच कुछ खास है। यह सुनकर यूरी अंदर ही अंदर चमक उठता है। उसे लगता है कि दादी सब समझती है। जब जी उसे गुड नाइट कहती है तो यूरी का दिल खुशियों से भर जाता है। वह वहीं खड़ा रहता है जैसे उसके चारों तरफ दिल और पटाखे फूट रहे हैं। सच कहूं तो वह मुझे ट्रू ब्यूटी के सूहो की याद दिला देता है। अगर किसी और को भी ऐसा लगा हो तो कमेंट में बताना, ताकि मुझे अकेला न लगे। यूरी के जाने के बाद जी को केफिर का मैसेज याद आता है। वह उसे खोलती है और देखती है कि प्लान बदल दिया गया है। अगले दिन स्कूल में जी तब चौंक जाती है जब केफिर के ग्रुप का एक लड़का उसे क्लासरूम में घुसने से रोक देता है, लेकिन हमारी लड़की भी कमाल की है। वह खाने का सहारा लेकर उसका ध्यान भटकाती है, चुपचाप अंदर घुस जाती है और देखती है कि वे बैग वाली लड़की मेल्डा को घेर कर खड़े और उसके बॉयफ्रेंड को मार रहे हैं ताकि उससे जबरदस्ती कबूलनामा कराया जा सके। जी गुस्से में केफिर पर चिल्लाती है और कहती है कि ये सब बंद करो, ऐसे जोर जबरदस्ती से कोई सच नहीं बोलेगा और अगर स्कूल को पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वह जोर देकर कहती है कि ऐसे मामलों में प्यार और नरमी ज्यादा असर करती है। और सच में जब वे मेल्डा को छोड़ देते हैं तो वह अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और आखिरकार कहती है कि वह सब सच बता देगी, लेकिन बोलने से ठीक पहले डर उसे रोक लेता है। जी गुस्से में उसके बाल नोचने को तैयार हो जाती है, लेकिन लड़के उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं हर चीज प्यार से नहीं सुलझती। केफिर को जी का यह रवैया चिढ़ाने लगता है। वह अपने लड़कों को ऑर्डर देता है कि जे को पकड़ कर रखें और वह खुद बॉयफ्रेंड से निपटेगा। और जैसा कि सब जानते हैं, केफिर की एक मार किसी को सीधे मंगल तक पहुंचा सकती है। अपने बॉयफ्रेंड को खतरे में देखकर मेल्डा टूट जाती है और कबूल कर लेती है कि एसएआई बेगुनाह है और किसी और ने उसे फंसाने को कहा था, लेकिन वह इतनी डरी हुई होती है कि उस शख्स का नाम नहीं बता पाती। तभी पीछे से रॉकी सामने आती है और बताती है कि उसने पूरी कबूलनामा रिकॉर्ड कर ली है। जी को समझ आ जाता है कि यही दूसरा प्लान था। जी हैरान होती है, लेकिन रॉकी कहती है मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ। तभी सीएन बीच में कूद पड़ता है और कहता है नहीं, ये झूठ बोल रही है, ये मेरे लिए आई है, ये अब भी मुझसे प्यार करती है। और हमेशा की तरह वहाँ खड़े सारे लड़के उसका जोश बढ़ाने लगते हैं। वे उस कबूलनामे की वीडियो अपने हैकर दोस्त को दे देते हैं, जो उसे उस बदमाश लड़की के अकाउंट पर अपलोड कर देता है, जिससे ऐसा लगता है कि उसी ने पूरे प्लान का मास्टरमाइंड होने की बात कबूल तक की है। जब फ्रेया को यह पता चलता है तो वह आग बबूला हो जाती है और शक करती है को पर, क्योंकि उसके पास ही उसका पासवर्ड था। वह उसे भिड़ जाती है, लेकिन वह कहता है क्या तुम पागल हो, मैं तो पूरा टाइम यहीं था, ये मैं कैसे कर सकता हूँ। वह स्कूल में असली दोषी को ढूंढने निकल पड़ती है। इधर केफिर शांत लहजे में जी से कहता है मैंने ऐसे ही की समस्या सुलझा दी, अब तो तुम्हें मुझे धन्यवाद कहना चाहिए। जब जी मना कर देती है तो वह कहता है कि उसके काम की कीमत चुकानी पड़ेगी। जब वह फिर भी इनकार करती है तो वह शरारती नजर से उसे देखते हुए कहता है तो फिर मुझे कुछ और चाहिए। जी अपनी जगह डटी रहती है और मन ही मन सोचती है नामुमकिन, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। केफिर जोर से हंसता है और कहता है सीरियसली, तुम्हें लगा मैं तुम्हें उस नजर से देख रहा था? मैं तो तुम्हारे बैग में पड़े खाने की बात कर रहा था। फिर वह उसे 3 विकल्प देता है, या तो वह उसे 25,000 दे, या ढंग से उसका शुक्रिया अदा करे, या फिर ग्रेजुएशन तक हर दिन उसके लिए खाना ला कर दे। जी कोशिश करती है कि कम से कम सामान की कीमत पर तो बात हो जाए, क्योंकि सारा खर्च उसी की जेब से जाना है, लेकिन केफिर उसे बातों में उलझा देता है, उसका खाना चुरा लेता है और भाग जाता है। पीछे से जी उसे गालियां देती रह जाती है। वह जैसे ही मुड़ती है वहाँ यूरी खड़ा मिलता
आता है वही शांत और नरम इंसान, उसके हाथ में खाना होता है। दोनों अपने उस पसंदीदा कोने की तरफ जाते हैं जहाँ पहले से साई और डेविड उनका इंतजार कर रहे होते हैं ताकि सब साथ बैठकर खा सकें। जी मीका और काइक्स के बारे में पूछती है। वे बताते हैं कि वे अगली क्लास में हैं क्योंकि वे कपल हैं और किसी को परेशान नहीं करना चाहते। जी बेपरवाही दिखाते हुए अपना खाना एसएआई और डेविड के साथ बांट लेती है। यूरी उसकी इस दरियादिली से बहुत प्रभावित होता है और उसे ऐसा शानदार खाना सरप्राइज में देता है जो उसने जिंदगी में कभी नहीं खाया था। जब जो उसे खाने में झिझकती है तो यूरी खुद अपने हाथों से उसे खिलाने लगता है। खाना उसे बहुत पसंद आता है लेकिन वह फिर भी सबको चखने के लिए बुलाती है, कहीं ऐसे ही कि नजर उस खाने पर न टिक जाए। तभी लड़के अचानक उससे पूछते हैं, अगर केफिर और आइरिस की लड़ाई हो जाए तो तुम किसका साथ दोगी? जी उलझन में पड़ जाती है, लेकिन यूरी उसे कहता है कि अभी खाना खाओ, बाद में सोच लेना क्योंकि तुम्हारा जवाब बहुत मायने रखता है। अगले दिन जब जी स्कूल जाने के लिए निकलती है तो नीली आंखों वाला एक नया लड़का जो परफेक्ट इंग्लिश बोलता है उसे लिफ्ट ऑफर करता है क्योंकि उसके पास बहुत सामान होता है। जी मना कर देती है और सोचती है सिर्फ इसलिए कि वह हैंडसम है और अच्छी इंग्लिश बोलता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हाँ कर दूं। तभी यूरी अपनी शानदार कार में वहां पहुंचता है और उसे लिफ्ट ऑफर करता है। जी मान जाती है। रास्ते में वह उससे पूछती है कि वह उसकी गली से कैसे गुजरा, जबकि वह यहाँ रहता ही नहीं। साफ था कि वह खास उसके लिए आया था, लेकिन वह झूठ बोल देता है और कहता है कि किसी काम से आया था। यूरी उसका सामान उठाने में मदद करना चाहता है लेकिन जी मना कर देती है, बिल्कुल नहीं, ये खाना उस बेवकूफ केफिर के लिए है। उसी वक्त केफिर आ जाता है, बैग छीनता है और क्लासरूम में भाग जाता है। इसके बाद क्या होता है ये बताने की जरूरत ही नहीं। जैसे ही भूखे लड़कों को खाना मिलता है वे उस पर टूट पड़ते हैं। जी गुस्से में आकर केफिर को कोसने लगती है और हर बात के लिए उसे दोष देती है। तभी टीचर क्लास में आते हैं और बताते हैं कि स्कूल फेस्टिवल आने वाला है और सबको तैयारी करनी होगी। जी हैरान हो जाती है तो बाकी लोग समझाते हैं कि ये एक हफ्ते तक चलने वाला उत्सव होता है जिसमें खेल, एक्टिविटीज और यहाँ तक कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी होते हैं। और हमेशा की तरह स्कूल की बदमाश लड़की हर साल वह कॉन्टेस्ट जीतती आई है। हर डिपार्टमेंट को एक जिम्मेदारी दी जाती है और केफिर के ग्रुप को सुरक्षा और सफाई का काम सौंपा जाता है। यह सुनकर केफिर फेस्टिवल में हिस्सा लेने से साफ इनकार कर देता है। उसे लगता है कि दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए नौकरों की तरह काम करना उसकी बेइज्जती है, लेकिन जी इससे सहमत नहीं होती। वह चाहती है कि वे फेस्टिवल में कुछ नया करें और हिस्सा लें। केफिर विरोध करता है और दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है। पूरी क्लास दो हिस्सों में बांट जाती है। कुछ लोग केफिर के पक्ष में होते हैं क्योंकि वे उससे डरते हैं और उसकी बातों से सहमत होते हैं। वहीं कुछ लोग जी के साथ खड़े होते हैं फेस्टिवल में ढेर सारा खाना मिलने और खूबसूरत लड़कियों से मिलने की उम्मीद में। आखिरकार टीचर बीच में दखल देते हैं और सबको शांत होने के लिए कहते हैं। वे हिदायत देते हैं कि आपस में बात करके कोई फैसला लें और फिर उन्हें बताएं। ब्रेक के दौरान जी साई के साथ चलती है। साई सुझाव देता है कि वे दोनों अकेले लंच करें। जी समझ जाती है कि वह फ्लर्ट कर रहा है। उसे झुंझलाहट होती है और वह तुरंत यूरी को कॉल करती है। वह यूरी से कहती है कि वह थोड़ी देर में उसके और बाकी सबके पास आ जाएगी। इसके बाद वह केफिर का लंच बॉक्स उठाकर उसे वापस करने चली जाती है। केफिर यह देखकर साफ तौर पर जलन महसूस करता है और नहीं चाहता कि वह जाए। वह उसे हुक्म देता है कि यहीं बैठकर उसके साथ लंच करे। जब जी मना कर देती है तो वह पूरे ग्रुप को वहीं बुला लेता है और सबको जबरदस्ती वहीं बैठकर खाने को कहता है, जिससे जी को भी रुकना पड़ता है। किस्मत से जी यूरी के पास बैठ जाती है। बाकी लड़के भूखी नजरों से खाना देखते रहते हैं, जैसे अभी छीन लेंगे, लेकिन केफिर सबको चेतावनी देता है कि अब से खाना चुराना सख्त मना है। हर किसी को अपना खाना खुद लाना होगा। इसके बाद केफिर जानबूझकर जी और यूरी के बीच बैठ जाता है, यह सोचकर कि अब जी का ध्यान उसी पर रहेगा, लेकिन जी उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। उसे ज्यादा तरस उन लड़कों पर आता है जिनके पास खाना तक नहीं होता। जी सुझाव देती है कि पास में किचन है तो सबके लिए खाना बना लिया जाए, लेकिन केफिर उस पर चिल्ला देता है और कहता है कि उन बर्तनों को हाथ मत लगाना क्योंकि वे उनके एक दोस्त के हैं। तभी पता चलता है कि किचन का मालिक एमएन नाम का लड़का है जो अपने पिता के रेस्टोरेंट में काम करता है, इसलिए स्कूल नहीं आ पाता। दुर्भाग्य से उसकी फैमिली कर्ज में डूबी हुई है क्योंकि उसकी माँ बिना सोचे समझे सारा पैसा उड़ा देती है। जी को एमएन के लिए बुरा लगता है और वह दोस्तों से कहती है कि उन्हें उससे मिलने जाना चाहिए। केफिर उसे दूसरों की जिंदगी में दखल न देने की सलाह देता है, लेकिन बाकी सब जिद करते हैं, इसलिए आखिरकार उसे भी साथ जाना पड़ता है। जब वे रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कोई ग्राहक नहीं है। एमएन बताता है कि वह स्कूल छोड़ने का सोच रहा है क्योंकि अगर जल्द ही कर्ज नहीं चुका पाया तो रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। जी सुझाव देती है कि वे सब वहाँ काम करें ताकि रेस्टोरेंट की कमाई बढ़ सके और तय होता है कि कोई भी इसके बदले पैसे नहीं लेगा। काम शुरू होते ही ग्राहकों की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है यूरी की पॉपुलैरिटी। इसके बावजूद यूरी ग्राहकों को देखकर लगातार सख्त चेहरा बनाए रखता है। जी उसे एक तरफ ले जाकर कहती है, थोड़ा मुस्कुराओ, तुम्हारी मुस्कान बहुत प्यारी है। यूरी उसकी बात मान लेता है। जैसे ही वह मुस्कुराता है रेस्टोरेंट में मौजूद लोग खुशी से चिल्ला उठते हैं। लड़कियों की रिएक्शंस इतनी मजेदार होती हैं कि सब हंसने लगते हैं। ये देखकर केफिर को जलन होने लगती है। उसे लगता है कि यूरी सबका ध्यान और जी दोनों ही उससे छीन रहा है। दोनों के बीच मुकाबला बढ़ जाता है। यूरी ग्राहकों के साथ सेल्फी लेने लगता है तो केफिर अपनी बॉडी दिखाकर बाजी पलटने की कोशिश करता है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि सब सोचने लगते हैं शराफ्त और तमीज आखिर गई कहाँ। जी वहीं खड़ी होकर खुश होती रहती है जबकि यूरी ग्राहकों को अपनी मसल्स दिखाता है। रेस्टोरेंट की लड़कियां पागल सी हो जाती हैं और यूरी की फिट बॉडी से नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है। केफिर यह सब सहन नहीं कर पाता और मुकाबला रात तक चलता रहता है। अचानक केफिर का हाथ गर्म खाने से जल जाता है। जी उसके पास ही खड़ी होती है। वह उसे आराम करने को कहती है और फर्स्ट एड बॉक्स ले आती है। वह प्यार से उसके जले हुए हाथ पर दबा लगाती है। केफिर पिघल सा जाता है, उसका चेहरा दिल जैसा हो जाता है। कुछ पल बाद वह खुद को संभालता है और उसे ही दोष देने लगता है, अगर हम यहाँ आए ही ना होते तो ये सब नहीं होता। जी उसका शुक्रिया अदा करती है, खासकर आज एसएआई की मदद करने के लिए। माहौल थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन तभी एरिस, किला, वही बदमाश लड़की और उनका पूरा ग्रुप रेस्टोरेंट में आ जाता है। उनकी आंखों में कुछ अजीब सा शक दिखाई देता है। दोनों ग्रुप आमने सामने खड़े हो जाते हैं जैसे किसी टकराव से पहले की खामोशी हो। सबको लगता है अब जरूर कुछ होगा, लेकिन बदमाश लड़की बस इतना कहती है, आराम से रहो दोस्तों। फिर वह खाना ऑर्डर करने लगती है। यह देखकर साफ होता है कि यूरी उन्हें पसंद नहीं करता। वह किसी झगड़े से बचने के लिए अंदर चला जाता है। ये फिर भी हालात को शांत रखने की कोशिश करता है। बाहर वह बदमाश लड़की जी का मजाक उड़ाती है, तुम वेट्रेस बनकर काम कर रही हो, तुम पर तो ये रोल झंझता है। उसकी दोस्त केफिर को भी चिढ़ाती है, तुम तो अमीर घर से हो ना, फिर ये हालत क्यों, ऐसे लग रहे हो जैसे संघर्ष कर रहे हो। जी चुप नहीं रहती। वह उन्हें साफ कह देती है कि वे मेहनत करके काम कर रहे हैं, न कि उनकी तरह बिगड़े हुए हैं। फिर उसने जानबूझकर मिका को बुलाया ताकि उस बदमाश लड़की को और चिढ़ा सके, ये दिखाने के लिए कि उसका दोस्त भी यहीं उनके साथ काम करता है। उसने मिका और कॉल से कहा कि ऑर्डर ले लो और चेतावनी दी कि अगर वो लड़की 1 सेकंड और रुकी तो वो उसे बाल पकड़कर घसीट लेगी। तभी केफिर ने बीच में दखल दिया और बोला,
नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम ही ऑर्डर लो। उसने अपना हाथ जी के कंधे पर रखा और उसे अपनी ओर खींच लिया और जाहिर है हमारी लड़की घबरा गई। उसके मन में आया इतनी मसल्स मेरे आसपास हैं, कहीं मैं बेहोश ही ना हो जाऊं। दोनों ने ऑर्डर लेना शुरू किया। जब केफिर की बारी आई तो जी ऐसे पेश आई जैसे वो उसका कजिन हो। उसने केफिर का हाथ झटक दिया, ऐसे जताते हुए जैसे पहले उसने उसे देखा ही नहीं। केफिर उसे चिढ़ाने के लिए कहता है, बेबी तुम क्या लोगी? जान तुम्हें क्या चाहिए? केफिर शेर की तरह खड़ा रहता है, बिल्कुल बेपरवाह। फिर लड़कों ने बताया कि खाना थोड़ी देर में आ जाएगा। तभी कोको के पास रोम नाम के किसी इंसान का मैसेज आया, लेकिन उसने उसे अनदेखा कर दिया। इस बीच केफिर और किक्स किचन में चले गए। कॉल ने कहा कि जी और तुम्हारा रिश्ता बड़ा अजीब है, जैसे तुम दोनों एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते। उसने सुझाव दिया कि अगर उनका प्लान चलता रहा और जी के साथ कुछ हो गया तो केफिर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए बेहतर होगा कि प्लान से जी को बाहर कर दिया जाए। केफिर इस बात पर सोचने लगा। उधर कोने जी से डेट पर चलने के लिए पूछा। जी वो चौंक गई। कोने फिर कहा कि केफिर को कुछ भी पता नहीं है और वो उसके जवाब का इंतजार कर रहा है। तभी डेविड अंदर आया और कोपा चिल्लाने लगा कि वो जी के साथ फ्लर्ट क्यों कर रहा है। दोनों के बीच का तनाव साफ महसूस हो रहा था। जी ने हालात संभालने के लिए डेविड को अलग खींच लिया, ये बहाना बनाकर कि कुछ काम बाकी है। वो उसे देखते हुए बोला, मैं अभी भी तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, ब्यूटीफुल। जब जी और डेविड अंदर गए तो डेविड ने सबके सामने उससे सवाल कर लिया, क्या तुम को के साथ डेट पर जा रही हो? सब हैरान रह गए, खासकर केफिर जिसने तुरंत पूछा, क्या तुम्हें वो पसंद है? जी ने इनकार कर दिया और इससे पहले कि सब उसे और घेरते वो वहां से भाग गई। केफिर को गुस्सा आ गया। उसे लगने लगा कि को के मन में जी को लेकर कुछ गलत चल रहा है और ये बात उसे परेशान करने लगी। बाद में जी ने ऐसे ही से पूछा कि क्या डेविड और को के बीच कोई मसला है? साई ने कहा कि उसे चुगली पसंद नहीं, लेकिन फिर भी बताया। एक बार दोनों एक सुनसान फैक्ट्री में लड़े थे। जब लोग वहां पहुंचे तो डेविड बुरी तरह जख्मी था और को के हाथ में लोहे की पाइप थी। किसी को यकीन नहीं था कि डेविड को चोट पहुंचाने वाला वही था या नहीं। उस वक्त डेविड डिपार्टमेंट हेड था और उसका उसूल था मुसीबत से दूर रहो। उसने उस घटना पर कुछ नहीं किया, इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट ने उसे कायर समझ लिया। जब केफिर लीडर बना तो सब खुश, क्योंकि सब जानते थे कि वो बहादुर है और किसी बात को यूं ही नहीं छोड़ता। साई ने मजाक में जी से पूछा कि क्या उसे को पसंद है। जब उसने मना किया तो वो हंसते हुए बोला, तो फिर मुझे पसंद करती हो क्या? जी ने धमकी दी कि वो उसकी पाई चुरा लेगी और साई ने बच्चों की तरह जीभ बाहर निकाल दी। उस रात यूरी जी को घर तक छोड़ने आया। देर हो चुकी थी और वो उसकी फिक्र कर रहा था। उसने कहा, तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? थोड़ा रिलैक्स करो, आज मुझे बहुत प्रोटेक्टिव महसूस हो रहा है। साफ था कि उसे उसके साथ बिताया हर पल अच्छा लगता था। उसने उसे उनके प्लान्स याद दिलाए। फिर वो अपनी कार में बैठा और मजाक में बोला कि ये कार एक दिन उसकी होगी और वहां से चला गया। अचानक वो सामने आ गया। जी डर गई, उसे लगा जैसे भूत देख लिया। उन्होंने कहा कि वो उसका नंबर चाहता था, लेकिन आयरिस ने देने से मना कर दिया। उसने कहा कि वो एक शरीफ इंसान है, सब कुछ सही तरीके से करना चाहता है और उससे शादी का प्रस्ताव रखना चाहता है। जी इतनी जल्दी सब कुछ होने से घबरा गई। तभी आयरिस बीच में आया और साफे कहा, कोई सगाई नहीं होगी। उन्हें समझाने की कोशिश की, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इस पर आयरिस ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, इसीलिए क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। उसने साफ ऐलान कर दिया कि जी किसी के साथ डेट पर नहीं जाएगी और न ही किसी लड़के के साथ बाहर घूमेगी। फिर उसने कोको घर से बाहर निकाल दिया। आयरिस ने जी को खुद की इज्जत करना सिखाते हुए कहा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड अभी अस्पताल में है और तुम दूसरे लड़कों के साथ घूम रही हो। अगले दिन जी घर से निकली तो बेहद घबराई हुई थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी कि कहीं को उसका पीछा तो नहीं कर रहा। तभी अचानक केफिर सामने आ गया और हंसते हुए बोला, लगता है तुम किसी और का इंतजार कर रही थी। जी ने तुरंत बात बदलने की कोशिश की और पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। केफिर ने बताया कि वो उसे ग्रुप की मीटिंग में ले जा रहा है क्योंकि वो लेट हो रही थी। वो उसे अपनी बेहद लग्जरी कार में बैठा कर ले गया। जी कार को देखकर लगातार घूरती रही। वो नाश्ता करने लगी। केफिर को भी भूख लगी थी। केफिर खुद को रोक नहीं पाया, एक बाइट ली और गलती से जी की उंगली काट ली। जी चौंक गई, जबकि केफिर हंसते हुए बोला, मैंने सुबह का नाश्ता नहीं किया क्योंकि तुम्हें लेने में बिजी था, अब इसकी भरपाई तुम्हें करनी होगी। उसने फिर पूछा, क्या तुम्हें को पसंद है? जब जी ने मना किया तो केफिर ने चेतावनी दी, मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें सबके सामने बेनकाब कर दूंगा। जी अपने ही ख्यालों में खो गई। नाश्ता खत्म करने के बाद वो अपनी उंगली देखती रही, अब भी हैरान थी। जब वो रेस्टोरेंट पहुंचे तो पूरा ग्रुप वहां मौजूद था। एमएन ने बताया कि उसके पापा पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और अब फिर से जगह संभालेंगे। इसका मतलब था कि वो स्कूल लौट सकता है। उसकी माँ जो अब बदल चुकी थी उसने छुट्टी ले ली थी ताकि पति की मदद कर सके। पुराने कर्मचारियों को दोबारा रखने का फैसला हुआ, इससे ग्रुप को पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने का वक्त मिलेगा। सब हंसते हुए बोले कि वैसे भी उन्होंने कभी ढंग से पढ़ाई की ही नहीं। एमएन ने सबको खुश करने के लिए कहा कि स्कूल में ही खाना पकाने दिया जाएगा। उसने जी से मदद करने को कहा क्योंकि वो हमेशा खुद को कुर्बान करने को तैयार रहती थी। जी ने हामी भर दी। ग्राहक आने वाले थे इसलिए सब काम में लग गए। सिर्फ जी ने कहा कि उसे पहले नाश्ता करना है। नरम दिल वाला केफिर मिकाह से बोला कि जी को मेन्यू दे दो और जोड़ दिया, वो अपना बिल खुद देगी। जी ने मन ही मन उसे कोसा, कमीने मुझे लगा तुम ट्रीट दोगे। तभी केफिर हंसा और बोला कि वो मजाक कर रहा था, असल में वही ट्रीट देगा। जी खुश हो गई। दूर खड़ा यूरी ये सब देख रहा था। उसका दिल भारी हो गया। उसे लगा जी उससे दूर होती जा रही है। अगले दिन जी नाश्ता कर रही थी, तभी सर्विस से किसी ने आकर कहा, एक कलीग बाहर इंतजार कर रहा है, ज्यादा देर की तो तुम्हारी खैर नहीं। जी ने सोचा जरूर वो मूर्ख केफिर होगा। वो लड़ने के इरादे से बाहर गई, लेकिन सामने 4 बेहद हैंडसम लड़के खड़े थे, ऐसे लड़के जिन्हें देखकर दोबारा देखने का मन करे। उन्होंने कहा कि स्कूल के लिए सामान खरीदने चलना है। जी बोली कि वो कपड़े बदल कर आती है। उनमें से एक बोला, तुम जैसी हो वैसी ही बहुत खूबसूरत लग रही हो। जी ने उसे मन ही मन गालियां दी, लेकिन केफिर ने कहा, वो सही कह रहा है, तुम सच में खूबसूरत हो। और अंदर ही अंदर हमारी लड़की थोड़ी पिघल गई। ईमानदारी से कहें हम भी पिघल गए। कार में बैठते समय यूरी दूर से उन्हें देख रहा था। उसकी जलन जान ले सकती थी। दुकान पर पहुंचकर उन्होंने इतना सामान खरीदा कि पूरी बस्ती का पेट भर जाए। जी भारी बैग उठाए बोली, क्या किसी के पास जरा भी इंसानियत नहीं है मेरी मदद करने के लिए? यूरी आगे बढ़ा, लेकिन केफिर उससे पहले बैग उठा चुका था। यूरी और दुखी हो गया। वो बाकी बैग उठाने लगा, लेकिन जी ने मना कर दिया, मैं खुद संभाल लूंगी, मैं कमजोर नहीं हूँ। अगले दिन स्कूल में जी बहुत थकी हुई थी और बस सोना चाहती थी। तभी यूरी ने पीछे से उसे डरा दिया। जी चौंक गई और देखा कि यूरी ने चश्मे हटा दिया था और लेंस लगा रखे थे। उसने तारीफ करते हुए कहा कि वो अच्छे लग रहे हैं और मन ही मन सोचा कि उसका आदमी चश्मे के साथ भी कमाल है और बिना चश्मे के भी। ये देखकर केफिर के अंदर जलन साफ दिखाई देने लगी। क्लास में जी ने तुरंत साई को सोते देखा और उसे जगाने लगी, लेकिन अमन ने रोक दिया और कहा कि उसे जगाना नामुमकिन है। सब लोग किचन साफ करने लगे ताकि सामान रखा जा सके। तभी जी की नजर एक डिब्बे पर पड़ी जिस पर केला लिखा था। पूछने पर बताया गया कि केला अच्छी लड़की थी, लेकिन गुस्से में शैतान बन जाती थी। एक बार उसने एक लड़की को इतनी चोट पहुंचाई कि स्कूल उसे निकालना चाहता था, लेकिन उसे यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया। जी हैरान थी कि सब कुछ होने के बाद वो वापस कैसे आई, लेकिन केफिर ने उसे रोकते हुए कहा कि ये उसका मामला नहीं है और धीरे से कान में कहा कि ज्यादा जिज्ञासा बिल्ली को मार देती है। जी डर गई, लेकिन फिर उसे याद आया कि सुबह केफिर ने कैसे उसका हाथ थामा था और वो सब कुछ भूल गई। काम करते वक्त जी कचरा बाहर फेंकने गई और
उसने एक लड़के को अजीब हरकत करते देखा। वो वहीं गई जहाँ वो खड़ा था और उसे कुछ अजीब सा मिला, लेकिन साफ समझ नहीं आया। लंच के कारण वो कुछ पूछ नहीं सकी। यूरी ने उसकी हालत समझ ली और पूछा कि क्या वो ठीक है। केफिर सब कुछ चुपचाप देख रहा था और उसे शक हो रहा था। तभी डेविड घायल हालत में आया और सारे लड़के उसके चारों ओर जमा हो गए। लड़कियों को दूर रहने को कहा गया। जी और मिका ने चुपके से सुनने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। लड़कों का बर्ताव देखकर जी को यकीन हो गया कि कुछ बहुत गलत चल रहा है। जब लड़कों ने जी को देखा तो सब बिखर गए, जैसे कोई उसे कुछ बताना ही नहीं चाहता। केफिर के आसपास भीड़ का फायदा उठाकर जी डेविड के पास गई और उससे सच जानना चाहा। डेविड ने बताया कि को ने ऐलान किया है कि वो जी को प्रपोज करने वाला है और यही बात झगड़े की वजह बनी। जी ने कहा कि वो सब ठीक कर देगी, लेकिन डेविड ने मना कर दिया। तभी केफिर ने गुस्से में कहा कि जी हालात और बिगाड़ देगी और उसे बाहर भेज दिया गया। साई उसे बर्तन धोने ले गया, जहां उसने बताया कि लड़के डेविड के लिए इंसाफ लेने की योजना बना रहे हैं और जी से गुजारिश की कि वो ज्यादा सवाल न करे। कुछ देर बाद केफिर वहां आया और पूछा कि जी वहां क्या कर रही। बातों बातों में फिर वही सवाल आया कि क्या जी को पसंद है। जी ने साफ मना कर दिया। केफिर ने उसे पास खींचकर आंखों में आंखें डालकर कहा कि सामने देखकर कहे। जी ने कहा कि ये उसका मामला नहीं है और पूछा कि उसे इतनी परवाह क्यों है। केफिर शर्मिंदा हो गया और बात पलट दी। जी ने समझाया कि वो बस लड़कों की लड़ाई सुलझाना चाहती है। बाद में सबने जी को चेतावनी दी कि वो उनका पीछा न करे, लेकिन उसकी जिज्ञासा जीत गई। वो चुपचाप उनके पीछे एक उजड़ी हुई इमारत तक पहुंच गई और लकड़ियों के पीछे छिप गई। तभी किसी ने पीछे से उसका मुंह दबा लिया। लड़कों ने को बुलाया और वो अपने गुंडों के साथ आ गया। डेविड और को की लड़ाई शुरू होने ही वाली थी कि ऊपर से आवाज आई और पता चला कि ये सब राम का खेल है। राम मुस्कुराते हुए बोला, मेरे पास एक सरप्राइज है। इतना कहते ही वह जी को बाहर ले आता है। उसे कसकर पकड़ते हुए पूछता है, क्या नाम है तुम्हारा? खूबसूरत। लड़के उसे छोड़ने की चेतावनी देते हैं, लेकिन राम घमंड में कहता है कि उसे कोई मजबूर नहीं कर सकता। तभी जी जोर से उसका सिर मारती है और ऊपर से छलांग लगाकर भागने लगती है। सारे लड़के उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। इसी दौरान दिखाया जाता है कि जी को एक गैंग अगवा करने की कोशिश करता है। यह सब तब हुआ जब वह कीको के गैंग से भिड़ गई थी, क्योंकि उसने उन्हें खुली चुनौती दी थी। लेकिन जी हार मानने वालों में से नहीं थी। वह पलटकर उन पर हमला कर देती है। वह बिना डरे उनकी तरफ झपट पड़ती है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। उसी पल उसे एहसास होता है कि उसे ठीक से याद भी नहीं कि वह बेहोश कैसे हुई। वह सोचने लगती है कि कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। उसके साथ मौजूद तीनों लोग उसे ऐसे देखने लगते हैं जैसे वह पागल हो, क्योंकि सच तो यह था कि वे उसे पकड़ भी नहीं पाए थे और उसे गंभीर चोट भी लग सकती थी। फिर उसे लेकर बहुत ज्यादा परेशान था। थोड़ी थोड़ी देर में वह हालचाल पूछता है कि वह ठीक तो है ना। सब उसे समझाते हैं कि वह दोबारा इतनी लापरवाही न करे, क्योंकि वे सच में डर गए थे। वहीं एसआई अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। उसे लग रहा था जैसे जी उड़ रही थी। जी उससे माफी मांगती है और वे दूसरे गैंग के इलाके से निकलने की कोशिश करते हैं। सब लोग जी को कमजोर समझते हैं, इसलिए उसे निशाना बनाते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि पहले भी उसका उनसे झगड़ा हो चुका था। जी उन्हें इस हालात के लिए दोषी ठहराती है और फैसला करती है कि वह को से अकेले में बात करेगी। को इस बात से खुश हो जाता है और बाकी सब उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। केफिर नहीं चाहता था कि जी अकेली रहे, फिर भी वह दूर जाकर उन पर नजर रखता है। तो उसके पास बैठकर कहता है कि उसे डेविड की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जी साफ कह देती है कि इस वक्त वह किसी भी रिश्ते में नहीं पड़ना चाहती और इसका उसे कोई लेना देना नहीं है। वह बस ऐसा ही चाहती है। तो उसकी बात मान लेता है, लेकिन उसका मन उदास हो जाता है और वह चुपचाप वहां से चला जाता है। इस बीच डेविड जिद पर अड़ गया कि वो जी को घर तक छोड़ेगा ताकि वो सुरक्षित रहे। केफिर अब भी गुस्से में था, लेकिन चुपचाप डेविड पीछे पीछे चलता रहा। जी समझ गई कि डेविड कुछ कहना चाहता है, इसलिए उसने जो कुछ हुआ था उसके लिए माफी मांगी। लेकिन डेविड को किसी और बात की चिंता नहीं थी। उसे बस यही डर था कि कहीं उसे चोट न लग जाए। जी सब कुछ समझना चाहती थी, खासकर ये कि को जिंदगी मौत की लड़ाई में क्यों फंस गया। तब पता चला कि को कभी लीडर हुआ करता था, लेकिन किसी ने उसे चुनौती दी और हरा दिया। उसके बाद से वो सतर्क रहने लगा। अपनी ताकत साबित करने के लिए उसने लोहे की पाइप तक इस्तेमाल की। इसीलिए लड़के न तो को पर भरोसा करते थे, न ही उसके साथियों पर। जी को अच्छा लगा कि सब उसकी परवाह करते हैं और उसकी हिफाजत करना चाहते हैं, खासतौर पर अगर को दोबारा सामने आए। फिर उसके मन में एक सवाल उठा, क्या वो कभी किसी रिश्ते के लिए हाँ कह पाएगी। उसे शक हुआ कि शायद केफिर के दिल में उसके लिए कुछ है, लेकिन उसने खुद को ही झूठ बोल दिया और खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए वहां से चली गई। काफी देर से वो घर पहुंची। घर के सभी लोग परेशान थे। उसने बहाना बनाया कि उसका सिर टकरा गया था। एंजेलो ने बताया कि वो पहले ही किसी काम की वजह से निकल चुका था। उसने ये भी कहा कि आज रात उसे एरिस के साथ उसी कमरे में रहना होगा, क्योंकि वही एक कमरा खाली है, मतलब दोनों को किसी तरह निभाना पड़ेगा। तभी फोनी का फोन आया। आइरिस ने उसे अपने और जी के बीच जो कुछ हुआ था सब समझा दिया और बताया कि उसे कैसे संभालना है। जब आइरिस की नजर एक प्रेगनेंसी टेस्ट पर पड़ी तो जी घबरा गई। आइरिस को लगा कि ये जी का है और शायद ये केफिर का बच्चा हो। उसे वो पल याद आ गया जब उसने पहली बार वो टेस्ट देखा था। लेकिन थोड़ी देर बाद सच्चाई सामने आई। वो टेस्ट डेंजल की गर्लफ्रेंड का था, जो सच में प्रेग्नेंट थी। एंजेलो ने जब इस बारे में केफिर से बात की तो वो भी हैरान रह गया। सबको लगने लगा कि जी केफिर के बच्चे की मां बनने वाली है। इस गलतफहमी से माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया, खासतौर पर आइरिस और जी के बीच, क्योंकि जी हर बात पर उसे चिढ़ा रहा था। एंजेलो नहीं चाहता था कि इस वजह से परिवार की इज्जत पर आंच आए, इसीलिए सब कुछ साफ करना जरूरी हो गया। केफिर को बुलाया गया। सब इकट्ठा हुए ताकि यह तय हो सके कि जी सच में प्रेग्नेंट है या नहीं। उस पल जी को एहसास हुआ कोई भी सच में उसके साथ नहीं खड़ा है। बाद में उसकी बात केफिर के पिता से हुई, जो खुद भी नाराज थे। तभी डॉक्टर आया और साफ कह दिया जी प्रेग्नेंट नहीं है। रिपोर्ट नेगेटिव थी। सबने राहत की सांस ली, लेकिन इस गलतफहमी पर सबको शर्मिंदगी भी हुई। कायर इस पूरे मामले पर हंसे बिना नहीं रह पाया। जी चुपचाप वहां से चली गई। केफिर उसके पीछे पीछे गया और यूरी केफिर की तरफ से माफी मांगने लगा, लेकिन जी ने माफ करने से मना कर दिया। वो थक चुकी थी उन परेशानियों से जो वो बार बार उसकी जिंदगी में खड़ा करता था। केफिर ने हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो बाहर आया जी ने गुस्से में उसे मुक्का मार दिया। वो अब भी इस बात से नाराज थी कि उसने हालात का फायदा उठाया। अगले दिन सबको पता चल गया कि जी ने केफिर को मारा है। उसके चेहरे पर निशान साफ दिख रहा था। उधर जी एलेक्स को मिका के साथ अच्छा व्यवहार करने की सलाह दे रही थी, लेकिन बाकी लोग उसकी पीठ पीछे बातें कर रहे थे। जब आखिरकार केफिर ने जी से बात की तो उसने बताया कि ये सब बस एक मजाक था। तब जी को समझ आया कि वही उसकी सारी परेशानियों की जड़ है और दोनों के बीच फिर एक और बहस छिड़ गई। इतनी तकरार के बावजूद जी जाकर केफिर के पास बैठ गई। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या वो कभी ढंग से माफी मांगेगा। दोनों एक दूसरे से नहीं बनते थे, हर बात पर टकराव होता रहा। बाद में सब इकट्ठा हुए और पूरी बात पर चर्चा शुरू हुई। सबसे पहले फरैया के ग्रुप ने बात की। उनका सेक्शन काफी सलीके से तैयार लग रहा था। हर सेक्शन अपनी ताकतें गिनाने लगा, हालांकि असल में किसी को कुछ खास नहीं था। वो आगे की योजना बनाने लगे, आइडिया देने लगे और जी हैरानी से सब देखती रही। जब उनकी बारी आई तो
सबको एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ भी तैयार नहीं किया। आखिरकार तय हुआ कि काम बांट लिया जाए। उन्होंने मास्क इकट्ठा करने और इलाके की सुरक्षा का जिम्मा लिया। तभी टीचर ने प्रतियोगिता में बड़ा बदलाव घोषित कर दिया। अब लड़कियों को लड़कों की तरह और लड़कों को लड़कियों की तरह कपड़े पहनने होंगे और हर सेक्शन से सबसे आकर्षक व्यक्ति चुना जाएगा। इस वजह से फरैया ने सेक्शन ई को भी अपने साथ जोड़ लिया, लेकिन असल में वो उन्हें जानबूझकर खराब दिखाने की कोशिश कर रही थी। जैसे जैसे समय बीता, इसी बीच ईमान जो खाना बना रहा था उसे लेकर बहस छिड़ गई। जी ने आगे बढ़कर सब कुछ संभाल लिया। वहीं पास ही हमेशा की तरह केफिर बैठा था, चुपचाप उसके और करीब आने की कोशिश करता हुआ। तभी जी की नजर डेंजल पर पड़ी। वो अकेला बैठा था, उदास लग रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट थी और वो आमतौर पर जितना खाता था आज उतना भी नहीं खा रहा था। जी उसके पास गई और बोली, खाना खा लो, ज्यादा मत सोचो। डेंजल ने मजाक में कहा, अरे प्रेग्नेंट तो मैं हूँ। सीधी सादी जी एक पल के लिए सच मान बैठी, फिर समझ आई कि वो मजाक कर रहा है। उससे गुस्सा आ गया। उसने उसका खाना उठा लिया और वहां से चली गई। डेंजल मुस्कुराया और चुपचाप खाने लगा। उसी वक्त सेक्शन बी की एक लड़की जो डेंजल को डेट कर रही थी, रोते हुए उससे अपने बच्चे को अपनाने की गुहार लगाने लगी, लेकिन डेंजल बार बार उसे नजरअंदाज करता रहा। अचानक जी वहां पहुंच गई और उस लड़की पर चिल्ला पड़ी। डेंजल बीच में आया और लड़की का बचाव करने लगा। जी को लगा कि डेंजल अपनी गर्लफ्रेंड को प्राथमिकता दे रहा है और उसी की वजह से बच्चे को अपनाने से इनकार कर रहा है। उसने डेंजल को जबरदस्ती रोका और कहा, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, आप जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, ठीक से उससे बात करो। बाद में जी फिर से डेंजल को समझाने लगी कि बच्चे को अपनाना उसकी जिम्मेदारी है। लड़की बस रोती रही। जी का दिल पसीज गया। वो उसे चुप कराने लगी। तभी उसे पता चला कि डेंजल अनाथ है, उसका कोई परिवार नहीं है। यही वजह थी कि डेंजल उसके अपने साथ नहीं रखना चाहता था। जी जितना हो सका उसे दिलासा देती रही, लेकिन हालात इतने भारी हो गए कि सब संभालना मुश्किल लगने लगा। क्लास में भी डेंजल उस लड़की को अनदेखा करता रहा। जी सोचने लगी कि आखिर उसे कैसे समझाया जाए। उसने एंजेलो से मदद लेने का सोचा, लेकिन उसे इस झमेले में घसीटना आसान नहीं था। फिर उसके दिमाग में यूरी आया, पर यकीन नहीं था कि वो मानेगा। आखिरकार उसे डेविड याद आया, शायद वही डेंजल से बात कर सके। जी तुरंत डेविड को ढूंढने गई। दोनों ने साथ में खाना खाने का फैसला किया। मजाक में डेविड ने कहा, चलो डेट पर चलते हैं। साई ने ये सुन लिया और आसमान सिर पर उठा लिया। शुरू में किसी ने भरोसा नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे सब मानने लगे कि ये सच है। कई लोग इससे परेशान दिखे, खासतौर पर केफिर। कुछ वक्त बाद तीनों साथ में अम्यूजमेंट पार्क गए। राइड्स पर चीखे, हंसे, खूब मजे की, लेकिन ऐसे ही को चक्कर आने लगे और इसी बात पर उसकी जी से बहस हो गई। फिर दोनों बच्चे जैसे पार्क में एक दूसरे के पीछे भागने लगे। साई दोबारा राइड पर जाना चाहता था, लेकिन सबने तय किया कि पहले कुछ खा लिया जाए। इस बीच जी और डेविड साथ बैठे। उसे ये उम्मीद नहीं थी। असल में जी उससे गंभीर बात करना चाहती थी, खासतौर पर यह जानना कि क्या उसकी गर्लफ्रेंड सच में प्रेग्नेंट है। वो नहीं चाहती थी कि किसी को सच्चाई पता चले, लेकिन उसे शक था कि डेंजल ने क्रिस को किसी सुनी हुई बात की वजह से ठुकरा दिया है। उसे समझ आ गया कि डेंजल इस कदम को उठाने में जूझ रहा है। जब क्लास ये सब तमाशे की तरह देख रही थी, जी सोच रही थी कि आखिर कौन उसे समझा पाएगा। तभी डेविड ने बताया कि असल में सारे क्लासमेट छुपकर उन्हें देख रहे हैं। उन्हें सामने लाने के लिए उसने जी से कहा, आंखें बंद करो। जैसे ही जी ने आंखें बंद की, छुपे हुए सारे क्लासमेट सामने आ गए। इसी मौके का फायदा उठाकर डेविड ने उसे छू लिया और जैसे ही वो उसे किस करने वाला था, सब लोग दौड़ पड़े और उसे रोक लिया, क्योंकि उसकी पहले से एक गर्लफ्रेंड थी। इससे जबरदस्त ड्रामा खड़ा हो गया। उसी समय ऐसे आई और बाकी सब भी आ जाते हैं और डेविड को डांटते हैं कि उसने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की। बाकी क्लासमेट तो खास तौर पर बहुत गुस्से में होते हैं। उसे लगता है कि डेविड को ऐसा करने का कोई हक नहीं था। डेविड की प्रतिक्रिया देखकर सब समझ जाते हैं कि वह जितना दिखा रहा था उससे कहीं ज्यादा परेशान है, खासकर इसलिए क्योंकि केफिर पहले ही जी के काफी करीब आने लगा था। कुछ देर बाद सब लोग एक हॉन्टेड हाउस में जाने का फैसला करते हैं। जी बुरी तरह डर जाती है और अंदर जाने से मना कर देती है, लेकिन सब जोर डालते हैं। याद के लिए वे साथ में तस्वीरें खिंचवाते हैं। अंदर जाते ही जी का डर और बढ़ जाता है, खासकर इसलिए क्योंकि वह साई के साथ फंस जाती है। सच कहें तो कोई भी डरावने घरों का आदी नहीं था। एक एक करके सबको अलग अलग डरावने अनुभव होते हैं। जी खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश करती है और एसएयू साई का हाथ कसकर पकड़ लेती है, जबकि शॉन खुद भी किसी तरह खुद को संभाल रहा होता है। चलते चलते वे एक ऐसे हिस्से में पहुंचते हैं जहां सब अचानक फिर से डर जाते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि उनकी एक दोस्त गायब हो गई है। वह अकेली ही अंदर कहीं खो गई थी। जी तब और घबरा जाती है जब उसे एक वैम्पायर दिख जाता है। वह बेकाबू होकर रोने लगती है। वह जगह उसके पुराने जख्मों और यादों को जगा देती है, जिससे उसका डर और गहरा हो जाता है। जी को जबरदस्त पैनिक अटैक आ जाता है। केफिर तुरंत उसके पास आता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। जी पहले ही अंदर जाना नहीं चाहती थी और अब वह डर से पूरी तरह टूट चुकी होती है। केफिर उसके पास ही रहता है, उसे शांत करता है और भरोसा दिलाता है कि वह उसे कहीं छोड़कर नहीं जाएगा। आखिरकार वह उसे लेकर हॉन्टेड हाउस से बाहर निकल आता है, लेकिन अचानक जी फिर से अकेले भाग जाती है। वह और केफिर एक दूसरे को आवाज देने लगते हैं। जी खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन जगह अब भी डरावनी लग रही होती है। तभी केफिर उसे ढूंढ लेता है और बिना कुछ कहे उसे कसकर गले लगा लेता है। जी भी उसे जकड़ लेती है। उस पल साफ हो जाता है कि केफिर सच में उससे बहुत प्यार करता है। हालांकि जैसे ही उनके दोस्त वहां पहुंचते हैं, दोनों तुरंत अलग हो जाते हैं। वापस ग्रुप में आते ही सब उनका मजाक उड़ाने लगते हैं और मान लेते हैं कि उनके बीच कुछ न कुछ जरूर हुआ है। जी फिर से झूलों पर जाना चाहती है। शुरुआत में केफिर मना कर देता है, लेकिन जब वह देखता है कि जी कितनी खुश होना चाहती है तो वह सिर्फ उसकी खुशी के लिए मान जाता है। वह उस पल को सबके साथ एंजॉय करने का फैसला करता है, लेकिन यूरी ये सब दूर से देख रहा होता है और अंदर ही अंदर चिढ़ता जा रहा होता है। केफिर बार बार जी के करीब आ रहा है और यह बात यूरी को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वह भी जी से प्यार करता है। अपनी बारी का इंतजार करते हुए जी नोटिस करती है कि यूरी वहां मौजूद कुछ लोगों को जानता है। वे लोग उसे काफी पसंद करते हैं और यूरी जल्दी से वहां से हट जाता है। इसी बीच एक नया ग्रुप दूसरों को मना लेता है कि उन्हें लाइन में आगे जाने दिया जाए। यह देखकर जी को हैरानी होती है। उसे लगता है कि ये लोग थोड़े पागल हैं, लेकिन बात मनवाने में माहिर है। वहीं केफिर सिर्फ एक प्यारी सी मुस्कान से ही अपना काम निकलवा लेता है, यह दिखाते हुए कि वह हालात को कितनी आसानी से अपने हिसाब से मोड़ सकता है। आखिरकार सब फेरिस व्हील पर बैठते हैं। केफिर जिद करता है कि वह जी के पास बैठेगा, जिससे बाकी लोग नाराज हो जाते हैं क्योंकि उनके लिए सीट नहीं बचती। चारों साथ में झूला लेते हैं। जी को लगने लगता है कि शायद यूरी यहाँ उस लड़की के सामने अपने दिल की बात कहने आया है जिसे वह पसंद करता है, लेकिन वह खुद ही इसे मजाक समझकर टाल देती है। वे साथ में तस्वीरें लेते हैं, लेकिन यूरी और चिढ़ जाता है क्योंकि केफिर लगातार जी के बहुत पास रहता है। तभी अचानक फेरिस व्हील ऊपर हवा में खराब होकर रुक जाता है। जी घबरा जाती है और तुरंत केफिर से चिपक जाती है, उससे कुछ करने को कहती है। वे काफी देर तक वहीं फंसे रहते हैं जब तक समस्या ठीक नहीं हो जाती। इसी
दौरान एरिस का फोन आता है। वह परेशान होता है कि जी को इतना समय क्यों लग रहा है और एंजेलो से कहता है कि जाकर देखे, लेकिन जी के फोन उठाने से पहले ही केफिर उसका फोन ले लेता है, जिससे एरिस और चिढ़ जाता है। एरिस पहले से ही केफिर को पसंद नहीं करता था और यह बात हालात को और बिगाड़ देती है। आखिरकार एरिस खुद ही जी को लेने आ जाता है, जबकि यूरी अब भी नाराज रहता है। दूसरी तरफ बाकी स्टूडेंट्स शहर में घूमते रहते हैं, गेम खेलते हैं और खूब मजे करते हैं। इसी बीच आतिशबाजी शुरू हो जाती है। जी उन्हें देखकर पूरी तरह खो जाती है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वह बिल्कुल एक मासूम बच्चे जैसी लगती है जो शुद्ध खुशी से भरा। केफिर की नजरें उससे हट ही नहीं पाती। जी इधर उधर घूमती रहती है और ज्यादा देखने के लिए बेताब रहती है। वह तस्वीरें लेना चाहती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसका फोन अभी भी केफिर के पास है। इस बात पर दोनों के बीच बहस हो जाती है। उसी छीना झपटी में जी अचानक केफिर की बाहों में गिर जाती है। वह खुद को अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन केफिर उसे जाने नहीं देता। फिर यूरी भी जानबूझकर उन दोनों के ऊपर गिर जाता है। गुस्से में आकर जी वहां से चली जाती है, जबकि बाकी लोग उनका मजाक उड़ाते रहते हैं। थोड़ी ही देर बाद एरिस वहां पहुंचता है और साफ दिखाई देता है कि वह इस बात से बहुत चिढ़ा हुआ है कि जी केफिर के इतना करीब कैसे आ गए। एरिस जी को चेतावनी देते हैं कि वह सेक्शन ई के किसी भी लड़के के साथ न जुड़े और न ही केफिर के लिए कोई भावना पाले। यह सुनकर जी सोच में पड़ जाती है। उसे अब तक के सारे पल याद आने लगते हैं, कैसे केफिर हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहा, कितनी बार उसने उसकी मदद की बिना कुछ मांगे। लेकिन फिर भी जी अपने दिल की आवाज को नकार देती है और खुद से झूठ बोलते हुए वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद वह अचानक खुद को डेविड के घर पर पाती है। उसका घर देखकर जी हैरान रह जाती है। वहीं डेविड के पिता भी मौजूद होते हैं और तुरंत डेंजल को बुला लेते हैं। जी को वहां देखकर डेंजल भी चौंक जाता है, लेकिन वह समझ जाता है कि जी कुछ कहना चाहती है। माहौल धीरे धीरे भारी और तनावपूर्ण हो जाता है। तभी डेंजल अपनी सच्चाई सबके सामने रख देता है। वह बताता है कि वे लोग बहुत सादा और मुश्किल जिंदगी जीते हैं। घर चलाने के लिए सबको काम करना पड़ता है। उसने हमेशा इसी वजह को आगे रखकर अपनी गर्लफ्रेंड ग्रेस से दूरी बनाए रखी। वह मानता है कि वह और ग्रेस एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वह कभी इस रिश्ते को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाया। उसे हर वक्त अपराध बोध रहता है, खासकर इसलिए क्योंकि ग्रेस उसके लिए महंगे तोहफे खरीदती रहती है। वह चाहता था कि उनका रिश्ता छुपा रहे, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद वह बुरी तरह फंस गया। न जिम्मेदारी उठा पा रहा था और न ही उसे खोने की हिम्मत कर पा रहा था। वह स्वीकार करता है कि वह ग्रेस से बहुत प्यार करता है, लेकिन अंजाम से डरता है। उसी पल ग्रेस वहां पहुंच जाती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। जी उसे रोते हुए देखती है और उसके दर्द को गहराई से समझ जाती है। उसे एहसास होता है कि ग्रेस को उसी इंसान ने सबसे ज्यादा चोट दी है जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करती है। भावनाओं से टूटकर ग्रेस वहां से भाग जाती है और सीधे केफिर से टकरा जाती है। केफिर उसके पीछे दौड़ता है और जी भी उनके पीछे पीछे जाती है। जब जी उस जगह पर केफिर को देखती है तो वह उसे एकटक देखती रह जाती है। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन वह खुद को संभालती है और आगे बढ़ती रहती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी भावनाएं उस पर हावी हो जाएं। डेंजल की गर्लफ्रेंड छत के किनारे खड़ी होती है, कूदने को तैयार। सब लोग घबराकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। जी सबसे आगे बढ़कर उससे गिड़गिड़ाती है कि वह ऐसा न करे। तभी केफिर कुछ ऐसा कह देता है जिससे जी सन्न रह जाती है। वह सबको पीछे हटने के लिए कहता है और उसे अकेला छोड़ देने को कहता है। आखिरकार केफिर की बात सही साबित होती है। डेंजल की गर्लफ्रेंड एक पल के लिए हिचकिचाती है और फिर सीधे डेंजल की बाहों में गिर पड़ती है। डेंजल उसे कसकर पकड़ लेता है और वादा करता है कि वह अब कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। वह पल इतना भावुक होता है कि वहां खड़े हर इंसान को अपनी तन्हाई महसूस होने लगती है। अगले दिन स्कूल में यूरी देखता है कि जी कुछ परेशान सी लग रही है। वहीं दूसरी तरफ फेलिक्स बहुत गुस्से में होता है। उसका भाई डेंजल की वजह से बड़ी मुसीबत में फंस गया था और उसे लगता है कि कोई उसकी परवाह नहीं कर रहा। बाद में जी उसे उसके गुप्त बास्केटबॉल स्पॉट पर खेलते हुए देखती है। जब वह उसका हौसला बढ़ाती है तो फेलिक्स झल्ला उठता है। वह कहता है कि वह सबके दखल से थक चुका है। थोड़ी देर बाद वह माफी मांगता है और मान लेता है कि वह बस बहुत ज्यादा दबाव में है। जी उससे फेस्टिवल के बास्केटबॉल इवेंट में शामिल होने को कहती है, लेकिन वह डेंजल से दुश्मनी की वजह से मना कर देता है। डेंजल और फेलिक्स के बीच बढ़ता तनाव पूरे ग्रुप को परेशान करता है, खासकर यूरी को, जिसे जी और फेलिक्स की नजदीकी बिल्कुल पसंद नहीं आती। कुछ देर बाद जी एक मैकेनिक एसआई पर सीन और उसके दोस्त से टकराती है। वे मजाक करते हैं कि जी और सीन को फेस्टिवल के कॉस्ट्यूम कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहिए। माहौल हल्का हो ही रहा होता है कि अचानक एक गैंग जी को अगवा कर लेती है। जल्द ही सच्चाई सामने आती है। इस सब के पीछे राम का हाथ होता है। वह ग्रुप को एक वीडियो भेजता है जिसमें वह उन्हें चिढ़ाता है और शर्त रखता है कि जी को बचाने के लिए सिर्फ 4 लोग ही आ सकते हैं। यह देखकर यूरी गुस्से से पागल हो जाता है और पास रखी कुर्सी तोड़ देता है, जबकि केफिर उसे समझाता है कि गुस्सा बाद में निकालना, अभी ताकत बचाकर रखो। केफिर, साई, डेविड और यूरी चारों जी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में यूरी केफिर से जी को लेकर सवाल करता है। इशारों इशारों में कहता है कि शायद उसके दिल में जी के लिए कुछ है। केफिर साफ मना कर देता है, लेकिन उसकी आंखें सच छुपा नहीं पाती। जब वो लोग ठिकाने पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि राम ने जी को बंधक बनाया हुआ है। देखते ही देखते जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों तरफ से और लोग भी पहुंच जाते हैं। केफिर किसी तरह जी तक पहुंचता है, लेकिन तभी उस पर हमला हो जाता है। राम उसका मजाक उड़ाता है, उसे कमजोर कहता है। ये सब देखकर जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। केफिर उसे हिम्मत देता है, भरोसा दिलाता है कि वो उसे बचा लेगा, लेकिन राम लगातार जहर उगलता रहता है। अचानक जी के अंदर कुछ टूट जाता है। वो खुद को आजाद कर लेती है और राम के सिर पर जोर से वार करती है। राम गुस्से में पलटकर उसे थप्पड़ मार देता है। उसी पल जी के अंदर कुछ बदल जाता है। अब वो डरती नहीं, वो राम को जमीन पर गिराकर बेरहमी से पीटना शुरू कर देती है। जब राम पूरी तरह टूट जाता है, केफिर दौड़कर जी को अपनी बाहों में भर लेता है, उसे कसकर पकड़ता है, उसके आंसू पोंछता है और उसके माथे पर हल्का सा किस करता है। मुस्कुराकर कहता है, मुझे जलन बहुत जल्दी होती है। तभी बाकी लोग वहां पहुंच जाते हैं। जी और केफिर को साथ देखकर यूरी का चेहरा अचानक सख्त हो जाता है। जी को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। केफिर उसके पास ही बैठा रहता है, बस उसके होश में आने का इंतजार करता हुआ। थोड़ी देर बाद जी के कजिन्स एंजेलो वहां आते हैं और केफिर को अलग ले जाकर उससे निजी बात करते हैं। अंदर आइरिस जी के पास बैठा होता है, मन ही मन दुआ कर रहा होता है कि वो जल्दी होश में आ जाए। जैसे ही वो उसके माथे को छूता है, जी की पलकें हिलती हैं। शायद उसकी वो मशहूर भौहें सच में जादू करती हैं। लेकिन होश में आते ही जी सबसे पहले केफिर का नाम लेती है। वो अंदर आता ही है कि एंगेलो अपने भाई को बाहर ले जाकर अलग से बात करने लगता है। अंदर कमरे में सारे लड़के जी के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। साई हमेशा की तरह ज्यादा ड्रामेटिक हो जाता है, रोते हुए उससे चिपक जाता है। जी आंखें घुमाकर कहती है, बस कर, इतना ड्रामा मत कर। बाहर एंजेलो अपने भाई को डांट रहा होता है कि जब जी किडनैप हुई थी तब वो कुछ नहीं कर पाया, जबकि उसे बचाने वाला केफिर तो उसका अपना भी नहीं है। जाने से पहले जी का कजिन एंजेलो केफिर को चेतावनी देते हैं, उसका ध्यान रखना। तभी आइरिस हैरान रह जाता है जब जी
की माँ उसकी बुआ वहाँ पहुंचती है। वो उसे गले लगाती है लेकिन आयरिस उसे ठुकरा देता है। वो सख्त आवाज में पूछता है इतने सालों बाद अब क्यों आई हो। वो कहती है कि वो अपनी बेटी को देखने आई है और अपनी आने वाली शादी की खबर देने। आयरिस तंज कसते हुए हंसता है। एक और शादी, कितने आदमी बदलोगी। वो उससे पूछती है कि क्या उसने जी को उनके परिवार का वो सच बताया है। आयरिस का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो कहता है अभी नहीं, सही वक्त आने पर। जो भी वो राज है साफ है बहुत बड़ा है। अगले दिन जी उदास मन से स्कूल आती है लेकिन उसके शोरगुल वाले दोस्त उसे चुपचाप दुखी रहने ही नहीं देते। उसे खुश करने के लिए वो लोग उसके लिए एक प्यारी सी मिठाई लाते हैं। जी मुस्कुरा देती है लेकिन जैसे ही खाने की कोशिश करती है उसे एहसास होता है कि उसके हाथ अभी भी बहुत दर्द कर रहे हैं। यूरी मौके का पूरा फायदा उठाते हुए उसके हाथ दबाने की पेशकश करता है और जरूरत से कहीं ज्यादा देर तक उसके हाथ पकड़े रहता है। मजाक करते हुए कहता है वैसे मेरे हाथ भी दुख रहे हैं और हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। इसी बीच लड़के फिर से फेस्टिवल की बातें करने लगते हैं। कोई सुझाव देता है कि कॉस्ट्यूम कॉन्टेस्ट के लिए जी और साई को जोड़ी बनानी चाहिए। जी को यह भी पता चलता है कि ये लोग पहले एक बैंड में थे तो वो कहती है कि क्यों ना सिंगिंग कॉन्टेस्ट के लिए फिर से बैंड बना लिया जाए। तभी केफिर अंदर आता है और जो वो देखता है उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। यूरी अभी भी जी के हाथ पकड़े हुए हैं। केफिर साफ तौर पर चिढ़ा हुआ लगता है। वो सीधे कहता है जी मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। यूरी का चेहरा उतर जाता है। वो समझ जाता है कि क्या चल रहा है। केफिर जी को एक छिपे हुए म्यूजिक रूम में ले जाता है जो पुरानी तस्वीरों, यादों और ट्रॉफियों से भरा हुआ है। जी हैरान रह जाती है लेकिन तभी उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ती है उसके अंकल की। केफिर उसे बताता है कि उसके कजिन कभी उनके सेक्शन के मशहूर लीडर हुआ करते थे। फिर मुस्कुराकर पूछता है कि अब जब वो भी इस ग्रुप का हिस्सा है तो क्या वो अपनी तस्वीर भी यहाँ लगाना चाहेगी। वो हंसता है और बिना किसी वजह के जी का दिल एक पल के लिए जोर से धड़क उठता है। वो कुछ सेकंड उसे बस देखती रहती है फिर थोड़ा अजीब सा महसूस करते हुए शुक्रिया कह देती है। क्लास में वापस आते ही पूरा हंगामा मच चुका होता है। लड़कों ने जी के लिए वेलकम बैक पार्टी रख दी होती है। म्यूजिक, डांस, सब कुछ। यूरी गाना गा रहा होता है। लड़के बेल्ट लपेटे पागलों की तरह नाच रहे होते हैं। क्या स्कूल अचानक नाइट क्लब बन गया है। सबसे बुरी बात ये कि वो सब अच्छे भी लग रहे हैं। जी जोर जोर से हंसने लगती है, खासकर तब जब साई गाना शुरू करता है। लेकिन असली आफत तब आती है जब काइफर भी शामिल हो जाता है। वो अपनी जैकेट उतारता है, नाचते हुए सीधा जी की तरफ देखता रहता है और हम सब जानते हैं इसका क्या मतलब होता है। जी पूरी तरह घबरा जाती है और कहती है तुम लोगों का बैकअप डांसर के तौर पर भविष्य तो पक्का है। इसके बाद फेस्टिवल के काम बांटे जाते हैं, गाना, सफाई और डांस। जी सोचती है कि साई डांस और कॉस्ट्यूम दोनों कॉन्टेस्ट कैसे संभालेगी लेकिन लड़के उसे भरोसा दिलाते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। फिर सब यूरी को सिंगिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए उकसाने लगते हैं क्योंकि उसकी आवाज सबसे अच्छी। यूरी कहता है कि वो इसके बारे में सोचेगा। बाद में वो जी से पूछते हैं कि वो घर किसके साथ जाएगी, यूरी या केफिर के साथ। किसी एक को चुनने से बचते हुए जी समझदारी से अकेले जाने का फैसला करती है। अगले दिन जी आइसक्रीम लेने एक दुकान पर रुकती है। तभी एक आदमी उसका नाम लेकर बुलाता है। वो उसे जानता लगता है लेकिन जी उसे पहचान नहीं पाती। वो आदमी बताता है कि वो कभी उसकी माँ का पति हुआ करता था। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और माफी मांगता है कि बचपन में उसने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। वो कबूल करता है कि माँ को छोड़कर नई जिंदगी शुरू करने के बाद उसे हमेशा पछतावा रहा। लेकिन असली बात यह है कि जी को वो आदमी याद ही नहीं। घबराकर वो अपना हाथ छुड़ाती है और वहाँ से भाग जाती है। क्योंकि ये शहर छोटा है, यूरी अपनी बेहद महंगी कार में उसी वक्त वहाँ से गुजर रहा होता है। वो गाड़ी रोकता है और जी को गले लगा लेता है, उसे शांत करने की कोशिश करता है। जी उसे बताती है कि उसकी जिंदगी के कुछ हिस्से उसे याद ही नहीं है। यूरी उसे समझाता है कि कभी कभी दर्दनाक यादों को भूल जाना भी एक तरह का वरदान होता है। जी आंसू पहुंचने के लिए जेब से टिश्यू निकालती है। तभी उसकी नजर उस टिश्यू पर पड़ती है, वही टिश्यू जो केफिर ने उसे किडनैपिंग के वक्त दिया था। इतना सब झेलने के बाद भी वो पल आज भी उसके दिल में ताजा है और वो जानती है क्यों। क्योंकि वो पल केफिर की वजह से था। फिर हम फेस्टिवल में जी को बेहद खुश देखते हैं। वो सबसे ज्यादा जोर से चीयर करती है। वो अपना समय एंजॉय कर रही होती है। तभी डेविड और कॉल आकर उसे छेड़ते हैं और उसका खाना छीनने की कोशिश करते हैं। जी उन्हें डांटते हुए कहती है कि वो इतने अमीर हैं कि अपना खाना खुद खरीद सकते हैं। दोनों हंसते हुए चले जाते हैं। तभी जी को एहसास होता है कि वो अकेली है, बिल्कुल एक आम सिंगल इंसान की तरह। मूड ठीक करने के लिए वो आइसक्रीम लेती है और एक गेम स्टॉल को देखती है जिसे वो खेलना चाहती है। उधर केफिर चुपचाप उसका वीडियो बना रहा होता है। पहले तो जी को चिढ़ होती है लेकिन फिर केफिर देखता है कि जी की नजर एक टेडी बेयर इनाम पर टिकी हुई है। वो जी के लिए वो टेडी जीतने की कोशिश करता है लेकिन अफसोस बुरी तरह हार जाता है। थोड़ा शर्मिंदा होकर बात संभालने के लिए वो जी से वादा करता है कि आने वाली म्यूजिक कॉम्पिटिशन वो सिर्फ उसके लिए जीतेगा। उसी रात जी और केफिर की साथ में सिक्योरिटी ड्यूटी होती है। जी अपनी पसंदीदा धुन हल्के हल्के गुनगुना रही होती है लेकिन जैसे ही केफिर उसकी माँ के बारे में पूछता है जी का मूड बदल जाता है। वो उस बारे में बात नहीं करना चाहती। केफिर इसके उलट अपनी भावनाएं खुलकर बताता है। तभी अचानक एक क्लासमेट लड़खड़ाता हुआ उनकी तरफ आता है। उसका बर्ताव अजीब सा होता है। जब वो उसके पास जाते हैं तो पास ही एक डरावनी गुड़िया दिखाई देती है और बस दोनों की चीख निकल जाती है। यहाँ तक कि केफिर जो खुद को बेखौफ दिखाने की कोशिश करता है वो भी डर के मारे भाग खड़ा होता है। अगले दिन स्कूल की बास्केटबॉल टीम का मुकाबला एक राइवल टीम से होता है। शुरुआत में उनकी टीम संघर्ष करती है। जी जो यूरी और केफिर के बीच बैठी होती है मजाक करती है कि वो कितनी लकी है जो दो हैंडसम लड़कों के बीच बैठी है। जब आखिरकार फाउल कॉल होता है तो उनकी टीम को गेम पलटने का मौका मिलता है। जी देखती है कि फिलिक्स खेलने के लिए कितना बेचैन है। वो कोच को मना लेती है कि उसे खेल दिया जाए। फिलिक्स मैदान में उतरता है और आखिरी सेकंड्स में जीत दिलाने वाला शॉट मार देता है। टीम खुशी से उछल पड़ती है। सब फिलिक्स को कंधों पर उठा लेते हैं। जी भी उस पल को अपने लकी चार्म्स, केफिर और यूरी के साथ एंजॉय करती है। बाद में डॉर्म में लड़के आने वाले परफॉर्मेंस के लिए डांस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। साई साफ तौर पर नर्वस दिख रहा होता है लेकिन जैसे ही उसकी क्रश रॉकी वहां आती है वो अचानक कॉन्फिडेंस से भर जाता है और उसे डेट पर ले जाता है। जी ये सब देखती है और एक बार फिर उसे सिंगल होने की चुभन महसूस होती है। उसी वक्त उसका एक्स सेलेम उसके पास आता है और एक एहसान मांगता है लेकिन जी उसे इग्नोर कर देती है। इधर फिलिक्स जी को धन्यवाद देता है कि उसी की वजह से उसे खेलने का मौका मिला। वो जी को बास्केटबॉल कैप्टन की एक सीक्रेट पार्टी का न्योता देता है। अगले दिन डांस कंपटीशन शुरू होता है। उनके डॉर्म की टीम जबरदस्त परफॉर्मेंस देती है। फेस्टिवल की होस्ट जो अपनी बदमाशी के लिए मशहूर है पहले तो उन्हें इसलिए बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है क्योंकि वो सब उसके ही स्कूल के हैं। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि टीम का नाम जी वॉरियर्स से है वो जी का मजाक उड़ाने लगती है। पता चलता है कि ये नाम केफिर और यूरी ने चुना था। जी सन्न रह जाती है लेकिन टीम पहले ही स्टेज पर होती है इसलिए उसके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। सबको चौंकाते हुए उनका परफॉर्मेंस हिट हो जाता है। ऑडियंस तालियां बजाते हैं लेकिन वो बुली होस्ट फिर भी उनकी तारीफ नहीं करती। फिर भी उनकी परफेक्ट परफॉर्मेंस ये साबित कर देती है कि वो बेहतरीन परफॉर्मर्स में से थे। इसके बाद सिंगिंग कंपटीशन शुरू होता है। रॉकी अपनी खूबसूरत आवाज से सबको मंत्रमुग्ध कर देती है। भीड़ में जी यूरी और केफिर के साथ हाथ पकड़े खड़ी होती है क्योंकि
जाहिर है वो हमेशा दो लड़कों के बीच ही होती है। रेकी के खत्म करते ही जी साई को ढूंढने लगती है, इस बात से खींचकर कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को अकेला छोड़ गया। फिर केफिर की बारी आती है और वो जी को हैरान कर देता है। वो वही गाना गाता है जो जी का फेवरेट है, वही जो उसने कुछ दिन पहले उसे बताया था। जैसे जैसे वो सुनती है, केफिर से जुड़ी यादें उसके दिमाग में केफिर से जुड़ी सारी यादें एक साथ उमड़ने लगती हैं और तभी उसे एक चौंकाने वाला एहसास होता है, उसे केफिर पसंद है। केफिर की परफॉर्मेंस बिल्कुल परफेक्ट होती है, जज हो या दर्शक सब उसके दीवाने हो जाते हैं। परफॉर्मेंस के बाद यूरी बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में जी से कहता है कि केफिर ने ये गाना खास उसके लिए चुना था। थोड़ी देर बाद केफिर खुद आता है, हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है थैंक यू तो बनता है ना। जी शर्माते हुए बस कुछ बुदबुदाती है। केफिर उसे और चिढ़ाता है। घबराकर जी कोई बहाना बनाती है और जल्दी से वहां से निकल जाती है। उस रात सिक्योरिटी ड्यूटी के दौरान जी यूरी से कबूल करती है कि वो किसी ऐसे इंसान के लिए भावनाएं महसूस कर रही है जिसने उसे पहले चोट पहुंचाई थी। यूरी शांति से कहता है दिल को रोका नहीं जा सकता। जी मजाक में उसे एक्सपर्ट कहती है और पूछती है कि क्या वो खुद किसी से प्यार करता है। यूरी सच स्वीकार कर लेता है, लेकिन कहता है कि जिस लड़की से वो प्यार करता है उससे इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं है। जी सीधी बात कहती है तो आगे बढ़ जाओ, लेकिन यूरी मना कर देता है। वो खास है, वो बस इतना कहता है और हम सब समझ जाते हैं वो किसकी बात कर रहा है। अगले दिन ऐसे ही आए एक कॉम्पिटिशन के लिए लड़की का गेटअप पहनकर आता है। सब लोग हंसने लगते हैं। वहीं जी लड़कों के कपड़ों में तैयार होकर अपने एक्स की मां का मैसेज देखती है कि फिर हमेशा की तरह नाक में दम करने वाला बनता है और उसका फोन उठा लेता है, लेकिन उसकी प्राइवेसी का सम्मान करते हुए कॉल खुद अटेंड कर लेता है। बाद में यूरी की सोलो परफॉर्मेंस से ठीक पहले बड़ा हादसा हो जाता है, उसका म्यूजिक गायब हो जाता है। फेस्टिवल की बुली इस बात पर खुश हो जाती है, लेकिन यूरी की टीम समय पर उसे एक गिटार पकड़ा देती है। यूरी स्टेज पर जाता है और दिल छू लेने वाली परफॉर्मेंस देता है। वो एक रोमांटिक गाना गाता है, चारों तरफ कपल्स एक दूसरे को गले लगाने लगते हैं। फिर जी के पास झुककर धीरे से कहता है वो अपनी पसंद की लड़की के लिए गा रहा है। जी सन्न रह जाती है, दिल भारी हो जाता है, वो वहां से चुपचाप चली जाती है। यूरी उसे जाते हुए देखता है, उसकी आंखों में साफ निराशा होती है। बाहर जी को डेंजल की एक्स रोती हुई मिलती है। उसे पता चलता है कि डेंजल सिर्फ अपने बच्चे की वजह से उसका ख्याल रख रहा है, लेकिन दोबारा रिश्ता जोड़ने से इनकार कर चुका है, जबकि वो अब भी उससे प्यार करती है। जी चुप नहीं रह पाती, सबके सामने डेंजल से सवाल करती है। भावुक होकर डेंजल मान लेता है कि उसे लगता है उसकी एक्स कभी उसे माफ नहीं करेगी, लेकिन तभी वो लड़की आगे बढ़ती है और कहती है मैं तुमसे अब भी प्यार करती हूँ, अगर तुम वापस आओगे तो मैं माफ कर दूंगी। दोनों फिर से एक हो जाते हैं और आसपास खड़े लोग और भी अकेले और सोच में डूबे हुए महसूस करते हैं। जी खुद अपनी भावनाओं में उलझी हुई होती है। आखिरकार वो अपने एक्स की मां को जवाब देती है और उसे अस्पताल देखने जाने का फैसला करती है। जब वो होश में आता है तो सबसे पहले उसी के बारे में पूछता है, लेकिन जी को याद ही नहीं कि उनके बीच क्या हुआ था। वो उसका हाथ पकड़कर उसे रुकने की भीख मांगता है। जी घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। उसकी बहन उसके पीछे आती है और जी पर आरोप लगाती है कि उसी की वजह से उसका भाई इस हालत में है। जी और ज्यादा उलझ जाती है। स्कूल लौटकर सीएनए उस पर गुस्सा करता है कि वो कंपटीशन में क्यों नहीं आई, क्योंकि उसे कॉल्स इग्नोर करने पर डांटता है। हद से ज्यादा थकी हुई जी टूट पड़ती है। वो चिल्लाकर कहती है कि वो हर वक्त सबके लिए मौजूद नहीं रह सकती। वो खुद को कमरे में बंद कर लेती है, पूरी तरह भावनात्मक रूप से खाली। लेकिन यूरी जो हमेशा दूसरों का ख्याल रखने वाला है उसे अकेला नहीं छोड़ता। वो उसके पास बैठता है और उसे गिटार बजाना सिखाने लगता है। दोनों बहुत पास बैठे होते हैं। हवा में अजीब सा तनाव भर जाता है। उसे देखते देखते खो जाती है। यूरी धीरे धीरे उसकी तरफ झुकता है। सब साफ है, ये पल किस दिशा में जा रहा है। तभी अचानक केफिर वहां आ जाता है। उसके हाथ में एक ट्रॉफी होती है। उनकी टीम ने बेस्ट बैंड का अवार्ड जीता होता है और वो ट्रॉफी जी को देने आया था, जैसा उसने वादा किया था। लेकिन अब वो वहीं खड़ा रह जाता है, जमे हुए कदम। नजरें उस सीन पर टिकी हुई। जी घबरा जाती है। उसे लगता है कि शायद वो भावनात्मक तौर पर धोखा दे रही है। यूरी और केफिर के बीच फंसी हुई जी अपना बैग उठाती है और भाग जाती है। पीछे रह जाते हैं यूरी और केफिर एक दूसरे को देखते हुए बिना कुछ कहे। हवा में तूफान साफ महसूस होता है। ये लव ट्रायंगल अब फटने ही वाला है। जी खुद को एक अजीब सी जगह पर पाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो पूरी तरह भटकी हुई है। बस कुछ धुंधली सी यादें जो धीरे धीरे लौटने की कोशिश कर रही हैं। उसे याद आता है कि वो बदमाश उसके बहुत ज्यादा करीब आ रहा था। यह ख्याल आते ही उसका खून खौल उठता है। डर उसे जकड़ लेता है। अगर उसकी यादें सच हुई तो वह झुंझलाहट में अपना सिर कसकर पकड़ लेती है, बाल नोचते हुए खुद को याद करने पर मजबूर करती है और फिर सब कुछ साफ होने लगता है। यूरी के करीब आने के बाद जब खिफर ने उन्हें साथ देखा था वह भाग गई थी। अगले दिन वह फेलिक्स के साथ उस पार्टी में गई जहां जाने का उन्होंने प्लान बनाया था। फेलिक्स बहुत खुश था। उसका दिल से शुक्रिया अदा कर रहा था। उसकी वजह से ही उसने दोबारा बास्केटबॉल खेलना शुरू किया था। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे कुछ अजीब सा लगा। लोगों की नजरें, उनका व्यवहार, सब कुछ असहज था। तभी को सामने आया ऐसे स्वागत करता हुआ जैसे यह जगह उसी की हो। तभी पता चला कि कोई मेहमान नहीं बल्कि उसी घर का मालिक और पार्टी का होस्ट था। वह पहले से ही नशे में था। खुद पर उसका कोई काबू नहीं था। अंदर का माहौल पूरी तरह बेकाबू था। शोर, हंगामा, पागलपन। जी किसी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन भीड़ में वह खुद को बेवकूफ सी महसूस करती है। वो माइक पकड़कर फेलिक्स का धन्यवाद करता है, कहता है कि जीत उसी की वजह से हुई। पूरा कमरा तालियों और शोर से गूंज उठता है। लोग फेलिक्स के साथ फोटो लेने लगते हैं। उधर जी भूख से परेशान थी। खाना ढूंढते ढूंढते उसे मिल ही गया। उसने कुछ वियतनामी लोगों को रेमन खाते देखा और मजाक में कहा मुझे यहाँ समझो ही मत, और प्लेट उठाकर भाग गई। आगे बढ़ते हुए उसने मीका को एक अजीब आदमी के साथ देखा। उसे गुस्सा आ गया। गद्दार, अगर एलेक्स को पता चला तो जानती हो वो क्या करेगा। आदमी मुड़ा और जी सन्न रह गई। वो एलेक्स था, नकली मूंछ और गंदे कपड़ों में छुपा हुआ। उसने बताया कि उन्हें पार्टी में आने से बैन किया गया था, इसलिए ऐसे छुप कर आना पड़ा। अगर खैफर को पता चला तो वह कभी नहीं छोड़ेगा। वैसे भी उसे को बिल्कुल पसंद नहीं था। एलेक्स ने सलाह दी कि 30 मिनट और रुककर फेलिक्स को लेकर निकल जाना, इससे पहले कि हालात बिगड़े। जी मान गई। उसने खाना मीका को दे दिया और बाथरूम चली गई। वापस आते समय एक घटिया आदमी उसके बहुत करीब आने लगा। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती वो बीच में आ गया और उसे रोक दिया। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, उसने मीठी आवाज में कहा। धीरे धीरे बातों में उलझाते हुए उसने उसे एक ड्रिंक पकड़ा दी और अनजाने में जय ने एक घूंट ले लिया। फिर सब कुछ घूमने लगा। नीचे उसे फेलिक्स जमीन पर पड़ा मिला, बुरी तरह पीटा हुआ, अधमरा। उन्होंने हमें फंसा लिया। वह बुदबुदाया, सब प्लान था, तुम्हें भागना होगा। लेकिन इससे पहले कि वह पूरा कह पाता जी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह गिर पड़ी। जब उसे होश आता है तो वह सिर्फ यहीं तक याद कर पाती है, आगे कुछ नहीं। डरी हुई और परेशान वह घर छोड़ने का फैसला करती है। सब कुछ अजीब तरह से साफ सुथरा था, कोई शोर नहीं, कोई इंसान नहीं। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट होती है। वह चौंक कर मुड़ती है। एक नौजवान खड़ा था, कुछ खिफर जैसा। वह कहता है उसके छोटे भाई को जाकर देखो। बताता है कि कॉल और उसका दोस्त स्विमिंग पूल के पास है। बाहर जाकर वह सबको बैठे देखती है। सब हंस रहे थे सिवाय फेलिक्स के, जो पिछली रात की मार से टूट चुका था। जी दौड़कर उसके पास जाती है। वह बताता है कि असल में उसी ग्रुप ने उन्हें बचाया था। तभी पीछे से यूरी और केफिर आ जाते हैं। खिफर बाहें बांधे ठंडी आवाज
आवाज में पूछता है, तुम कल रात उस पार्टी में क्यों गई थी? मुझे याद नहीं। जी सच स्वीकार करती है। और तुम लोगों को पता कैसे चला? एलेक्स ने मैसेज किया। वह कहता है वह तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा था, उसका दिल नरम है, इसलिए उसने सबको इकट्ठा किया और वहां पहुंच गया। जी का गुस्सा फूट पड़ता है। ठीक है, मुझमें से किस हरामखोर ने मेरे कपड़े बदले और किसी ने मुझे देखा? फिर मुस्कुराता है। रिलैक्स, हमने कुछ खास नहीं देखा। वह आगे कुछ बताने से इनकार कर देता है। साफ है कि उसे उसकी हालत मजेदार लग रही थी। जी उन सब के बीच खड़ी थी, इन हैंडसम मुसीबतों के बीच, समझ नहीं पा रही थी किसे घूरे। बैठ जाओ सब, कोई कहता है। जिस तरह से यह देख रही है लगता है अभी खाई जाएगी। फिर वे लोग पिछली रात की पूरी कहानी बताते हैं। वे पार्टी में पहुंचे, हर जगह जी को ढूंढा लेकिन वह नहीं मिली। तभी आयरिस आया और समझ गया कि वह गायब है। उसने फेलिक्स से पूछताछ की और पता चला कि को उसे ले गया था। आयरिस ने जरा भी देर नहीं की। उसने को के दोस्तों को धमकाया जब तक उन्होंने जगह नहीं बता दी। फिर उसने सबको पीछे रहने को कहा क्योंकि आगे खून खराबा होने वाला था। उसके लोग फेलिक्स को बाहर ले गए और बाकी को के गुंडों को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। ऊपर पहुंचे तो देखा आयरिस पहले से ही वहां था। आयरिस ने को कॉलर से पकड़ रखा था और बिना रुके उस पर घूं से बरसा रहा था। वो कमीना उसे छूने की कोशिश कर रहा था। आयरिस गुस्से से घुर रहा है। उसने बाकी लोगों को यकीन दिलाया कि जय बिल्कुल सुरक्षित है, फिर खुद अंदर जाकर उसे कपड़े पहना। आखिर वह उसका कजिन जो था। बाद में जब सबने जय की हालत देखी तो गार्ड्स ने सलाह दी कि हालात और बिगड़ने से पहले उसे वहां से ले जाया जाए। हमेशा की तरह सज्जन खिफर ने जी को गोद में उठाया और अपने घर ले आया। इसी तरह वह यहाँ पहुंची थी। अब प्रेजेंट में सब लोग उसके चारों ओर खड़े थे। यूरी जानबूझकर मुस्कुराया। तुझे वो पसंद है ना? उसने खिफर को चिढ़ाने के लिए कहा। खिफर ने आंखें घुमाई। तू बेवकूफ है। यूरी रुका नहीं। तू इतना डरपोक है कि अपने जज्बात मान ही नहीं सकता। फिर उसने सुझाव दिया कि हालात खतरनाक होने से पहले खिफर जी को अपनी प्लानिंग से बाहर रखे। लेकिन हमेशा की तरह जिद्दी खिफर ने अपने जज्बात मानने से इनकार कर दिया। मुझे उससे प्यार नहीं है, उसने सख्ती से कहा। मैं अपने प्लान पर ही टिका रहूंगा। उसके हाथ में पकड़ा कप इतना जोर से दबा कि दरार पड़ गई। उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। यूरी कुछ पल चुप रहा, सोचों में खोया हुआ। उसे याद आया जब वह एच के साथ ड्यूटी पर था, जी ने सीधे उससे पूछा था, क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ है? उसने गहरी सांस ली थी। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन सच कबूल भी नहीं कर सकता। मैं इसे नकार भी नहीं रहा। बस मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। जी उस पल कुछ बोल ही नहीं पाई थी। तो फिर अब क्या हम हमेशा इसी तरह एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे? लेकिन उसने बात को वहीं छोड़ दिया था। अब हालात उलट थे। खिफर चुपचाप खींच रहा था क्योंकि जी उसकी तरफ ध्यान देने के बजाय फेलिक्स की चिंता कर रही थी। फेलिक्स अपराध बोध से भरा हुआ था। मुझे माफ कर दो, उसने कहा। मैं तुम्हें उस पार्टी में ले गया और इतनी परेशानी हो गई। हमेशा की तरह नरम दिल वाली जी ने उसे माफ कर दिया। तभी कैफिर का छोटा भाई उन्हें नाश्ते के लिए बुलाने आया। सब अंदर चले गए सिवाय फेलिक्स के, जो डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहा था। तू सच में बुरा दिख रहा है, किसी ने बड़बड़ाया। अंदर जाने से पहले जी ने यूरी से पूछा कि कोकी का हाथ कैसे घायल हुआ। यूरी ने बताया कि कोकी ने गुस्से में आकर शीशा तोड़ दिया था। फिर उसने चेतावनी दी, खिफर के भाई से दूर रहना, वो खिफर से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन जी के मन में बस एक ही ख्याल आया, नामुमकिन, उस बदमाश से बुरा कोई हो ही नहीं सकता। डिनर से ठीक पहले जी की नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी। केफिर का सबसे छोटा भाई, तेज नजरें, समझदार दिमाग। उसने तुरंत केफिर को चिढ़ाया, वाह अपनी गर्लफ्रेंड ले आए हो। पता चला कि यह बच्चा भी अपने बड़े भाई जितना ही चालाक है और ऊपर से यूरी की छोटी बहन को डेट कर रहा है। बस फिर क्या था, सबने उसकी टांग खिंचाई शुरू कर दी। इतनी जल्दी ये सब ज्यादा नहीं हो गया? जी बेचैन होने लगी। उसे जल्दी निकलना था। उसे पता था कि उसका परिवार परेशान हो रहा होगा। कोकी ने उसे तसल्ली दी कि सबको पता है वह कहाँ है। माहौल हल्का करने के लिए यूरी ने छोटे भाई को फोन पकड़ा दिया। मेरी बहन को कॉल कर। वह हंसते हुए बोला, वो तुम्हें याद कर रही है। क्या हमने इस बारे में पहले बात नहीं की? तू अभी बहुत छोटा है इन सब बकवास के लिए। फिर वह बाकी लोगों की तरफ मुड़ा। असल समस्या तो तुम लोग हो ससे, इनको सपोर्ट करके। कमीने कहीं के। अगले दिन स्कूल में छुट्टियों से पहले टर्म की आखिरी क्लास थी। स्कूल की तरफ से विदाई हो रही थी। स्टूडेंट्स खुश थे, खासतौर पर जी। उसने एआई से पूछा, सच में एग्जाम टॉप किया? वह लापरवाही से बोला, मुझे क्या फर्क पड़ता है। जी ने उसे फेलियर कह दिया। नामुमकिन है कि तुझे फुल मार्क्स आए हो। तो शर्त लग गई, अगर उसने टॉप किया तो जी उसे अपने पैसों से डिनर पर ले जाएगी। से ने मुस्कुराकर दांव बढ़ा दिया। ठीक है, मैं बाल डाई कर लूंगा। जी ने टोका, स्कूल में बाल रंगना मना है। अच्छा, तो यूरी को कैसे परमिशन है? उसने पलट कर कहा। तब से ने बताया, वो उसके नेचुरल बाल है। जय दंग रह गई। फिर उसने एक और शर्त रखी, अगर मैंने टॉप किया तो तुम्हें हम में से अपने फेवरेट को चुनकर सबके सामने किस करना होगा। और जी माना थी। जी मान गई। उसी रात वह बच्चों की कॉस्ट्यूम पार्टी में जाती है। सही जो दिल से अब भी बच्चा है, बच्चों के साथ खेलते हुए बेहद खुश था। तभी जी की नजर एक ऐसे लड़के पर पड़ी जो बिल्कुल खिफर के छोटे भाई जैसा दिखता था। वह कंफ्यूज हो गई लेकिन नजरअंदाज कर दिया। मुड़कर देखा तो असली वाला पीछे खड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने ठंडे लहजे में पूछा। जी ने मजाक करने की कोशिश की लेकिन वह सख्ती से बोला, हम इतने करीबी नहीं है, और उसके हाथ से कैंडी छीन ली। उसी वक्त केफिर अंदर आता है और केफिर ताना मारते हुए कहता है कि अगर जेबें भर ही ली हैं तो और भी भर लो। फिर पूछता है कि उसने उसे ढंग से कुछ सिखाया नहीं क्या? छोटा भाई पलटकर जवाब देता है कि आपने मुझे पाला ही कहाँ है। घर की इस हल्की सी तकरार को देखकर जी मन ही मन सोचती है कि अच्छा है ये सब घर पर ही निपटे। कुछ देर बाद कोकी चला जाता है और स्काई लौटता है जो एक छोटी बच्ची से कैंडी चुरा लाया होता है। जाहिर है परेशानी खड़ी हो जाती है जब उस बच्ची का पिता गुस्से में आकर उनका सामना करता है। लेकिन मामला तब अजीब मोड़ ले लेता है जब वही आदमी जी पर डोरे डालने लगता है और उसे बाहर चलने के लिए पूछता है। केफिर तुरंत बीच में आ जाता है और सख्त आवाज में कहता है कि तमीज में रहो, दिख नहीं रहा कि मैं यहीं खड़ा हूँ। वह आदमी हंसते हुए पूछता है कि क्या वह उसका पिता है। केफिर हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है कि उससे भी बदतर, मैं उसका पति हूँ। यह सुनते ही वह आदमी पूरी तरह सन्न रह जाता है और बिना कुछ कहे वहां से भाग जाता है। यहाँ तक कि यह भी भूल जाता है कि वह किस बात पर नाराज था। उधर जी सीना पकड़ लेती है और मन में सोचती है कि क्या उसने सच में यही सुना। केफिर उसे बताता है कि किको को उसकी हरकतों की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया है और फिर याद दिलाता है कि उसने पहले ही कहा था उससे दूर रहने को। इसके बाद वह कह देता है कि अब से मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। यह सुनकर जी पूरी तरह हक्का बक्का रह जाती है और सोचती है कि यह पति किस दुनिया से आया है। केफिर उसे शोर से दूर किसी शांत जगह ले जाने की पेशकश करता है। बाद में लौटकर वह कहता है कि वह इंतजार करे और उसके लिए ड्रिंक लाता है। तभी एक घटिया आदमी जी के पास आने की कोशिश करता है लेकिन उससे पहले कि वह पास पहुंच पाए नीली आंखों वाला एक आकर्षक युवक बीच
बीच में आकर उसे धक्का दे देता है। जब वह अपना नाम बताता है तो जी चौंक जाती है क्योंकि उनका सरनेम एक ही होता है। वह मुस्कुराकर कहता है कि उसके मन में बहुत सवाल होंगे लेकिन उन्हें बाद के लिए बचा कर रखे और उसका नंबर लेकर चला जाता है। केफिर वापस आता है और जी को ड्रिंक पकड़ाता है। दोनों साथ बैठकर परफॉर्मेंस देखने लगते हैं। एक लड़की की नजर बार बार केफिर पर जाती है जिससे जी को जलन होती है, लेकिन वह खुद को संभाल लेती है और तय करती है कि इसे जाहिर नहीं होने देगी। उधर साई बेझिझक दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट कर रहा होता है जिसे देखकर जी खींच जाती है और सोचती है कि अगर रॉकी यहाँ होती तो अब तक उसे कॉलर से पकड़ लेती। झुंझलाकर जी केफिर को हल्का सा धक्का देती है और कहती है कि अगर डांस करना है तो कर लो, तुम्हें तो डांस पसंद है। केफिर कुछ कह पाता उससे पहले ही एक लड़की उसका हाथ पकड़कर उसे डांस फ्लोर पर खींच लेती है। जी एक तरफ खड़ी रह जाती है, अजीब और असहज महसूस करते हुए। वह थोड़ा नाचने की कोशिश करती है लेकिन उसका डांस बिल्कुल बेतरतीब होता है, जैसे बस हाथ पांव हिल रहे हो। लेकिन केफिर की नजर में वही नजारा सबसे मजेदार होता है। वह मुस्कुराते हुए उसके पास आता है और कहता है कि मेरे साथ नाचो। दोनों अभी ताल में आने ही वाले होते हैं कि म्यूजिक बदल जाता है और स्लो डांस शुरू हो जाता है, सिर्फ कपल्स के लिए। तभी केफिर आगे बढ़ता है और पूछता है कि क्या मैं ये डांस ले सकता हूँ। जी एक पल के लिए रुकती है, फिर धीरे से सिर हिला देती है। वह अपने हाथ उसके कंधों पर रखती है। उसके दिल में एक ख्याल उभरता है, शायद मैं उसे बहुत बहुत लंबे समय से पसंद करती हूँ। केफिर अपनी हथेली उसकी कमर पर रखता है और उसे अपने और करीब खींच लेता है। पल और गहरा हो जाता है। जी खुद को पूरी तरह उस एहसास में खो देती है और आखिरकार उसका सिर उसके कंधे पर टिक जाता है। तभी अचानक केफिर उसका ठोड़ी हल्के से ऊपर उठाता है और उसके माथे पर एक प्यारा सा किस करता है। उसी पल जी को एहसास होता है मैं उससे प्यार करती हूँ। जैसे ही केफिर और पास झुकता है स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और हालात को और भी मुश्किल बना देता है। अब वह जी को उनकी शर्त याद दिलाएगा, सबके सामने उसका फेवरेट चुनने और उसे किस करने की। हम देखते हैं कि मेन किरदार रोमांस और तितलियों वाले एहसास में डूबे खड़े हैं और उनकी आंखों में वो चमक है जिसे देखकर हर सिंगल इंसान के दिल में हल्की सी चुभन जरूर होती है। इसके बाद जी घर जाती है और अब शुरू होता है वो फेज जिसे हम क्रश वाली अजीब सी हरकतें कह सकते हैं। दोनों एक एक शब्द बोलते हैं और फिर शर्मा जाते हैं, बस किसी तरह साथ खड़े रहने के बहाने ढूंढते रहते हैं। जब वह उसे गुड नाइट कहता है तो जी घबराकर जवाब देती है यूट्यूब, और हमारा लड़का वहीं पिघल जाता है। वह पास आता है नहीं और पास और बूम, उसके माथे पर फिर से एक किस। रुको रुको, ये क्या चल रहा है? ये एक शरीफ लेडी की शरीफ समरी है। इस सब के बाद जी अपने जज्बातों को लेकर काफी कंफ्यूज हो जाती है। जब केफिर घर से निकलता है तो आइरिस बाहर आकर उसे देर से आने पर डांट देता है। जी गुस्से में कहती है तुम मेरे पापा नहीं हो, मुझसे ऐसे बात मत करो। वह बात को टाल देता है और बस अंदर चलने को कहता है, लेकिन जी और टूट जाती है क्योंकि आज तक उसे नहीं पता कि उसका असली पिता कौन है। कमरे में जाकर उसे केफिर का एक नया मैसेज मिलता है। वह उसका हाल चाल पूछ रहा होता है। खुशी से वह बिस्तर पर कूदने लगती है और उसे थैंक यू कहते हुए स्वीट ड्रीम्स लिखती है। कुछ सेकंड बाद उसके अंदर की आवाज बोलती है खुद को संभाल लड़की, क्या सच में तू सॉफ्ट हो रही है? ये हमारा स्टाइल नहीं है। तभी एक और मैसेज आता है, इस बार यूरी का। वह पूछ रहा होता है कि क्या उसने अपनी छुट्टियों की प्लानिंग कर ली है, लेकिन जी उसे इग्नोर कर देती है, एकदम जवाब नहीं देती। कसम से यहाँ चप्पल फेंकने का मन करता है। कोई रेड हेयर्ड क्यूटी को कैसे इग्नोर कर सकता है। थोड़ी देर बाद तीसरा मैसेज आता है। अब तो लगने लगता है जैसे ये कोई शो का एपिसोड ही है। मैसेज में लिखा होता है कि सोमवार को स्कूल के बाद उससे मिलना है। जी चौंक जाती है। जब वह वजह पूछती है तो उसे बताया जाता है कि उसके परिवार और उसके भाई से जुड़ी कुछ जानकारी है। अब वह और भी ज्यादा उलझ जाती है। अगले दिन स्कूल में रिजल्ट लगने वाला होता है। हॉलवे में पूरी अफरा तफरी मची होती है। हर डिपार्टमेंट के बच्चे इकट्ठा होते हैं। तभी एक लड़का, उसका क्लासमेट, बेचारी शक्ल बनाकर पैसे उधार मांगता है। उसका ध्यान खींचने के लिए वह उसकी तारीफ करने लगता है और सच में काम कर जाता है। जी मान जाती है कि वह अगले दिन पैसे ले आएगी। वह कहती है कि पहले अपना रिजल्ट देख ले, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा होती है। लड़का सबको हटने के लिए चिल्लाता है। लगता है उस डिपार्टमेंट के लड़के काफी कॉन्फिडेंट हैं। खैर जी खुशी मना रही होती है क्योंकि वह पास हो गई होती है 44.5 नंबर के साथ। लेकिन तभी उसे साई के साथ हुई डील याद आ जाती है। उसका दिल धक धक करने लगता है क्योंकि पूरे डिपार्टमेंट में सिर्फ वही है जिसे पूरे 100 नंबर मिले हैं। वह पीछे से आता है, उसे पकड़ता है और कहता है पकड़ लिया। जी हैरान होकर पूछती है तूने ये कैसे कर लिया? तू तो पढ़ाई में ढीला है। वह मुस्कुराकर कहता है असल में मैं जीनियस हूँ, बस जब मन नहीं होता तो पढ़ाई मुश्किल लगती है, लेकिन जब ठान लेता हूँ तो हासिल कर लेता हूँ। वह उसे उनकी डील याद दिलाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी यूरी आता है और उससे पूछता है तुमने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? वह साफ तौर पर परेशान और नाराज होता है। जी के पास कोई जवाब नहीं होता तो वह एक क्यूट सी हरकत करती है और वहाँ से भाग जाती है। जब वह क्लासरूम पहुंचती है तो अचानक उसकी टक्कर केफिर से हो जाती है। वह जल्दी से अपना बैग पकड़ती है और निकलने की कोशिश करती है। कल रात जो हुआ था उसकी वजह से अब भी अजीब सी झिझक बनी हुई होती है, लेकिन केफिर उसे रोक लेता है। वह कुछ कहने ही वाला होता है कि जी उसे तुरंत शश कर देती है ताकि कोई कुछ समझ न पाए। तभी उसकी नजर साई पर पड़ती है और वह उसे बहाना बनाकर उसके पास चली जाती है। दोनों बहुत धीमी आवाज में बात करते हैं, बिल्कुल छुपकर, लेकिन अब बाकी सारे स्टूडेंट्स पूरी तरह उन्हीं पर फोकस कर चुके होते हैं और बिना शर्म के कान लगाकर सुन रहे होते हैं। तभी ऐसे जो हमेशा ज्यादा बोलने वाला होता है सबके सामने उनकी डील उगल देता है और जोर से कह देता है कि जी को आज किसी को किस करना है। बस फिर क्या, सारे लड़के जोश में आ जाते हैं। हर कोई खुद को तैयार करने लगता है जैसे कोई मुकाबला शुरू हो गया हो। जी गुस्से में चिल्ला उठती है मेरी रेपुटेशन, क्या मजाक कर रहे हो? और इस सब के लिए साई को मार देती है। इसके बाद सारे लड़के तय करते हैं कि जिसे भी वह चुनेगी बाकी सब मिलकर उसे सबक सिखाएंगे। अब हर कोई दूसरों से बेहतर दिखने की कोशिश करने लगता है। आखिरकार वह उसे चुन लेती है। बाकी लड़के चुपचाप खड़े रह जाते हैं जैसे उनकी आंखें पूछ रही हो क्या हम इतने भी अच्छे नहीं थे? तभी केफिर सबको चुप कराता है और कहता है कि जी जिसे चाहे चुन सकती है और कोई उस पर दबाव नहीं डालेगा। सबसे ज्यादा खुश यूरी होता है, खासतौर पर तब जब जी उसकी तरफ चलने लगती है। केफिर यह देखकर जलन महसूस करता है, लेकिन तभी जी सबको चौंका देती है। वह सीधे डेविड के पास जाती है और उसके गाल पर किस कर देती है क्योंकि वही अकेला होता है जो सो रहा होता है और इस पूरे ड्रामे में शामिल ही नहीं था। वह उससे वादा करती है कि बाद में सब समझा देगी। तभी सारे लड़के डेविड के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं और उसे अच्छी खासी पिटाई कर देते हैं। अचानक जी के फोन पर एक मैसेज आता है, ये पर्सी का होता है। वह उसे आज मॉल में मिलने के लिए कहता है और सख्त हिदायत देता है कि किसी को मत बताना। जी जल्दी जल्दी वहाँ पहुंचती है, लेकिन पहुंचते ही पर्सी का कॉल आता है। वह कहता है कि अब वह उससे नहीं मिल सकता क्योंकि उसने समझौते का पालन नहीं किया और लोगों को साथ ले आई। उसे पूरी प्राइवेसी चाहिए होती है। वह यह भी बताता है कि सारे टॉक्सम लड़के उस पर नजर रखे हुए हैं। इसी मौके पर जी उससे पूछती है कि क्या फीलिक्स का भाई बदल गया है? वह कहता है हाँ। यह सुनकर जी सन्न रह जाती है क्योंकि सब यही मानते थे कि वह मर चुका है। पर्सी कहता है कि ये बहुत लंबी कहानी है और मिलने पर सब बताएगा। फिर जी उससे फिर पूछती है क्या तुम मेरे भाई हो? वह जवाब देता है तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे पास ही था, बस तुम समझ नहीं पाई। यह सुनते ही जी जोर जोर से रोने लगती है। उसकी भावनाएं पूरी तरह
तरह टूट जाती है। लड़के तुरंत बीच में कूद पड़ते हैं। कौन है जो तुमसे बात करके तुम्हें परेशान कर रहा है? अभी ढूंढते हैं उसे। जी उन पर चिल्लाती है और कहती है कि मेरे मामले में दखल मत दो और मुझ पर नजर रखना बंद करो। वह बताती है कि वह पर्सी से मिलने आई थी, लेकिन उन्हीं की वजह से वह नहीं आया। जैसे ही वे पर्सी का नाम सुनते हैं, सब सन्न रह जाते हैं। वे सब घर लौटते हैं और पुरानी तस्वीरें निकालते हैं। फेलिक्स एक फोटो की तरफ इशारा करता है और जी कहती है, हाँ यही पर्सी है। अब साफ हो जाता है कि लड़के कोई बहुत बड़ा राज छुपा रहे हैं। आखिरकार वे सच बताने को तैयार हो जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि पहले यूरी के फिर आयरिस और पर्सी की एक टीम हुआ करती थी। एक दिन पर्सी ने सबको गाड़ी चलाने के लिए बाहर चलने को कहा। सब डरे हुए थे क्योंकि किसी को भी ढंग से ड्राइविंग नहीं आती थी। घूमने के बाद आयरिस जल्दी लौटना चाहता था क्योंकि उन्होंने उसके भाई की गाड़ी बिना पूछे ले ली थी, लेकिन पर्सी जिद करता है कि थोड़ी देर और रुकते हैं। वापसी में झगड़ा हो जाता है और अचानक भयानक कार एक्सीडेंट हो जाता है। यूरी और केफिर गाड़ी से कूदकर बच जाते हैं। बाकी लोग बाहर फेंक दिए जाते हैं। वे आयरिस को बचा लेते हैं, लेकिन पर्सी कहीं नहीं मिलता। सब मान लेते हैं कि वह मर चुका है। अब लड़कों को शक है कि पर्सी बदला लेने के लिए लौटा है, खासतौर पर आयरिस से, और इसी वजह से वह जी के करीब आने की कोशिश कर रहा है। वह उसे इस्तेमाल कर सकता है। वे जी से गुजारिश करते हैं कि पर्सी से दूर रहे। वह वादा करते हैं कि उसकी हिफाजत करेंगे और किसी को उसे चोट नहीं पहुंचाने देंगे। फेलिक्स उन पर चिल्लाता है क्योंकि पर्सी उसका भाई है। जी उसका दर्द समझती है और उसे भरोसा दिलाती है कि अगर पर्सी उससे बात करेगा तो वह उसे सब बताएगी। घर पहुंचने के बाद जी बहुत बेचैन हो जाती है। वह सारी रात ओवरथिंक करती रहती है। तभी पर्सी का कॉल आता है। वह कहती है कि उसे सच पता चल गया है और पूछती है कि क्या वह उसे आयरिस से बदला लेने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पर्सी कसम खाकर कहता है कि वह ऐसा इंसान नहीं है और जल्द ही उसे पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। पूरी रात जागने की वजह से अगले दिन जी क्लास में सो जाती है। फिर मौका देखकर उसकी हंसती हुई फोटो खींच लेता है। अचानक जी जाग जाती है और फोन वापस लेने के लिए उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन वह लड़का बहुत लंबा होता है। हर बार बच निकलता है। बाकी सारे लड़के ये सब देखकर जोर जोर से हंसते रहते हैं। सिर्फ यूरी नहीं हंसता। उसके चेहरे पर साफ जलन दिख रही होती है। आखिरकार जी किसी तरह फोन छीन लेती है और स्टोरी डिलीट कर देती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसमें उसकी फोटो के साथ साथ और भी लड़कियों के साथ फोटो होती है। उसका चेहरा उतर जाता है। वह परेशान भी होती है और जलन भी महसूस करती है। अब वह उससे दूर जाना चाहती है। वह अपना बैग उठाती है और दूसरी तरफ जाकर यूरी के पास बैठ जाती है। तभी केफिर बोलता है, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे हूँ, और आकर उसके पास बैठ जाता है, जैसे कह रहा हो तुम मुझसे बच नहीं सकती। तीनों ऐसे कुर्सियां बदलते रहते हैं जैसे म्यूजिकल चेयर चल रही हो। तभी टीचर क्लास में आ जाते हैं। आखिर में जी को बीच में बैठना पड़ता है, लेकिन वह अपनी कुर्सी जानबूझकर यूरी की तरफ सरका लेती है। यूरी इस मौके का फायदा उठाकर और पास आ जाता है, लेकिन केफिर उन्हें चैन से नहीं रहने देता। वह भी धीरे धीरे पास खिसकाता है। इस क्लास में डिसिप्लिन और मोरल्स गए कहां? लेसन शुरू होता है। टीचर एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताते हैं। सारे स्टूडेंट्स एक्साइटेड हो जाते हैं सिवाय जी के। उसे कुछ समझ ही नहीं आता। यूरी उसे समझाता है कि स्कूल उस यूनिवर्सिटी का विजिट अरेंज कर रहा है ताकि स्टूडेंट्स वहां का माहौल देख सकें। अगर पसंद आए तो एडमिशन भी ले सकते हैं। जो जाना चाहता है उसे एक फॉर्म भरना होगा। जी फॉर्म ले लेती है। केफिर सो रहा होता है तो वह उसका फॉर्म उठाकर उसके हाथ पर फेंक देती है। साफ है उसे ज्यादा पसंद नहीं है। प्यारा सा यूरी मुस्कुराकर कहता है, जब सो रहा है तभी बदला ले लो। वह उसे एक पेन पकड़ाता है। जी केफिर को देखते हुए कहती है, भगवान ने तुम्हें इतना हैंडसम बनाया है, डिजर्व तो करते हो। और उसके चेहरे पर एक भयानक सी मूंछ बना देती है। पूरी क्लास हंसी से गूंज उठती है। जैसे ही केफिर की नींद खुलती है, सब अचानक चुप हो जाते हैं। वह जी से पूछता है, तुमने कुछ किया है? जी मासूमियत से कहती है, बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे ही वह फोन में अपना जोकर सा चेहरा देखता है, वह कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी नेकदिल यूरी जी को पकड़कर रोक लेता है ताकि केफिर भी उसके चेहरे पर ड्रॉ कर सके। जी गुस्से में बोलती है, वाह यही है मेरा साथ देने का तरीका। और केफिर उसके चेहरे पर भी एक बेवकूफ सी मूंछ बना देता है। फिर वह बाकी हंसते हुए स्टूडेंट्स के पास भी घूमने लगता है। इसी बीच जी उस लड़के से मिलती है जिसे उसने पैसे उधार दिए थे और उसे पैसे पकड़ा देती है। जब वह पूछती है कि पैसे क्यों चाहिए, तो वह कहता है कि इमरजेंसी है और कसम खाता है कि लौटा देगा। वह चोर नहीं है। जी जवाब देती है, हाँ सब यही कहते हैं, देखते हैं। जब वह घर पहुंचती है तो हैरान रह जाती है। वहाँ उसके कुछ क्लासमेट्स होते हैं, बोली मीका और एला से और एला। जैसा कि उम्मीद थी, मीका उसे तंग करने लगती है। तभी गार बीच में आकर चिल्लाता है, सच में हमारी लड़की का अपमान करोगी? मीठी सी एला उसे उनके साथ खाने का न्योता देती है, लेकिन जलन महसूस कर रही जी मना कर देती है और कहती है कि उसका पेट भरा है। जैसे ही वह मुड़ती है, वह तुरंत टेबल की तरफ भागती है क्योंकि वहाँ मिठाइयों की प्लेट रखी होती है। खाते खाते वह एला को देखती रहती है। सोचती है कि वह बिना किसी फिलर या बोटॉक्स के कितनी खूबसूरत है, रोते हुए भी कितनी प्यारी लगती है। कोई हैरानी नहीं कि सारे लड़के उसके पीछे पागल हैं। जी को लगता है कि वह उससे कभी मुकाबला नहीं कर सकती। उसे यकीन हो जाता है कि केफिर अब उससे प्यार नहीं करता। इतनी जल्दी कोई कैसे आगे बढ़ सकता है? उसका दिल टूट जाता है और वह रोने लगती है। तभी नौकरानी आती है और पूछती है, क्या खाना इतना खराब है? जी आंसू छुपाते हुए कहती है, नहीं, इतना टेस्टी है कि रोना आ गया। अगले दिन स्कूल में ऐसे ही उससे पूछता है कि क्या उसने यूनिवर्सिटी वाला फॉर्म जमा किया। वह कहती है 1 अभी नहीं। तभी एक अनजान नंबर से कॉल आता है। उसे लगता है पर्की होगा। उसे यकीन होता है कि ऐसा ही बहुत बड़ा गॉसिपर है, अगर उसे पता चला तो सब उड़ा देगा। इसलिए वह दूर जाकर कॉल उठाती है, लेकिन कॉल उस लड़के का होता है जिसे उसने पैसे दिए थे। वह फिर से पैसे मांगता है, कहता है कि बहुत बड़ी मुसीबत में है। जब जी उसका एड्रेस पूछती है तो वह कहता है किंग्सलैंड। उसी वक्त यूरी वहां से गुजरता है। जैसे ही वह यह नाम सुनता है, वह एकदम जम जाता है। और इससे भी बड़ा झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि जी वहां अकेले जाना चाहती है। वह उसे रोकता है और जिद करता है कि वही जाएगा, लेकिन जी मना कर देती है और कहती है, नहीं मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। जब वे वहां पहुंचते हैं तो गेट पर खड़ा गार्ड यूरी को पहचान लेता है। सफे इस जगह के कई राजूलस हैं। वे अपने फोन जमा कराते हैं और अंदर जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात एक अजीब से कपड़े पहने आदमी से होती है जिसका नाम है टाइगर। पता चलता है कि वही इस जगह का मालिक है। वह इतने सालों बाद यूरी को देखकर हैरान हो जाता है। वह कहता है, अच्छा हुआ तुम अपनी लड़की को भी लाए हो, उसे भी सच्चाई दिखेगी। वह जी से बातें करने लगता है। जी डर जाती है और यूरी की बाह कसकर पकड़ लेती है, छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। पता चलता है कि यह जगह जुए के लिए है। जो लोग हार जाते हैं और पैसे नहीं चुका पाते, उन्हें तेज और खतरनाक लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं। यूरी अपने दोस्त के कर्ज के बारे में पूछता है ताकि पैसे देकर उसे ले जा सके, लेकिन टाइगर मना कर देता है और कहता है, तुम नियम जानते हो, अगर उसे ले जाना है तो उसकी जगह तुम्हें लड़ना होगा। जी गिड़गिड़ाकर मना करती है, लेकिन यूरी अड़ जाता है। वह अपने दोस्त से कहता है कि जी को वहां से ले जाए और सुरक्षित रखे, क्योंकि जो होने वाला है वह गंभीर है। टाइगर उन्हें वीआईपी एरिया में ले जाता है जहां खाना रखा होता है। ठंडे स्वभाव वाला दोस्त खाने पर टूट पड़ता है, जबकि जी परेशान होकर सिर्फ यूरी के बारे में सोचती रहती है। वह कहती है, जब तक मुझे पता न चले कि वह ठीक है, मैं एक और भी नहीं खा सकती। टाइगर घमंडी अंदाज में उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। जी उसे बिल्कुल भाव नहीं देती जब तक वह यह नहीं कह देता कि वह उसके कजिन्स का पुराना दोस्त है और केफिर को
भी जानता है। यह सुनकर जी की दिलचस्पी बढ़ जाती है। वह खाने लगती है और कहती है, अच्छा फिर पूरी बात बताओ, बीच में मत छोड़ना। वह बताता है कि पहले केफिर और उसका गैंग यहाँ अक्सर आया करता था, लेकिन एक लड़की को लेकर उसकी और यूरी की लड़ाई हो गई और उसके बाद कोई वापस नहीं आया। गॉसिप लवर जी स्नैक्स उठाकर ध्यान से सुनने लगती है, लेकिन तभी उसका दोस्त उसे एम्बैरस कर देता है और कहता है कि तुम्हें भूख नहीं लगी है, तुम तो बस यूरी की फिक्र कर रही हो। यह सुनते ही जी को याद आता है कि इस वक्त यूरी शायद रिंग में लड़ रहा होगा। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है और वह सब कुछ छोड़कर उसे देखने के लिए दौड़ पड़ती है। इधर केफिर अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है, सामने ढेर सारा खाना रखा होता है, उसने जी के लिए भी कुछ बचाकर रखा होता है। वह उसे कॉल करता है लेकिन उसका फोन बंद आता है। वह बेचैन हो जाता है। उसके दोस्त नोटिस करते हैं और कहते हैं, तू इतना टेंशन में क्यों है, तुझे इतनी परवाह क्यों हो रही है। केफिर झुंझलाकर उन पर चिल्लाता है और कहता है कि सब कुछ कवर करो और पता लगाओ कि वह कहाँ है, क्योंकि उन्होंने उसका फोन हैक किया हुआ है। जब उसे पता चलता है कि जी टाइगर के साथ है तो वह सन्न रह जाता है। उधर यूरी पहले से ही रिंग में होता है। हमें पता चलता है कि उसकी पहली फाइट भी यहीं हुई थी, जब उसने एक लड़की के लिए केफिर से लड़ाई की थी। तब उसने जानबूझकर खुद को रोक लिया था और पहली ही चोट में गिर गया था ताकि केफिर जीत सके। लेकिन इस बार वह पीछे हटने वाला नहीं है। इस बार वह उसके लिए लड़ रहा है, गुस्से और जज्बात से भरा हुआ। वह एक ही चाल में मैच जीत लेता है। आखिरकार वह एक दमदार पति टाइप इंसान है। मैच के बाद वह सीधे जी के पास जाता है। जी पूरी तरह टूट चुकी होती है, रो रही होती है, उसके लिए परेशान। वह उस लड़के को पकड़ लेती है जिसने ये सारा ड्रामा खड़ा किया था और उसे मारने लगती है। जब यूरी ये देखता है तो वह उस ठंडे स्वभाव वाले लड़के को कॉलर से पकड़कर खींचता है, हमें बात करनी है। जैसे ही वह उसे वहां से ले जाता है, वह जी को गले लगा लेता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वह ठीक है और अब उसके लिए फिर कभी नहीं लड़ेगा। फिर वह वही कहानी कंफर्म करता है जो टाइगर ने बताई थी और साफ कह देता है कि अब उसे उससे कोई प्यार नहीं। वे जाने ही वाले होते हैं कि टाइगर उन्हें रोक लेता है। वह बताता है कि अभी एक और राउंड बाकी है, इस बार उसके परफेक्ट ओपोनेंट के साथ। वह किसी और का नहीं बल्कि केफिर का जिक्र कर रहा होता है और उसी पल केफिर वहां आ जाता है। केफिर उस आदमी पर चिल्लाता है जिसने उन्हें यहाँ लाया था, फिर जी का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगता है, लेकिन जी उसे रोक देती है। वह पूछती है, तुम मेरे पीछे क्यों आए, तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों है। केफिर कहता है, जब तुम मेरे पास नहीं होती मैं हर पल परेशान रहता हूँ। ये सवालों का वक्त और जगह नहीं है, हमें अभी निकलना होगा। कुछ लोग उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन बात केफिर की हो रही है। वह दरिंदे की तरह सबको गिरा देता है और उसका हाथ कसकर पकड़े हुए वहां से भाग निकलता है। जी नोटिस करती है कि गेट पर खड़ा गार्ड उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा है। सच कहें तो हम भी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन यूरी जो अकेला मुस्कुरा नहीं रहा, वहां अकेला खड़ा रह जाता है, ये महसूस करते हुए कि वह उसे भी खो रहा है। अगले दिन सब इकट्ठा होते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी विजिट पर जाना होता है। जी परेशान होती है क्योंकि उसने फॉर्म पर अपने पापा के साइन नकली किए होते हैं। वह नहीं चाहते थे कि वह जाए। तभी उसकी नजर साई पर पड़ती है जो टाई बांधने में पूरी तरह फेल हो रहा होता है। वह उसकी मदद करती है। बाकी लड़के भी मौका देखकर मदद मांगने लगते हैं और दिल की साफ जी सबकी मदद कर देती है। यूरी यह सब देखता है और खुद की टाई बांधने की कोशिश करता है लेकिन पूरी तरह बिगाड़ देता है। अचानक जी एक लड़के की गर्दन पर किस मार्क देख लेती है। वह कुछ कहने ही वाली होती है कि वह लड़का तुरंत उसे ढक लेता है और गिड़गिड़ाकर कहता है कि किसी को मत बताना। फिर वह यूरी के पास आती है, उसे हौसला देती है कि कम से कम उसने कोशिश तो की और उसकी टाई ठीक से बांध देती है। जी अपने सबसे खौश पल जी रही होती है जबकि केफिर जल रहा होता है। वह जानबूझकर अपनी सही बंधी टाई भी बिगाड़ देता है। तभी बस आ जाती है और सब चढ़ने के लिए दौड़ते हैं सिवाय केफिर के। वह जी से कहता है, मेरी टाई भी बांध दो। जी झुंझलाकर कहती है, क्या तुम बच्चे हो, मैंने तुम्हें अभी ठीक से बांधते देखा है। केफिर उसे छेड़ता रहता है। जी गाली देने ही वाली होती है लेकिन आखिरी पल में खुद को रोक लेती है और उसकी टाई बांध देती है। अचानक वह अपने दिल की भड़ास निकालते हुए गांठ बहुत जोर से कस देती है। फिर उसका आईडी कार्ड लगाती है और वहां से चली जाती है। केफिर मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे चलता है। यूनिवर्सिटी पहुंचकर जी एक प्रोफेसर को देखती है जिसका सरनेम उसके परिवार जैसा होता है। उसे लगता है कि वह उसे पहले देख चुकी है लेकिन ठीक से याद नहीं आता। वह परेशान हो जाती है और लड़के टेंशन में आ जाते हैं। यूरी पूछता है कि क्या पर्सी ने फिर से संपर्क किया और उसे परेशान किया। वह मना कर देती है। फिर वह उसे छोड़कर रॉकी के पास बैठ जाता है। फ्लेक्सी आता है और बताता है कि उसे इसी यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप मिली है। वह जी को धन्यवाद देता है क्योंकि इसकी वजह वही थी। जी खुशी से उसे गले लगाती है और उसे अपने पास बैठा लेती है जब तक केफिर आकर उसे हटा नहीं देता और खुद उसके पास बैठ जाता है। हमेशा की तरह जी बीच में फंस जाती है। ईमानदारी से कहें तो दाएं यूरी बाएं केफिर, पूरी फैंटेसी। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद निकलते वक्त जी फिर उसी प्रोफेसर को देखती है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है। वह फोन में पुरानी तस्वीरें देखती है और सच सामने आ जाता है, वह उसका पापा है। वह दौड़कर उसके पास जाती है। वह उसे पहचान लेता है और गले लगा लेता है। कहता है कि वह इस पल का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था और उससे माफी मांगता है। लगता है इसमें कोई बड़ा राजस है जो डायरेक्टर अभी नहीं खोल रहा। तभी आइरिस आता है और उसे जबरदस्ती वहां से खींच लेता है। वह उसके पिता को धमकी देता है कि अगर वह उसके पास आया तो पुलिस बुला लेगा। वह बताता है कि उसके और उसके अंकल के बीच पहले से एक समझौता था कि उसका पिता उससे दूर रहेगा। जी कुछ भी नहीं समझ पाती और बस अपने पिता के पास जाना चाहती है, लेकिन बर्फ जैसे दिल वाला आइरिस उसे रोक लेता है। केफिर गुस्से में उसे धक्का देता है और जी को बचाने के लिए सामने आ जाता है। बाकी लड़के भी उसके चारों ओर इकट्ठा होकर उसे संभालते हैं। घर पहुंचते ही जी अपने अंकल पर चिल्लाती है और जवाब मांगती है कि उन्होंने उसके पिता को उससे दूर क्यों रखा। अंकल कहता है, कल तक इंतजार करो, तुम्हारी माँ आ रही है, वही सब समझाएगी। जी चिल्लाकर अपने अंकल से कहती है कि उसकी माँ को आने मत देना क्योंकि वह उसे देखने की हालत में नहीं है। इतना कहकर वह रोती हुई सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में भाग जाती है। अगले दिन हम उसे केफिर के घर पर देखते हैं। उसे दिल हल्का करना था, किसी से बात करनी थी, लेकिन कोई मिला नहीं। सच में यूरी आखिर है कहाँ? वह घर देखकर हैरान रह जाती है। इतना बड़ा, इतना लग्जरी। वह पूछती है, ये घर किसका है? केफिर शांति से कहता है, मेरा है, किसी से उधार लिया हुआ नहीं, ये मेरा अपना घर है। फिर वह आधे मजाक आधे सीरियस लहजे में चेतावनी देता है, ज्यादा मत देखो, ये तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड की प्रॉपर्टी है और मुझे पसंद नहीं जब लोग इसे छूते हैं। वह उसके परिवार के बारे में पूछती है। केफिर का चेहरा सख्त हो जाता है। वह बताता है कि उसकी माँ मर चुकी है और उसके घटिया पिता ने तुरंत दूसरी औरत से शादी कर ली थी। केफिर यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपने पिता और सौतेली माँ को घर से निकाल दिया। आमतौर पर कहानियां उलटी होती हैं, लेकिन यहाँ केफिर
फिर ही मजबूत है, कंट्रोल में है। इसीलिए वह उससे पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो। जब उसे लगता है कि वह सवाल टाल रही है तो वह सुझाव देता है ट्रथ और डारे खेलते हैं। फायदा ये होता है जो सवाल का जवाब नहीं देगा उसके चेहरे पर कुछ बना दिया जाएगा। खेल शुरू होता है। फिर उससे उसकी माँ के बारे में पूछता है। वह साफ कह देती है कि वह अपनी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करती और उसके पास वापस जाना ही नहीं चाहती। अब उसकी बारी आती है। वह पूछती है क्या तुम भविष्य में कभी आइरिस से सुलह कर पाओगे। फिर चुप रह जाता है। वह खुश हो जाती है और पिछले टाइम की तरह उसके चेहरे पर मूंछ बना देती है। फिर वह उसके कान की बाली के बारे में पूछती है। फिर बताता है कि वह उसकी माँ की थी। जब पर्सी मरा था वह बहुत टूट गया था। एक दिन यूं ही उसकी माँ के कमरे में गया। वहाँ वह बाली मिली। उसने पहन ली और उसे लगा जैसे उसकी माँ अब भी उसके साथ है, उसे सहारा दे रही है। अब फिर उसकी बारी आती है। वह उससे उसके पिता के बारे में पूछता है। वह कहती है कि उसे कभी अपने पिता के साथ वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिला। फिर उसे सावधान करता है ध्यान रखना कभी कभी इंसान बाहर से बहुत अच्छा दिखता है लेकिन अंदर से जहरीला होता है, मेरे पिता की तरह। वह कहता है सारे मर्द पत्थर दिल होते हैं। वह हंसकर कहती है तो तुम भी उन्हीं में से एक हो। सवाल जवाब चलते रहते हैं और दोनों के चेहरे डूडल्स से भर जाते हैं। फिर जी उससे उसकी पहली मोहब्बत के बारे में पूछती है। जब वह कहता है कि वह वही बुली लड़की थी तो सब हैरान रह जाते हैं। जी पूरी तरह चौंक जाती है। क्या कैसे। वह समझाता है कि पहले वह लड़की अच्छी हुआ करती थी, बाद में बदल गई। जी उससे दूसरी बाली के बारे में पूछती है। वह बताता है कि वह उसने किसी और को दे दी थी। वह अंदाजा वह लगाती है लाया। फिर उससे यूरी के बारे में पूछता है। वह कहती है कि यूरी बहुत प्यारा है, उसके साथ अच्छा रहता है और उसकी मौजूदगी उसे खास महसूस कराती है। फिर वह उससे पूछता है और मेरे बारे में। वह झल्लाकर कहती है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें गाली दूं, है ना। फिर खुश हो जाता है, जोर से हंसता है क्योंकि अब उसे वह पनिशमेंट देने का मौका मिल गया था जिसका उसने वादा किया था। वह उसके करीब झुकता है और आप समझ ही रहे हो क्या होता है। जी का हाथ उठता है, लगता है वह थप्पड़ मार देगी लेकिन वह रुक जाती है। अगले दिन वह उसी पल के बारे में सोचती रहती है जो उनके बीच हुआ था। तभी अचानक केफिर का भाई आ जाता है और उसके क्लासमेट को पीट रहा होता है क्योंकि वह उसकी गर्लफ्रेंड के बहुत करीब चला गया था। जी सब लड़कों से कहती है कि उन्हें रोकें लेकिन कोई आगे नहीं आता जब तक यूरी नहीं पहुंचता। यूरी आकर केफिर के भाई को मार देता है। यह देखकर केफिर चुप नहीं रह पाता। वह यूरी को घूंसा मारता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। जी दौड़कर यूरी के पास जाती है और केफिर पर चिल्लाती है, कहती है कि वह और उसका भाई दोनों ही गलत हैं। अब केफिर भी भड़क जाता है। वह गुस्से में चिल्लाता है और कह देता है कि वह भी यूरी जैसी ही है। कल तक सब कुछ कितना अच्छा था और आज ये मोड़। बाद में सब खाना खाने बैठते हैं। यूरी जी को धन्यवाद देता है कि उसने उसका साथ दिया। साय माहौल शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि केफिर असल में अच्छा इंसान है, शायद उसे बुरा लग रहा हो और वह माफी मांगने आएगा। और सच में केफिर आ जाता है। वह रेस्टोरेंट के मालिक से कहता है कि आज सबका बिल वही देगा। हाँ भाई आज खर्च कर लो, कल कंगाल मत दिखना और हम सब मिलकर वहीं बैठकर खाते हैं। फिर केफिर आगे बढ़कर यूरी से माफी मांगता है। सबसे बड़ा झटका ये होता है कि यूरी बिना किसी हिचक के उसे माफ कर देता है। इतना बड़ा दिल सच में। जी अभी भी थोड़ी नाराज होती है लेकिन केफिर उससे कहता है कि उसके पास अच्छे कनेक्शंस हैं और वह उसके पिता तक उसे जल्दी पहुंचाने में मदद करेगा। वह हल्की मुस्कान के साथ कहती है अगर ऐसा है तो तुम माफ किए जाते हो, वैसे भी मैं तुमसे ज्यादा देर तक नाराज रह ही नहीं सकती। उसी रात उसके घर में पूरा परिवार इकट्ठा होता है। माहौल बहुत भारी होता है। सबके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा होता है क्योंकि वे दिवालिया होने की कगार पर होते हैं। उसकी आंटी उसे देखते ही रो पड़ती है लेकिन फिर खुद को संभाल लेती है और उससे कहती है कि सब ठीक है। फिर उसे वहां से भेज दिया जाता है। उसके ग्रैंड अंकल कहते हैं कि इस हालात से निकलने का बस एक ही रास्ता है। यूरी के दादा की कंपनी के साथ पार्टनरशिप। यह सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। सबको शक होने लगता है कि कहीं वे इस डील के लिए जी की कुर्बानी न दें और उसकी सगाई यूरी से तय न कर दें। ये तो मेरी पर्सनल थ्योरी है, सही निकली या गलत बस ड्रामा चाहिए। अगले दिन स्कूल में यूरी कल जो हुआ उसके लिए उसे धन्यवाद कहने के लिए बाहर बुलाता है। और सच बताओ उस लाल बालों वाले सपनों के राजकुमार को कौन मना कर सकता है। अगले दिन दोनों मिलते हैं लेकिन जी का ध्यान कहीं और होता है। वह ठीक से उसकी बातें भी नहीं सुन रही होती। यूरी पूछता है क्या सोच रही हो। वह बात टाल देती है। इस पर यूरी को बुरा लग जाता है। वह कहता है तो तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा भी नहीं कि मुझसे बात कर सको। वह बात संभालने की कोशिश करती है और कहती है कि वह उसे अपनी छोटी छोटी परेशानियों से परेशान नहीं करना चाहती। वह उसके चेहरे को थामती है, देखती है कि गुस्से से वह कितना लाल हो गया है और हंसते हुए कहती है सिर्फ बाल ही लाल नहीं थे, अब तो तुम पूरे टमाटर लग रहे हो। वह मजाक में गुनगुनाने लगती है मैं हूँ लाल टमाटर। यूरी बस उसे देखता रह जाता है। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। तभी उसी पल केफिर आ जाता है और उसे खींचकर अपने पास ले जाता है। कहता है कि बात उसके पिता से जुड़ी। यूरी भी उसका हाथ पकड़ लेता है और हम सब देखने वाले यही सोचते हैं प्लीज हमें भी जी की किस्मत का चौथाई हिस्सा ही दे दो। केफिर उसे बताता है कि मामला उसके पापा का है। वह उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। यूरी कहता है कि वह यहीं उसका इंतजार करेगा। यूनिवर्सिटी पहुंचकर वह एक प्रोफेसर से अपने पिता के बारे में पूछती है लेकिन वह महिला कॉन्फिडेंशियलिटी का हवाला देकर कोई जानकारी देने से मना कर देती है। वह बताती है कि उसके पिता पहले ही यात्रा पर निकल चुके हैं और अब उनसे मिलना नामुमकिन है। यह सुनते ही जी टूट जाती है। उसे लगता है जैसे किस्मत हर कदम पर उसके खिलाफ है। वह रोने लगती है। फिर उसे गले लगाता है, उसके माथे पर किस करता है और कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वह थोड़ा शांत होती है और वापस यूरी के पास जाती है। कैफे में अब कोई नहीं होता सिवाय यूरी के जो अब भी उसी जगह उसका इंतजार कर रहा होता है। क्या इंसान है सच में। वह उसे फूल देता है और फिर एक लाल रंग की अंगूठी निकालता है। वह कहता है कि अब वह अपनी फीलिंग्स छुपा नहीं सकता, सब कुछ साफ है, अब फैसला उसी का। यह कहकर वह चला जाता है। जी वहीं बैठ जाती है पूरी तरह उलझी हुई, स्वीकार करे या मना करे। हम उसे घर जाते हुए देखते हैं, अंगूठी हाथ में लिए हुए, दिल दो हिस्सों में बांटा हुआ। तभी उसकी आंटी कमरे में आती है। वह प्राइवेसी का सम्मान करती है लेकिन अंगूठी देख लेती हैं और पूछती हैं कि यह किसने दी। जब जी बताती है कि यूरी ने, तो उसकी आंटी कहती हैं वह लड़का तुम्हें बहुत प्यार करता है और तुमसे शादी करना चाहता है। वह अंगूठी का साइज चेक करती है और वह उसकी उंगली में बिल्कुल फिट बैठती है। आंटी उसे सलाह देती हैं कि वह जल्दबाजी न करे और सोच समझकर फैसला ले। थोड़ी देर बाद वह उसे फोन देती है ताकि वह अपनी माँ से बात कर सके। उसकी माँ बताती है कि वह दोबारा शादी
शादी कर रही है और चाहती है कि जी शादी में आए। यह सुनकर जी भड़क जाती है। वह चिल्लाती है कि उसकी माँ ने कभी उसकी सुध नहीं ली। यह तक नहीं बताया कि उसके पिता उसके आसपास थे और उससे मिलना चाहते थे। वह फोन काट देती है और दोबारा बात करने से इनकार कर देती है। अगले दिन वह नौकरानी से पूछती है कि क्या उसका कमरा साफ किया गया है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि कुछ गायब है। तभी आइरिस वहाँ खड़ा होता है। उसके हाथ में अंगूठी का डिब्बा होता है। वह पूछता है क्या तुम यही ढूंढ रही थी। वह जानना चाहता है कि अंगूठी किसने दी। जब वह यूरी का नाम लेती है तो वह गुस्सा हो जाता है। वह बताता है कि उसका पिता वापस आ चुका है और उसके पास उसका पता और फोन नंबर दोनों है। फिर वह उससे एक सौदा करता है। उससे यूरी को मना करना होगा, सेक्शन ई के दोस्तों से दूर रहना होगा और सेक्शन ए में ट्रांसफर लेना होगा। अगले दिन स्कूल में वह देखती है कि लड़के न्यू ईयर पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी एक होटल में होनी है, लेकिन वे सब आउटसाइडर्स हैं और उन्हें बुलाया नहीं गया है। लड़के तय करते हैं कि वे चुप नहीं बैठेंगे। अगर होटल में नहीं तो स्कूल में ही जश्न मनाएंगे। सब मिलकर क्लासरूम सजाने लगते हैं। जब जी लॉकर पर अब भी एला का नाम देखती है तो उसका मन उदास हो जाता है। यह देखकर केफिर बिना कुछ कहे एक स्टिकर लाकर वह नाम ढक देता है, जैसे अपने अंदाज में कह रहा हो कि उससे जो चाहिए वह हमेशा साथ है। उसी दौरान वह अपने छोटे कद वाले दोस्त की मदद करता है, क्योंकि ऊंचाई पर सजावट टांगने के लिए लंबे लड़के वाकई काम आते हैं। यूरी जी को छेड़ता है कि वह छोटी है और सजावट नहीं टांग सकती। फिर अचानक उसे उठा लेता है और खुद सजावट टांग देता है। जी घबरा जाती है, शर्म से जमी सी रह जाती है और दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। तभी एक दोस्त यूरी को वहां से खींच लेता है। जी चारों तरफ देखती है और उसे एहसास होता है कि ये लोग अब उसके लिए सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि परिवार बन चुके हैं। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। केफिर यह देख लेता है और पूछता है कि क्या हुआ। वह कहती है कि आंख में कुछ चला गया, लेकिन वह मुस्कुराकर कहता है कि वह झूठ बोल रही है और अगर किसी बात से डर लग रहा हो तो चिंता न करे, क्योंकि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। यह सुनकर उसका दिल थोड़ा हल्का हो जाता है। इसके बाद डांस और म्यूजिक कंपटीशन शुरू होता है। साइड एंजल और एलेक्स स्टेज पर जाते हैं और जी को भी बुलाते हैं। खाने के ब्रेक में फीलिक्स उसे बताता है कि यूरी अकेला बैठा है और उदास लग रहा है। वह उसके पास जाती है, उसे खुश करने की कोशिश करती है और साथ खाने का ऑफर भी देती है, लेकिन वह मना कर देता है। फिर भी जब जी कहती है कि उसे अंगूठी पसंद आई थी तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। दोनों हंसी मजाक कर रहे होते हैं कि तभी केफिर वहां आ जाता है। उन्हें साथ देखकर उसे जलन होती है और उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। फिर अचानक एक नया ड्रामा शुरू हो जाता है। एक बड़ी चिकन डिश गायब हो जाती है। सब हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। जी सबकी प्लेट चेक करती है और पूछती है कि साई कहाँ है। पता चलता है कि वह टेबल के नीचे बैठकर चिकन खा रहा है। हंसते हुए माफी मांगता है और जी प्यार से कहती है कि कोई बात नहीं, वह भी बढ़ रहा है, खा ले। तभी कोई और भी बड़ा चिकन ले आता है और माहौल फिर हल्का हो जाता है। थोड़ी देर बाद डेविड जी को एक नेकलेस देता है जिस पर उसका नाम लिखा होता है। वह बताता है कि उसने यह खरीदा नहीं बल्कि बाहर पड़ा मिला था और उस पर उसका नाम था। बाद में पता चलता है कि यह पर्सी ने भिजवाया था। इसके बाद म्यूजिक बजता है और सब डांस करने लगते हैं।
फिर भी उनके परिवारों के बीच साझेदारी आगे बढ़ रही थी ताकि दिवालियापन से बचा जा सके। जी ने अपनी दादी को जूस परोसा और दादी अभी भी उन्हें बहुत पसंद करती थी। क्रिसमस की तैयारियां जारी थी, सब लोग इकट्ठा हुए और दादी ने गिफ्ट बांटने शुरू किए। जी भी उनके पास गई और देखा कि एसएआई खुश लग रहा है कि उसे शामिल किया गया। फिर जी को केट का मैसेज आया जिसमें उसने धन्यवाद कहा कि जी उसके साथ खड़ी रही और क्रिसमस की बधाई दी। केट ने सबका मनोबल बढ़ाया और कैलिक्स ने भी अपनी क्रिसमस की शुभकामनाएं भेजी। इससे जी को सच में बहुत खुशी हुई, इतने प्यार और गर्मजोशी से घिरी हुई। लेकिन तभी केफिर ने सिर्फ एक साधारण मेरी क्रिसमस का मैसेज भेजा। बाकी लोगों की तरह मजाक या लंबी बातें नहीं। जी थोड़ी निराश हुई, उसे कुछ और दिल से उम्मीद थी। फिर भी यूरी का मैसेज देखकर वह मुस्कुरा उठी। इसी बीच केफिर अपने परिवार के साथ खाना खाता है और चुपचाप सब पर विचार करता है। फिर समय आता है गिफ्ट खोलने का। सबको सोच समझकर दिए गए उपहार मिलते हैं और खुशी से मनाते हैं। लेकिन जब जी अपना गिफ्ट खोलती है तो उसमें एक सफेद ड्रेस होती है जो खूबसूरत है लेकिन चौंकाने वाली भी। उसे समझ नहीं आता कि क्या सोचे। बाकी लोग भी चिंतित हैं कि जी की प्रतिक्रिया कैसी होगी क्योंकि वह अभी बहुत छोटी है। एक पूरा हफ्ता बीत जाता है लेकिन जी कहीं नजर नहीं आती। उसकी आंटी और दादी उसे देखने जाने की तैयारी ही कर रही होती हैं कि तभी अचानक जी खुद सामने आ जाती है, वही सफेद टाइट ड्रेस पहनकर। उसे देखते ही सब हैरान रह जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बदलाव अंकल के चेहरे पर दिखता है। उन्होंने कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह पहले से कहीं ज्यादा बेचैन नजर आने लगते हैं। जी ये सब नोटिस तो करती है लेकिन उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि अंकल ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं। फिर आता है न्यू ईयर ईव और इस बार जश्न है हनामिची होटल में होने वाली एक बहुत बड़ी पार्टी का। यूरी को पूरा यकीन होता है कि जी वहां होगी। पार्टी शुरू होती ही और सब यूरी के परिवार से मिलते हैं। जी को सबसे मिलाया जाता है और वह खुद को एंजॉय करने की कोशिश करती है। जी बैठती है और देखती है कि पास से ही केफिर खड़ा है। उसे देखते ही उसके चेहरे पर रौनक आ जाती है। लेकिन जैसे ही केफिर ठंडे और बेरुखे अंदाज में बात करता है उसकी खुशी फीकी पड़ जाती है। हाल की घटनाओं का असर साफ उसके लहजे में झलक रहा था। जी ड्रिंक लेने जाती है। तभी पार्टी में एक सिंगर की एंट्री होती है। जो गाना बजता है वह सीधे जी के दिल को छू जाता है। उसे वो पल याद आ जाता है जब केफिर ने कभी यही गाना उसके लिए गाया था। उस पल उसे एहसास होता है कि केफिर उसे किसी और से ज्यादा सबसे अलग तरीके से समझता है। वह ये बात यूरी को बताती है और भावनाओं से घिरी हुई वहां से चली जाती है। यूरी उसके पीछे आता है और अचानक सबके सामने फिर से उसे प्रपोज कर देता है। जी पूरी तरह हैरान रह जाती है। यूरी अभी अभी जापान से लौटा था और अब वह उससे डांस करने के लिए कह रहा था। दोनों का डांस बहुत खूबसूरत और नरम था लेकिन माहौल अजीब तरह से तनाव से भरा हुआ था। हर किसी की नजर उन्हीं पर टिकी थी। केफिर एक तरफ खड़ा सब देख रहा था, टूटा हुआ, खामोश और दिल से बिखरा हुआ। जैसे जैसे जी और यूरी डांस करते हैं हवा में भावनाएं घुल जाती हैं, खुशी भी और दर्द भी। केफिर जानता था कि वह उसे एक बार फिर खो रहा है। केफिर अपने दिल का दर्द शराब में डुबोने की कोशिश करता है और जी यह दिखाने की कोशिश करती है कि सब कुछ ठीक है। डांस खत्म होते ही सब नए साल का स्वागत करते हैं और यूरी का जन्मदिन मनाया जाता है। जी स्टेज पर जाती है और यूरी के लिए बर्थडे सॉन्ग गाती है। नीचे खड़ा केफिर यह सब देखता रहता है, पूरी तरह टूट चुका। थोड़ी देर बाद सच्चाई सामने आ जाती है। दोनों परिवार एक बिजनेस पार्टनरशिप में जा रहे हैं और अब जी और यूरी को एक कपल माना जा रहा है। सेलिब्रेशन जारी रहता है लेकिन जी खुद को ठगा हुआ और धोखा खाया हुआ महसूस करती है। केफिर सन्न रह जाता है। यूरी के पास कोई जवाब नहीं होता। जी को जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। उसका परिवार बहुत परेशान है। उन्हें लगता है कि यूरी ने जी की कमजोर हालत का फायदा उठाया है। केफिर और जी दोनों गहरे दर्द में हैं, लेकिन यूरी खुश है। आखिरकार उसे वह लड़की मिल गई है जिसे वह इतने लंबे समय से प्यार करता था। जी बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश करती है लेकिन अंदर ही अंदर वह सब समझ चुकी होती है। उसे एहसास होता है कि उसके परिवार और दोस्त सब इस सगाई के बारे में पहले से जानते थे। केफिर को छोड़कर खुद को अकेला और छोड़ा हुआ महसूस करते हुए जी रोते हुए पार्टी से बाहर निकल जाती है। उसे समझ नहीं आता कि यह सपना है या हकीकत। बिना उसकी जानकारी के शादी कैसे तय की जा सकती है। एंजेलो उसे रोते हुए देखता है। वह मानता है कि वह उसे सब कुछ समझाना चाहता था लेकिन मौका नहीं मिला। उसे इसका गहरा पछतावा है। वह कहता है कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। परिवार का भविष्य इसी साझेदारी पर टिका था। जी सदमे में। एंजेलो जिसे उसे सबसे ज्यादा समझना चाहिए था वही उसके लिए फैसले कैसे ले सकता है। वह कहती है कि हालात ठीक करने की कोशिश में उसने बहुत सी गलतियां की लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसे शादी के लिए मजबूर किया जाए। वह अभी बहुत छोटी है। वह पढ़ना चाहती है, काम करना चाहती है और अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती है। पर परिवार कहता है कि शादी अभी नहीं होगी, बस एक दूसरे को जानेंगे। फिर भी उसकी उंगली में पहनी अंगूठी उसे किसी पिंजरे जैसी लगती है। उसकी आंटी उसकी भावनाओं को समझती है क्योंकि वह जानती है कि जी कभी यह नहीं चाहती थी लेकिन बाकी सभी को लगता है कि यही उसके लिए सबसे अच्छा है। लोग कहते हैं ये तो सिर्फ सगाई है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जी को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। लोग ये भी कहते हैं कि एंजेलो को दोष मत दो, कंपनी डूबने वाली थी और यही एक रास्ता बचा था। अब केफिर सब कुछ जान चुका है और कहीं न कहीं उसके दिल को यह सच चुभ रहा है कि वह जी को एक बार फिर वैसे ही नहीं जाने देना चाहता जैसे उसने पहले जाने दिया था। लेकिन अगर वह आगे बढ़ता है तो उसका रिश्ता यूरी से भी टूट सकता है और शायद जी से भी। इसलिए वह पीछे हटने का फैसला करता है, इस जंग से खुद को अलग कर लेता है। लेकिन जैसे ही उनका गाना बजता है वह अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। वह खुद से कबूल करता है कि उसे हमेशा डर था कि कहीं वह अपने पिता जैसा न बन जाए, ठंडा, बेरहम और जख्म देने वाला। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं, माँ की तरह उसी गहराई और बेपरवाही से प्यार करेगा, बस उसे एक नकाब के पीछे छुपाकर। जो भी हो वह जी से फिर भाग नहीं सकता। दृढ़ निश्चय के साथ वह सीधे उसका सामना करता है। जी चौंक जाती है और वहां से जाने की कोशिश करती है लेकिन केफिर उसका पीछा करता है और साफ साफ पूछता है क्या तुम यूरी से प्यार करती हो। जी के पास कोई जवाब नहीं होता। वह उलझी हुई है, टूटी हुई है और खामोश। तब केफिर उसे एक चुनाव देता है, या तो मुझे जवाब दो या मुझे किस करो। फिर भी जी चुप रहती है, बस उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। उस दर्द भरी खामोशी में केफिर उसे किस कर लेता है। यह शायद एक अलविदा हो सकता था या शायद कुछ और। जी उसे जोर से धक्का देती है, गुस्से में, उलझन में, और उसे कोसती है। उसे समझ नहीं आता कि इतनी अफरा तफरी के बीच वह ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन केफिर फिर उसे गहराई से किस करता है, इस बार और ज्यादा मजबूती से। दोनों अपने आंसू रोक नहीं पाते। तभी डिंग की आवाज, डिंग की आवाज आती है। लिफ्ट खुलती है और अजनबी लोग अंदर आ जाते हैं। वह पल टूट जाता है। दोनों तुरंत अलग हो जाते हैं, ऐसे दिखाते हुए जैसे उनके बीच कुछ भी नहीं है, लेकिन अंदर सब कुछ अभी भी जल रहा होता है। जी अपने परिवार के बारे में सोचती है जो हमेशा उसे बचाता आया है। केफिर अपने उस राज से घिरा रहता है जो उसे अंदर से खा रहा है। दोनों अपने अपने ख्यालों में खोए हुए हैं, हर उस मोड़ में जिसने उन्हें यहाँ तक पहुंचाया। जी चुपचाप वहां से चली जाती है, केफिर को पीछे छोड़ते हुए खामोशी में रोता हुआ। तभी यूरी आता है और नर्म आवाज में उसे अपने साथ चलने को कहता है। सब लोग इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ कह देती है, बिल्कुल खोई हुई सी, और उसके साथ चल पड़ती है। यूरी उसे रूफटॉप पर ले जाता है
है जहाँ का नजारा देखकर जी हैरान रह जाती है। वह उसे मुस्कुराने के लिए कहता है, हंसने के लिए, इस पल को जीने के लिए। वे साथ चलते हैं और फिर जी को हानिची परिवार से मिलवाया जाता है क्योंकि उसने यूरी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। सब जाम उठाते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जी बेचैन है। वह बाथरूम जाने का बहाना बनाकर निकलती है, लेकिन केफिर रास्ता रोक लेता है। वह उसे फिर से अलग ले जाता है। जी उलझन में, अब क्यों, अभी क्यों? केफिर खुद भी खोया हुआ है। वह कहता है कि अब वह उसे कंट्रोल नहीं करना चाहता, लेकिन वह डरा हुआ है, इस बात से डरा हुआ कि जी किसी और से शादी कर लेगी, जबकि उसके दिल में अब भी उसके लिए भावनाएं हैं। वह उसकी आंखों में देख सकता है। उसे शादी से डर लगता है क्योंकि उसका दिल किसी और का है। केफिर सब कुछ साफ साफ कह देता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अब इसे छुपाऊंगा नहीं। जी सन्न रह जाती है। उसी पल आतिशबाजी शुरू हो जाती है, लेकिन केफिर के पास एक आखिरी बात है जो वह बहुत समय से अपने दिल में दबाए हुए था। जी उसकी आंखों में देखती है और अचानक चमकते आसमान के बीच उसे खुद अपनी ओर खींचकर किस कर लेती है। केफिर हिल जाता है, वह भी उसे और गहराई से किस करता है। उनका प्यार पहले से कहीं ज्यादा तेजी से जल उठता है। दोनों एक दूसरे में पूरी तरह डूब जाते हैं, लेकिन तभी उनके परिवार वहां आ जाते हैं। अमोरे अपने बेटे को देखती है, टूटा हुआ, अकेला, किसी का इंतजार करता हुआ, जो शायद कभी लौटे ही नहीं। इधर जी केफिर की बाहों में रहती है। दोनों इस बार खुशी के आंसू रोते हैं। यूरी के बिना बिना किसी सफाई के जी जान चुकी है कि उसका दिल सच में कहां है, और केफिर, वह उसे रोकता नहीं, उसने थामता नहीं। वे पूरी रात साथ रहते हैं जबकि जश्न चलता रहता है और यूरी खामोशी में खड़ा अपने टूटते हुए सपनों को देखता रहता है। यहीं पर सीजन 1 का सफर खत्म होता है, लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जी अपने दिल की सुनेगी और केफिर के साथ खड़ी रहेगी, या फिर यूरी को चुनकर अपने परिवार की उम्मीदों के आगे झुक जाएगी। सीजन 2 में ऐसे राज सामने आने वाले हैं जो पूरी कहानी की दिशा ही बदल देंगे। रिश्ते टूटेंगे, फैसले पलटेंगे और जी को अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल चुनाव करना पड़ेगा। अब आप बताइए, आप टीम केफिर हैं या टीम यूरी? कमेंट में जरूर लिखिए और बताइए सीजन 2 को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन कौन है। अगर आप सीजन 2 की एक एक अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए। मिलते हैं सीजन 2 में और यकीन मानिए वो और भी ज्यादा धमाकेदार होगा।